नोट फ्रॉम हाइड्रो नॉवेल्स जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो 122 सोल रिंग का डिजाइन डरावना है। जब मुझे अपनी पहली स्पिरिट रिंग मिली तो मैंने वेव ग्लू लेना शुरू कर दिया। इससे मेरी फिजिकल फिटनेस और बेहतर हुई, साथ ही मेरी स्पिरिट रिंग की उम्र भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। इसके बाद जी वुमिंग के पैरों के नीचे एक के बाद एक 5 स्पिरिट रिंग पीले बैंगनी काले काले उभरे। जब उनकी चौथी स्पिरिट रिंग की काली 10,000 साल की स्पिरिट रिंग सामने आई तो एक तरफ खड़े यान गुडी सर में और शक से भर गए। हे भगवान, अलायंस लीडर की चौथी स्पिरिट रिंग असल में 10,000 साल की स्पिरिट रिंग है। क्या ये कुछ ऐसा है जो एक स्पिरिट मास्टर सच में हासिल कर सकता है? लेकिन दोबारा सोचने पर अलायंस लीडर के पास बहुत सारे इमोर्टल प्लान्स थे। एक या दो खाने के बाद चौथे स्पिरिट रिंग के तौर पर 10,000 साल के स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना बहुत मुमकिन था। फिर भी उत्सुकता से पूछा, अलायंस लीडर, आपने अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के लिए जिस स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब किया था वह असल में कितने साल का था? इससे पहले कि जी वुमिंग जवाब दे पाते, बहुत गर्व से भरे डुगोबो ने उनकी तरफ से समझाया कि जी की चौथी स्पिरिट रिंग इस बूढ़े आदमी ने उसके लिए खोजी थी। स्पिरिट रिंग 15,000 साल पुरानी थंडर रो हेलवाइन से आती है। ये यान गुडी इतने हैरान हुए कि उनकी बोलती बंद हो गई। 10 सेकंड बाद जाकर उन्होंने आखिरकार कुछ कहा। थंडर रो हेलवाइन एक टॉप टियर थंडर एट्रिब्यूट प्लांट स्पिरिट बीस्ट है और यह 15,000 साल पुराना था। इस तरह के स्पिरिट बीस्ट की उम्र और लेवल को आमतौर पर केवल कुछ थंडर एट्रिब्यूट स्पिरिट एम्परर्स या स्पिरिट सेंस ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर भी उसने इसे अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के रूप में इस्तेमाल किया। ये बहुत ही खतरनाक है। क्या ये वेव ग्लू का एक अतिरिक्त प्रभाव भी हो सकता है? यान गुडी की हैरान नजरों के नीचे जी वुमिंग के आसपास सोल पावर में उतार चढ़ाव फिर से बढ़ गया। उसके पैरों के नीचे पीली दूसरी स्पिरिट रिंग धीरे-धीरे फीकी पड़ गई और एक चमकदार बैंगनी स्पिरिट रिंग में बदल गई। डुगोबो और यान गुडी अब शांत नहीं रह सके। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े खुले रह गए जब उन्होंने जी वुमिंग के स्पिरिट रिंग के रंगों को देखा जो वे पूरी तरह से हैरान होकर दिखा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे अपने शौक को समझ पाते, जी वुमिंग की असली बैंगनी तीसरी स्पिरिट रिंग भी गहरे बैंगनी रंग की होने लगी और स्पिरिट रिंग से ही सोल पावर का एक तेज झोंका निकला। बैंगनी रंग की तीसरी स्पिरिट रिंग अब एक शुद्ध स्याही काली 10,000 साल की स्पिरिट रिंग में बदल गई थी। ये क्या इस बुरे आदमी की आंखें उसे धोखा दे रही हैं? ये देखकर यान गुडी और डुगोबो को अचानक अपनी आंखों पर शक होने लगा। क्या पीले बैंगनी काले 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 रंग का कोई स्पिरिट किंग सच में इस दुनिया में हो सकता है? जी वुमिंग ने उन दो आदमियों को देखा जो सदमे में जम गए थे और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, दो सीनियर्स, यही मेरी असली ताकत है। क्या आपको अभी लगता है कि वेव ग्लू सिर्फ एक काम उत्तेजक दवा है? तुम बदमाश, तुमने इसे अच्छी तरह से छुपाया है। तुमने इस बुरे आदमी को धोखा देने की भी हिम्मत की। होश में आने के बाद डुगोबो जी वुमिंग के पास गया, उसे कोहनी से धक्का दिया और गुस्से से भरी आवाज में बोला। यान गुडी अब और भी ज्यादा उत्साहित थे। उन्होंने जल्दी से जी वुमिंग को अपने सामने खींचा और बड़ी उत्सुकता से पूछा, अलायंस लीडर, आपको अपनी दूसरी और तीसरी स्पिरिट रिंग कैसे मिली और उनकी सही उम्र? आपको हम दोनों बुरे लोगों को सब कुछ डिटेल में बताना होगा। क्या वेव ग्लू का सच में इतना पावरफुल असर होता है? जी वुमिंग ने उन दो बुरे लोगों को देखा जो इतने खुश थे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो और उन्होंने एक-एक करके अपने सवाल समझाने शुरू कर दिए। ऐसा हुआ, मेरी दूसरी स्पिरिट रिंग मेरे शरीर को शांत करने के लिए कई पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद एब्जॉर्ब हुई, जैसे पानी का प्रेशर, 3 साल तक वेव ग्लू का इस्तेमाल और मेडिसिनल बाथ। उसके बाद ही मैंने 1500 साल से ज्यादा पुराने थंडर एट्रिब्यूट वाले स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब किया। जहां तक तीसरी स्पिरिट रिंग की बात है, मैं काफी लकी था। जब दोनों बुरे लोगों ने थंडर ड्रैगन मछली के बलिदान के बारे में सुना तो वे और भी हैरान हो गए। बलिदान कितना दुर्लभ और सुंदर शब्द है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भाग्यशाली होगे। बच्चे, कोई हैरानी नहीं कि आपकी तीसरी स्पिरिट रिंग हैरान करने वाली काली हो गई। यह एक स्पिरिट बीस्ट सैक्रिफाइस की वजह से हुआ था। लेकिन आपका वाटर प्रेशर बॉडी टेम्परिंग मेथड सच में ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आम इंसान झेल सके। क्या सिर्फ वेव ग्लू, मेडिसिनल बाथ और रोजाना की दूसरी बॉडी टेम्परिंग टेक्निक पर भरोसा करके कोई सच में 1000 साल की दूसरी स्पिरिट रिंग पा सकता है? हालांकि जी वुमिंग की स्पिरिट रिंग की बनावट यान गुडी के ठीक सामने थी, फिर भी उसे इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन यान गुडी को अब पूरा यकीन हो गया था कि वेव ग्लू स्पिरिट रिंग की उम्र बढ़ा सकता है, जिन्हें स्पिरिट मास्टर सोच सकता है। इस समय डुगोबो जितना ज्यादा जी वुमिंग को देखते उतना ही उन्हें वह पसंद आता। ये पहले से अलग था। जब वह उन्हें एक शिष्य या दामाद के रूप में देखते थे, अब ऐसा लगता था जैसे वह उनके अपने जैविक बेटे हों, जिससे डुगोबो उन्हें बहुत प्यार करते थे। कि जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके शरीर में कम से कम एक स्पिरिट बोन तो होगी ही जो आपके स्पिरिट रिंग के ऑरा को छिपा सकती है ना? हाँ, जी वुमिंग ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास सच में एक सिमुलेशन टाइप स्पिरिट बोन है। डुगोबो ने बहुत खुशी से सिर हिलाया। उसने स्पिरिट बोन के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं मांगी। आखिर उसने जी वुमिंग को बड़ा होते हुए देखा था और एक स्थिर पर्सनैलिटी जी वुमिंग की सबसे बड़ी खासियत थी। अगले ही पल जी वुमिंग फिर से बोले, मेरे अफेयर्स अभी सामने नहीं आने चाहिए। अच्छा होगा कि सिर्फ हम तीनों को ही पता चले। और दादाजी, आप मेरी छोटी बहन को कभी नहीं बताना कि मैंने मार्शल सोल लिमिट तोड़ दी है। नहीं तो अगर वह एक्साइटेड हो जाती है और भविष्य में ज्यादा उनकी स्पिरिट रिंग लेने का रिस्क लेने की कोशिश करती है तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बुरा होगा। मुझे ये पता है, बिल्कुल, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। डुगोबो अपनी पोती की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जानते थे। वह पक्की थी और हारना नहीं चाहती थी। अगर यान को पता होता कि उसके पति की स्पिरिट रिंग इतनी शानदार है तो ये भविष्य में उसकी साधना की मनस्थिति पर जरूर असर डालता। इस वजह से डुगोबो का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसे जी वुमिंग को चेतावनी देनी चाहिए। बच्चे, तुम्हें खुद उसे इस मामले की सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह स्पिरिट सेंट या स्पिरिट गुरु न बन जाए, तभी तुम उसे अपनी स्पिरिट रिंग का राज बता सकते हो। ठीक है, मैं समझ गया। ये सुनकर यान गुडी और डुगोबो भी खुशी से हंस पड़े। वे दोनों जी वुमिंग के दिल में जो ख्वाहिश थी उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही डुगोबो वेव ग्लू थॉप में खरीदने के लिए तुरंत वास्ट सिटी जाने की तैयारी कर रहा था, जी वुमिंग ने अपने 100 खजानों वाले थैले से ब्लू सिल्वर एम्परर को निकाल लिया। दादाजी, कृपया इस ब्लू सिल्वर ग्रास को पहले मेडिसिन गार्डन में लगाएं। ये ब्लू सिल्वर ग्रास लिंगलिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दक्षिण की ओर जाते हुए वहां से गुजर रहा हूं, इसलिए मैं ये ब्लू सिल्वर ग्रास भी मेडिसिन गार्डन ले जाऊंगा। जी वुमिंग के हाथ में ब्लू सिल्वर एम्परर के बारे में डुगोयांगो ने यान से पहले ही सुन लिया था। ब्लू सिल्वर ग्रास के बीच इस एम्परर में 100,000 साल के स्पिरिट बीस्ट बनने की क्षमता थी। इसे आइस एंड फायर यिन यांग वेल में लगाने से इसकी ग्रोथ काफी बढ़ सकती थी। लेकिन जैसे-जैसे भविष्य में यह और मजबूत होगा, उसे किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। इसके बाद जी वुमिंग ने खुशी-खुशी ब्रेकिंग प्लान छोड़ दिया, जबकि यान गुडी ने कुछ ऐसे शिष्यों को लीड किया जिनके पास हाई अल्केमी टैलेंट था और वे दिन-रात गोलियां रिफाइन करते थे। डुगोबो ने भी एक टाइटल दुलुओ के तौर पर अपने फायदे का इस्तेमाल ब्रेकिंग प्लान और तटीय शहरों के बीच आने-जाने के लिए किया और अपनी दौलत से भारी मात्रा में वेव ग्लू खरीदा। 123 दोनों महिलाओं ने चुपके से तियांशु अकादमी जाने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद हेवन डू रॉयल अकेडमी के पीछे पहाड़ पर और तेज, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन अभी भी बहुत ठीक नहीं है। जी वुमिंग अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, लगातार डुगुयांग के 6 लोगों के ग्रुप के हमलों से बच रहा था। न तो डुगुयांग का कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट एबिलिटी और न ही शिव फैमिली ब्रदर्स का मार्शल सोल फ्यूजन स्किल उसे फंसा सका। शिमो, स्टोन मिल, यांग योंग, तुम तीनों उसे पकड़ने के लिए जिम्मेदार हो। लिंगलिंग, हमें ठीक करो। जुकिंग, चलो वह मूव इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही डुगुयांग ने बात की, सभी लोग तुरंत उसका मतलब समझ गए और जल्दी से 1-2-2-1 फॉर्मेशन बना लिया। 5वीं स्पिरिट एबिलिटी, रॉक डोमेन पॉइजन एरे। जैसे ही डुगुयांग ने अपनी 5वीं स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया, शिमो और सामने से ब्लॉक कर रहे बाकी तीनों ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया। यांग योंग ने हमले की कमान संभाली, जिससे जी वुमिंग को किसी और चीज पर ध्यान देने का मौका नहीं मिला, जबकि शिमो और स्टोन मिल ने यांग योंग के बनाए मौके का फायदा उठाया। अपने शरीर पर काले कछुए के खोल का इस्तेमाल करके उन्होंने जी वुमिंग को फंसाने के लिए लड़ाई के किनारे पर काले कछुए के खोल से एक घूमने वाली एनर्जी शील्ड बनाई। 1 सेकंड बाद ही डुगुयांग चिल्लाया, निकालना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, हवा में लटके अनगिनत पत्थर ऊपर से नीचे गिरे और सीधे नीचे जी वुमिंग की ओर बढ़े। लेकिन इस समय जी वुमिंग ने हल्की हंसी निकाली, मुझे फंसाओगे? क्या तुम सच में सोचते हो कि एक इंसान की बलि देकर तुम मुझे फंसा सकते हो? मजाकिया। पहली स्पिरिट एबिलिटी, दूसरी स्पिरिट एबिलिटी। जी वुमिंग ने जल्दी से अपनी पहली 2 स्पिरिट एबिलिटीज का इस्तेमाल किया, जिससे ब्लैक टॉर्टोइस कंटेनमेंट एरे पूरी तरह टूट गया। शिमो और स्टोन मिल, जिन्हें पीछे हटना था, टूटे हुए फॉर्मेशन की शॉकवेव से उड़ गए। एक जोरदार वार से जी वुमिंग ने यांग योंग को डुगुयांग की फिफ्थ स्पिरिट एबिलिटी की रेंज से बाहर उड़ा दिया ताकि उसकी एबिलिटी यांग योंग को अचानक नुकसान न पहुंचा सके।
फिर उसने अपनी छाती के सामने रखे ब्लड थंडर बैटल स्पीयर को तेजी से घुमाया और अपने शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करके गिरते हुए कुछ पत्थर के स्पाइक्स को आसानी से चकमा दिया। लेकिन जैसे ही जी वुमिंग ने कुछ पत्थर की कीलों को गिराने के लिए अपना भाला घुमाया, जू झुकिंग जो पहले से ही तेजी से नीचे गिरती हुई कील के ऊपर बैठा था, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। थर्ड स्पिरिट एबिलिटी नेदरवर्ल्ड एनिहिलेशन किल। एक पल में जू झुकिंग की आकृति अचानक जी वुमिंग के सामने से गायब हो गई और अंधेरे में छिप गई। जैसे ही एक बड़ा पत्थर का कील नीचे गिरा, जू झुकिंग अचानक उड़ते हुए पत्थर के टुकड़ों के बीच आ गई। उसके हाथ बाघ के पंजों में बदल गए थे जब वह जी वुमिंग को साइड से मारने के लिए दौड़ी। छोटी बहन, जब तुम्हारी फिफ्थ स्पिरिट एबिलिटी उभरती है तो उससे पैदा होने वाली पावर का इस्तेमाल करके जुकिंग की थर्ड स्पिरिट एबिलिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल करना, जिससे मुझ पर पास से हमला करने का मकसद पूरा हो सके। बुरा नहीं है, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। जी वुमिंग ने सही टाइमिंग देखी, अपने पैरों में ताकत इकट्ठा की और छलांग लगाई। जुजुकी के हमले से बचते हुए वह पीछे मुड़ा और ब्लड थंडर बैटल स्पीयर के लचीले शाफ्ट ने जुजुकी को दूर धकेल दिया। उसी समय जी वुमिंग ने नीले चांदी के सम्राट के दाहिने पैर की हड्डी की उड़ने की क्षमता का इस्तेमाल किया। अपनी स्पीड बढ़ाते हुए उसने अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया। छोटी बहन, तुम हार गई। सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर शेमो, स्टोन मिल और ये लिंगलिंग ने जी वुमिंग को बहुत हैरानी से देखा, जो हाथ में भाला लिए दुगुयान के पीछे आ गया था। इस समय 6 लोगों के कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर दुगुयान पर हमला होने के साथ जी वुमिंग के साथ उनका प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया। यान तुम्हारे और जुकिंग के बीच का तालमेल काफी अच्छा था। अगर तुम्हारी टाइमिंग थोड़ी और सटीक होती तो शायद मैं सच में इसका फायदा उठा लेता। दुगुयान जी वुमिंग के आकलन को स्वीकार करके खुश थी, लेकिन वह जी वुमिंग की मौजूदा ताकत के लिए और भी ज्यादा खुश थी। वुमिंग, अपनी अभी की ताकत से तुम पक्का ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में अकेले 7 अपोनेंट्स का सामना कर सकते हो। अब मुझे लगता है कि इस साल का सोल मास्टर टूर्नामेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा है। नहीं, मैं इस सोल मास्टर टूर्नामेंट के लिए 3 कमेटी मेंबर से पहले ही सहमत हो गया हूं। मैं टीम लीडर और मेंबर दोनों के तौर पर हिस्सा लूंगा, इसलिए सोल मास्टर टूर्नामेंट की मेन फोर्स अभी भी आप 6 लोग ही होंगे। ये सुनकर टीम के 6 सदस्यों ने हैरानी से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जी वुमिंग इस तरह से सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। क्या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टीम लीडर के तौर पर आपके स्टेटस से सहमत है? बेशक वे ऐसा करते हैं। एक टीम लीडर असल में एक मेंबर से ज्यादा अलग नहीं होता। जब तक ये सोल मास्टर टूर्नामेंट के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कुछ नहीं कह सकती। सच तो यह है कि हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम की पूरी ताकत को देखते हुए उन्हें अब किसी टीम लीडर की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा कौन सा टीचर उनका टीम लीडर बन सकता था? 3 कमेटी मेंबर, ये तो नामुमकिन था, लेकिन सोल मास्टर टूर्नामेंट में टीम के रोज के कामों को संभालने के लिए अभी भी एक टीम लीडर की जरूरत थी। इसलिए जी वुमिंग ये रोल सिर्फ एक साथ ही निभा सकते थे। जी वुमिंग को इतना खुश देखकर दुगुयान ने गंभीरता से कहा, वुमिंग, सोल मास्टर टूर्नामेंट में आधे साल से भी कम समय बचा है। क्यों ना हम स्पार के लिए दूसरी एकेडमी ढूंढ लें? ओह अच्छा, तो यह जी वुमिंग ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैंने शुरू में तुम्हें ग्रेट स्पिरिट एरेना ले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम्हारी अभी की ताकत को देखते हुए मुझे डर है कि वहां चैलेंज करने के लिए उतनी ताकत वाली बहुत कम स्पिरिट मास्टर टीमें बची हैं। फिर तो एक्सचेंज मैच के लिए दूसरी एकेडमी में जाना ही एकमात्र ऑप्शन है। इस समय ये लिंगलिंग ने दुगुयान की ओर देखा और दोनों महिलाएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। फिर ये लिंगलिंग बोली, बड़े भाई जी, पहले हमारी हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 हेवन वाटर एकेडमी टीम से हार गई थी। क्यों ना हम हेवन वाटर एकेडमी में मुकाबला करने चलें? आपके वहां होने से आप यान की खोई हुई इज्जत वापस जीत सकते हैं। क्या हेवन वाटर एकेडमी? ये सुनकर दोनों औरतों ने जी वुमिंग की आंखों में दिखाई देने वाली झिझक और कायरता को देखने पर ध्यान दिया। वे और भी ज्यादा घमंडी हो गईं, क्योंकि वह बिंगर के बारे में साफ-साफ नहीं बता रहा था, इसलिए वह घबरा रहा था, है ना? बहुत देर हो चुकी थी। दुगुयान जी वुमिंग के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, वुमिंग, बिंगर और बाकी मेरी अच्छी बहनें हैं। मैच कोई भी जीते या हारे, वे हमें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दो स्पिरिट किंग 7 स्पिरिट एंसेस्टर्स को बुली करने जा रहे हैं। अगर बात फैल गई तो ये हेवन डू रॉयल एकेडमी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। जी वुमिंग को इस तरह देखकर दुगुयान और ये लिंगलिंग और भी ज्यादा नाराज हो गए। क्या खराब रेपुटेशन? वह इतना बेकार बहाना भी बना सकता है। अगर उन्हें पता नहीं होता कि शुई बिंगर और जी वुमिंग के बीच रिश्ता है, तो शायद वे इस बहाने से हेवन वाटर एकेडमी छोड़ देते। इसके अलावा उन दोनों ने पहले ही शुई बिंगर से इस बारे में बात कर ली थी। जब जी वुमिंग वापस आया तो उन तीनों को इस दोगले बदमाश को ठीक से सजा देनी थी। ये देखकर कि जी वुमिंग जाना नहीं चाहती, दुगुयान ने गुस्से में पूछा, वुमिंग, तुम हेवन वाटर एकेडमी जाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वहां कोई ऐसा राज छिपा हो जिसे बताया न जा सके? या हेवन वाटर एकेडमी में तुम्हारा कोई और भी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस समय पहली बार जी वुमिंग को एक डर महसूस हुआ। 124 शुई बिंगर के साथ पुनर्मिलन। जी वुमिंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ दुगुयान और ये लिंगलिंग को देखा। इस समय वो दोनों लड़कियों और शुई बिंगर को लेकर अजीब तरह से परेशान महसूस कर रहा था। उसे जो पता था उसके अनुसार शुई बिंगर और दुगुयान ने पहले मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की सफलतापूर्वक प्रैक्टिस की थी, जिसका मतलब था कि उन दोनों के बीच रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। फिर भी जब से वह हेवन डू रॉयल एकेडमी लौटा, न तो दुगुयान और न ही ये लिंगलिंग ने उसे शुई बिंगर के बारे में कुछ बताया। दुगुयान के पिछले कैरेक्टर को देखते हुए वह जरूर एक जलन रखने वाली पत्नी का गुस्से वाला चेहरा दिखाती, लेकिन उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ गलत नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि जरूर कोई साजिश हुई होगी। हालांकि क्योंकि यह जी वुमिंग का फैसला था, इसलिए उसे आगे जहरीला गड्ढा होने पर भी पार करना ही था। जी वुमिंग ने दुगुयान और ये लिंगलिंग को देखा, फिर टीम के बाकी 4 सदस्यों को देखा और बहुत पक्के इरादे से कहा, अच्छा तो हम कल हेवन वाटर एकेडमी के लिए निकलेंगे और पूरी जीत का इस्तेमाल करके हेवन डू रॉयल एकेडमी की पिछली सभी हार को धो डालेंगे। बेशक जी वुमिंग का हेवन वाटर एकेडमी का दौरा प्राइवेट मामलों के अलावा कुछ पब्लिक काम के लिए भी था। अगर वह शुई बिंगर की वजह से शुई परिवार के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर पाए तो भविष्य में शुई परिवार को अपने साथ लाकर सेट को और बढ़ाया जा सकता है। इस तरह जब वह भविष्य में कॉन्टिनेंट में घूमेगा तो ब्रेकिंग क्लैन और शुई परिवार के बीच आपसी सपोर्ट पर भरोसा करके वह किसी भी बुरी घटना का बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा। हालांकि जी वुमिंग को नहीं पता था कि सोल हंटिंग ऑपरेशन उसकी वजह से आगे बढ़ेगा या शिकार के टारगेट और बढ़ेंगे, जिससे शुई परिवार के साथ उसका रिश्ता और मजबूत होगा। साथ ही रहस्यमय पानी की गोली, स्पिरिट टूल्स और जहर की मदद से भले ही ब्रेकिंग क्लैन सोल हंटिंग ऑपरेशन की लिस्ट में था, ब्रेकिंग क्लैन के लोग इन चीजों पर भरोसा करके जिंदा रह सकते थे। यही वह मुख्य कारण था कि जी वुमिंग ने सिर्फ खुद को अलायंस लीडर कहने की हिम्मत की और ब्रेकिंग क्लैन को खुले तौर पर मिडिल सेक्ट बनाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार स्पिरिट हॉल के टाइटल जुलूस को सिंगल डिजिट में नहीं गिना जा सकता था। ये देखकर दुगुयान और ये लिंगलिंग ने खुशी के भाव दिखाए। फिर दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और यह कहते हुए एकेडमी कैफेटेरिया की ओर चल दी। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद पार्टनर्स भूखे होंगे। मैं आज रात सबको ट्रीट दूंगा। चलो कैफेटेरिया की तीसरी मंजिल पर अच्छे खाने के लिए चलते हैं। धन्यवाद सिस्टर यान। सिस्टर यान बहुत उदार हैं। सिस्टर यान, तो हम पोलाइट नहीं रहेंगे। मुझे सबसे महंगे सी ड्रैगन मिक्स राइस का एक हिस्सा ऑर्डर करना होगा। टीम के बाकी 4 सदस्य खुशी-खुशी उनके पीछे-पीछे चले, जबकि दुगुयान धीरे-धीरे चल रही सोच में डूबी। जी वुमिंग को जाते हुए याद दिलाना नहीं भूली, निकनेम हेवन वाटर एकेडमी की हमारी ट्रिप से जुड़ी सारी छोटी-मोटी बातें मैं तुम पर छोड़ता हूं। आखिर तुम्हें हमारा वाइस कैप्टन और टीम लीडर बनने के लिए किसने कहा? ठीक है, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। जी वुमिंग ने सहजता से सहमति जताई, लेकिन दुगुयान और ये लिंगलिंग जो सबसे आगे चल रहे थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जिससे ऐसा लगा जैसे उनका प्लान कामयाब हो गया हो। यान, अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा अगर निकनेम बाद में तुम्हारे और सिस्टर बिंगर के बार-बार के हमलों का सामना नहीं कर पाएगा? डरने की क्या बात है? वह निकनेम हमेशा लड़ाई के दौरान पीछे हटता रहा है। इस बार मैं उसे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर करना चाहता हूं और इस घटिया आदमी को सबक सिखाना चाहता हूं। उसे यह समझाना चाहता हूं कि बेवफा होने का कोई अच्छा नतीजा नहीं होता। इसके अलावा अगर वह गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है तो क्या यह उस दर्द की तुलना में होगा जो बिंगर और मैंने उस समय महसूस किया था? क्या आप उसे भी सबक नहीं सिखाना चाहते? दुगुयान की बातें सुनकर ये लिंगलिंग भी हिचकिचाने लगी। बड़े भाई जी उसके साथ काफी अच्छे थे, अगर वह उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली अपराधी बन गई तो क्या होगा अगर उन्होंने बाद में उसे नजरअंदाज कर दिया? अगर शुई बिंगर और दुगुयान के दोहरे झटके के बावजूद वह समय पर अपनी हीलिंग स्पिरिट स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाए और बिग ब्रदर जी के शरीर में कुछ स्थायी समस्याएं पैदा कर दी तो ये बहुत बुरा होगा। दुगुयान ने ये लिंगलिंग की भटकती आंखों और हैरान नजर को देखकर तुरंत कहा, लिंग चिंता मत करो, वह मेरा भी आदमी है। बिंगर और मैं सोच समझकर काम लेंगे और तुम्हारे बड़े भाई जी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। यान, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोग जैसा ठीक समझो वैसा करो। तियानशुई शहर हेवन डू मैदान के उत्तर में है। हेवन डू शहर से सिर्फ 130 ली से थोड़ा ज्यादा दूर। जी वुमिंग का ग्रुप सिर्फ 3 दिन की यात्रा के बाद तियानशुई शहर पहुंचा। दुगुयान और ये लिंगलिंग जिन्हें आमतौर पर शॉपिंग करना पसंद था, इस समय बहुत जल्दी में लग रहे थे। निकनेम, जल्दी करो, हम हेवन वाटर एकेडमी से सिर्फ 2 ली दूर हैं। जितनी जल्दी हम वहां पहुंचेंगे उतनी जल्दी आराम कर पाएंगे। लिंगलिंग, जुकिंग और मुझे देखो, हम सब थक गए हैं। तुम लड़कियां इतनी नाजुक कैसे हो सकती हो? हम गाड़ी में सवार हैं और मैं घोड़ों को चला रहा हूं।
मैं तो थकने की शिकायत भी नहीं कर रहा, फिर भी तुम कर रही हो। जी वुमिंग ने इन दो औरतों को देखा जिन्होंने दुनिया ज्यादा नहीं देखी थी और जिनके झूठ में बहुत सारी कमियां थीं और वह बड़ी बेबसी से आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे सातों हेवन वाटर अकेडमी के पास पहुंचे, आसपास सुंदरियों और महान युवा मास्टर्स की संख्या बढ़ती गई। जब उन्होंने जी वुमिंग की पहली झलक देखी, अनगिनत खूबसूरत आंखें जी वुमिंग पर टिकी थीं और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वे भी घूम रही थी। सफेद बाल, ठंडी और तेज पुतलियां और अमर पुरुष जैसा सुंदर चेहरा, ये लोग बहुत ही पवित्र और सुंदर है, जो किसी का भी दिल मोह लेता है। हेवन डू रॉयल अकेडमी के इस नए स्टूडेंट का नाम क्या है? मैं तुरंत उसकी सारी जानकारी जानना चाहता हूं। वह मेरा है। कोई जल्दी से जाकर मेरे पापा से कहो कि हेवन डू रॉयल अकेडमी में शादी का प्रपोजल दें। वह सिर्फ मेरा हो सकता है, भले ही बाद में मुझे उसकी टांगें तोड़नी पड़े, वह सिर्फ मेरा होगा। अनगिनत अमीर औरतें और कुछ अमीर जवान औरतें भी जब उन्होंने पहली बार जी वुमिंग को देखा तो लालच और इच्छा दिखाने लगी और अपने नौकरों को उनके बारे में खास जानकारी ढूंढने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया। इस समय डुगुयान और येलिंगलिंग सड़क के दोनों तरफ उन बुरे इरादों वाली औरतों को देखकर खुद को चौकन्ना होने से नहीं रोक पाए। उन्होंने जी वुमिंग के बाएं और दाएं हाथ पकड़ लिया ताकि उन बदतमीज औरतों को, जो निकनेम की खूबसूरती की चाहत रखती थी, ये साबित कर सकें वह निकनेम पहले ही ले लिया गया था और उन्हें उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब दूर से उनके सामने एक बड़ा नीला पत्थर का गेट दिखाई दिया तो हेवन वाटर अकेडमी का पूरा रूप सामने आ गया। सिस्टर यान, सिस्टर लिंग, आप आखिरकार यहाँ आ गईं। शुई युए ने 3 या 400 मीटर दूर से ही उनका उत्साह से स्वागत किया, जब तक कि उसकी नजर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ी जिसे वे पकड़े हुए थे। वह हैरान रह गई और घबरा गई। क्या ये वह ब्रदर इन लॉ हो सकता है जिसे मैंने 7 साल से नहीं देखा? वह दिखने में बहुत अच्छा है, कोई हैरानी नहीं कि बिंगर अक्सर इतना प्यार में पागल दिखता है। तो समस्या की जड़ वही थी, काश वह मेरा जीजा न होता। इस समय एक तरफ खड़ी लिशियान्यू भी जी वुमिंग को पहली बार देखकर उतनी ही हैरान थी। हालांकि उसने अनगिनत मर्द देखे थे, फिर भी वह अपने बेचैन दिल को शांत करने में कामयाब रही। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और बहुत खुश होकर बोली, हेवन डू रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे हेवन वाटर अकेडमी में स्वागत है। 125 पानी बर्फ परी जड़ी बूटी का उपहार आंटी जुबानी, बहुत समय हो गया मिलते हुए। जी वुमिंग ने ली जियान्यू का उत्साह से स्वागत किया, लेकिन ली जियान्यू कुछ परेशान लग रही थी। जी वुमिंग की अभी की हाइट और लुक को देखते हुए उसे आंटी कहना पक्का उसे बुरी दिखाएगा। जियाओ वुमिंग, मुझे लोगों के मुझे आंटी कहने की आदत नहीं है। तुम्हें मुझे बड़ी बहन कहना चाहिए। बड़ी बहन। हेवन डू रॉयल अकेडमी और जी वुमिंग का स्वागत करने के लिए जिम्मेदार तियानशुई टीम के सदस्य सभी ने हैरानी से ली जियान्यू को देखा। एक 42 वर्षीय महिला वास्तव में एक 18 वर्षीय पुरुष से उसे बड़ी बहन कहने के लिए कह रही थी कि वरिष्ठता रैंकिंग निश्चित रूप से अराजकता में डाल देगी। पास में खड़े डीन ने तुरंत बीच में कहा, बड़ी बहन या जो भी हो, यह जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों को हेवन वाटर अकेडमी में आराम करने के लिए ले जाया जाए ताकि वे कल के स्पेलिंग मैच की तैयारी कर सकें। ठीक है, मुझे देखो, मैं उत्साहित हो गया और मुख्य उद्देश्य भूल गया। बच्चों, कृपया अंदर आओ। शुई बिंगर, जो आंसू भरी आंखों से जी वुमिंग को घूर रही थी, सीधे उसकी तरफ बढ़ी। जी वुमिंग ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा, बिंगर, बहुत समय हो गया मिलते हुए, मैं बहुत। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, शुई बिंगर, जिसे जी वुमिंग की बाहों में जाना चाहिए था, ने अचानक दिशा बदल ली और डुगुयान और येलिंगलिंग को गले लगा लिया। यान, लिंगलिंग, हम तीनों बहनें बहुत समय से एक दूसरे से नहीं मिली हैं। आज रात हमें तब तक पीना है जब तक हमारा पेट भर न जाए और जब तक हम नशे में न हो जाएं, वापस नहीं आना है। शुई बिंगर ने ये कहते हुए जी वुमिंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जो बहनों के ठीक बीच में खड़ी थी। जी वुमिंग को ऐसा लगा जैसे वह तीनों बहनों के बीच बातचीत में कोई बड़ा सा लाइट बल्ब डाल रही हो, अजीब और बहुत साफ दिखने वाला। और शिमो, स्टोन मिल, यांग योंग और जुकिंग, शर्माओ मत। तुम्हारे आने का स्वागत करने के लिए हेवन वाटर अकेडमी के टीचरों ने बहुत मेहनत की है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, शुई बिंगर ने डुगुयान और येलिंगलिंग का हाथ पकड़ा, जी वुमिंग के पास से गुजरी और अकेडमी के अंदर की तरफ चली गई। शुरू से आखिर तक उसने जी वुमिंग के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वह हवा हो, बिल्कुल अनदेखा। जी वुमिंग इस काम को लेकर काफी बेबस था, यह उसका बनाया हुआ कर्म था और शुई बिंगर के लिए उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल नॉर्मल था। हेवन वाटर अकेडमी के डीन ली जियान्यू और जी वुमिंग ग्रुप में सबसे पीछे चल रहे थे। शुई बिंगर के जी वुमिंग को अचानक नजरअंदाज करने के बारे में ली जियान्यू बस इतना ही बता पाए, वुमिंग, बिंगर लगातार तुम्हारे बारे में सोच रही है। अगर तुम नहीं होते तो वह सिर्फ 6 या 7 साल में स्पिरिट ग्रैंड मास्टर से लेवल 40 सोल एंसेस्टर तक नहीं पहुंच पाती। वह बस बाहर वालों के लिए दिखावा कर रही है। ये सुनकर जी वुमिंग ने गंभीरता से कहा, लेवल 40 सोल एंसेस्टर? क्या उसने अपनी चौथी स्पिरिट रिंग हासिल कर ली है? अभी नहीं। बिंगर ने कहा कि वह स्पेरिंग मैच खत्म होने के बाद ही अपनी चौथी स्पिरिट रिंग लेगी। इस समय जी वुमिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, बार-बार खुद से सोच रहे थे, ये बहुत बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया है। उस रात डुगुयान और दूसरों ने शुई बिंगर और उसके साथियों के साथ मिलकर बढ़िया वाइन के 5 या 6 जार पी लिए थे, लेकिन उनके पास स्पिरिट एंसेस्टर और स्पिरिट किंग की ताकत थी, इसलिए वे ज्यादा नशे में नहीं थे। लेकिन जैसे ही वेलकमिंग रिसेप्शन खत्म होने वाला था, डुगुयान, येलिंगलिंग और शुई बिंगर टॉयलेट का बहाना बनाकर चुपचाप चले गए। वे डुगुयान और दूसरों के लिए चुपके से प्लान बनाने के लिए तैयार की गई डॉर्मेट्री में लौट आए। बिंगर, हमें एक दूसरे से मिले हुए 1 साल हो गया है। अब से 3 दिन बाद अपना गुस्सा बेहतर तरीके से निकालने के लिए हमें अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को थोड़ा और मजबूत करना होगा। हमारा प्लान सिंपल है, पहले हम ये करेंगे, फिर अच्छा यान, तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया है, लेकिन ये स्ट्रेटजी लिंगलिंग के लिए मुश्किल होगी। कोई बात नहीं, मेरी सोल पावर तुम्हारे लिए काफी होनी चाहिए। लेकिन ठीक इसी समय अचानक दरवाजे के बाहर कई बार दस्तक हुई। कौन है भाई? यह मैं हूं, जी वुमिंग। जी वुमिंग की आवाज सुनकर तीनों लड़कियां घबरा गईं। उन्हें डर था कि जी वुमिंग को उनके पहले से बने प्लान के बारे में पहले से पता चल गया है। इसके तुरंत बाद डुगुयान ने चुपचाप येलिंगलिंग से कहा कि वह डॉर्मेट्री की सारी लाइटें बंद कर दे। इसके बाद डुगुयान ने बेसब्री वाला रवैया अपनाया और दरवाजे के बाहर जी वुमिंग से कहा, वुमिंग, हम पहले ही सो चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो कल वापस आना। छोटी बहनों, मुझे पता है कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। बिंगर अंदर है और मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मुझे उसे लात मारकर गिराना पड़ेगा। मैं 3 तक गिन रहा हूं। 3, 2। जैसे ही जी वुमिंग 1 पर पहुंचे, डॉर्मेट्री का दरवाजा थोड़ा सा खुला। अंदर से एक बेदाग गोरा छोटा सा हाथ बाहर आया और उसने घबराई हुई जी वुमिंग को अंदर खींच लिया। बहनों, इस बुरे आदमी को मार डालो जो बड़े भाई जी का रूप धारण कर रहा है। घने अंधेरे में 3 जोड़ी हाथों ने रेत की बोरियों जितनी बड़ी 6 मुट्ठियों ने जी वुमिंग को बुरी तरह पीटा। उसने चाहे जो भी समझाया, तीनों लड़कियां उसे मारती रहीं। जी वुमिंग को पीटकर अपना गुस्सा निकालते हुए डुगुयान ने जानबूझकर उसे चेतावनी दी ताकि वह अचानक विरोध न करे। तुम गुंडे हो, आधी रात को लड़कियों की हॉस्टल में घुस रहे हो। अगर तुमने हमारे साथ कुछ करने की हिम्मत की तो हम तुरंत मदद के लिए चिल्लाएंगे। और अगर मेरे दादाजी को ये पता चला तो तुम बदमाश जरूर मर जाओगे। थोड़ी देर बाद 10 से ज्यादा मुके खाने के बाद जी वुमिंग जोर से चिल्लाई, बस तुमने बहुत देर तक मजाक किया, मुझे बिंगर से कुछ जरूरी बातें करनी है। इसके बाद जी वुमिंग ने अपनी हमेशा की तरह दिशा का इस्तेमाल किया, एक अनजान हाथ को सही से पकड़ा और अंधेरे का फायदा उठाकर उस आदमी को अपनी बाहों में खींच लिया और कसकर पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इस समय शुई बिंगर बहुत शर्मीली थी और उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। जब तक जी वुमिंग कुछ कदम चलकर स्विच तक पहुंचकर और डॉर्मेट्री के अंदर लाइट जलाकर नहीं आया, तब तक उसकी बाहों में मौजूद शुई बिंगर और भी ज्यादा शर्मा नहीं गया था। वह लगातार अपने मुलायम गुलाबी छोटे हाथों से जी वुमिंग की छाती पर थपथपाती रही। कमीने, मुझे जल्दी छोड़ो। जी वुमिंग को शुई बिंगर का फायदा उठाते देख डुगुयान ने तुरंत गुस्से में गाली दी, बदबूदार वुमिंग, मेरी बहन को अभी जाने दे। जी वुमिंग ने अपना बायां हाथ छोड़ा, फिर खड़ी 3 औरतों की गुस्से भरी निगाहों के नीचे बैठ गए और गंभीरता से बोले, बिंगर, आंटी जुबानियों के अनुसार आप लेवल 40 सोल पावर हैं, लेकिन आपने अभी तक अपनी चौथी स्पिरिट रिंग नहीं ली है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग के लिए किस उम्र के स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब किया। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा तो जी वुमिंग के पास सच में बिंगर के साथ बात करने के लिए कुछ सीरियस बात थी। शुई बिंगर ने जवाब दिया, 1800 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट। मेरी तीसरी स्पिरिट रिंग की उम्र में क्या गड़बड़ है? ये कुछ भी नहीं है। हालांकि 1800 साल आपकी तीसरी स्पिरिट रिंग के लिए थोड़े कम है, लेकिन इससे चौथी 10,000 साल की स्पिरिट रिंग के आपके एब्जॉर्प्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या? ये सुनकर तीनों लड़कियां हैरानी से जी वुमिंग की ओर देखने लगी। बिंगर की चौथी स्पिरिट रिंग 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को सोख सकती है। हाँ, सही है, क्योंकि बिंगर कई सालों से वेल ब्लू ले रही है, इसलिए उसकी बॉडी पहले से ही उसके रैंक से ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी कंडीशन पूरी करती है। जैसे ही जी वुमिंग ने कहा, उसने अपने 100 खजानों वाले थैले से एक अमर पौधा और लाल तनों और पत्तियों के कुछ टुकड़े निकाले। इनसे आपकी चौथी स्पिरिट रिंग सीधे उस 10,000 ईयर फीनिक्स बर्ड को एब्जॉर्ब कर पाएगी। 126 मार्शल सोल टूट गया, फीनिक्स फिर से जन्मा। ये औषधीय जड़ी बूटियां क्या हैं?
क्या ये सच में मुझे चौथी स्पिरिट रिंग को सफलतापूर्वक एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकती हैं, जबकि मैं एक स्पिरिट एंसेस्टर हूं? ये सुनकर जी वुमिंग ने हैरान शुई बिंगर को देखा और आगे बताया, ये लाल तने और पत्तियां आपकी फीनिक्स पावर को बहुत बेहतर बनाएंगी, जिससे आपकी आइस फीनिक्स मार्शल सोल सच में एक टॉप टियर स्पिरिट के लेवल तक पहुंच जाएगी। मेरे हाथ में दूसरा इमोर्टल प्लांट ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास कहलाता है, जो आपकी स्पिरिट को एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट हासिल करा सकता है। अगर दोनों इमोर्टल प्लांट एक साथ खाए जाते हैं तो आइस फीनिक्स मार्शल सोल फिर से इवॉल्व हो सकती है। मेरी आइस फीनिक्स मार्शल सोल अभी भी इवॉल्व हो सकती है। और अल्टीमेट आइस असल में क्या है? शुई बिंगर ने जी वुमिंग को बड़ी उलझन से देखते हुए एक के बाद एक दो सवाल पूछे। स्पिरिट एवोल्यूशन सिर्फ मेरा अंदाजा है। जहां तक अल्टीमेट आइस की बात है, आप इसे आइस एट्रीब्यूट का एक्सट्रीम समझ सकते हैं, जिसमें फ्रीज होने और सुपर पावरफुल अटैक करने की एबिलिटी होती है। इस बारे में कि क्या शुई बिंगर की आइस फीनिक्स मार्शल सोल इन दो अमर पौधों को खाने के बाद विकसित हो सकती है, वह केवल 50% निश्चित था। ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास पानी या बर्फ की विशेषता वाले स्पिरिट मास्टर्स के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका सेवन न केवल नॉन टॉक्सिक है, बल्कि समान विशेषता वाले स्पिरिट मास्टर के शरीर की भी काफी मरम्मत करता है। कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर से तोड़े गए तनों और पत्तियों में फीनिक्स पावर और हल्की आग की खूबी होती है। ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास के बर्फीले ठंडे जहर का मुकाबला करने के लिए पहले तनों और पत्तियों को खाना एक बेहतर बचाव का तरीका हो सकता है। ये देखकर कि शुई बिंगर काफी देर तक हिली नहीं, दुगुयान और ये लिंगलिंग ने तुरंत जी वुमिंग के हाथ से अमर पौधे छीन लिए, उन्हें शुई बिंगर के हाथों में दे दिया और उसे मनाने लगे। बिंगर, लिंगलिंग और मैंने बहुत पहले इमोर्टल प्लांट्स ले लिए थे, नहीं तो मेरी जेड फॉस्फोर सर्पेंट मार्शल सोल इतनी आसानी से इंडोमेन पॉइजन ड्रैगन मार्शल सोल में कैसे बदल सकती थी? बिंगर, मेरे हाथ में 9 हॉट बेगोनिया को देखो, क्या यह मेरे पुराने स्पिरिट से अलग नहीं है? इस समय दोनों लड़कियां शुई बिंगर से भी ज्यादा परेशान थीं। उन्हें उम्मीद थी कि वह जी वुमिंग के दिए इमोर्टल प्लांट्स को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी। जब तक शुई बिंगर की स्पिरिट फिर से इवॉल्व होती है, उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की पावर निश्चित रूप से पहले से कहीं ज्यादा होगी। ये जी वुमिंग को पीटने के उनके बाद के प्लान के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। इस समय जब शुई बिंगर ने ये लिंगलिंग के हाथ में लाल और सफेद रंग का प्यार भरा लंबी उम्र का फूल देखा, तो वह अपनी दोनों बहनों की चिंता के लिए और भी शुक्रगुजार हो गई। ठीक है, हमारी बहन के लिए, और ताकि मैं मजबूत बन सकूं, मुझे उन्हें खाना होगा। शुई बिंगर ने अपना मन बना लिया। जैसे ही उसने अमर पौधे उठाए और उन्हें खाने के लिए तैयार हुई, जी वुमिंग ने उसे याद दिलाने के लिए कहा, पहले उन कुछ लाल तनों और पत्तियों को खाओ और फिर ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास को खाओ। ये क्रम उल्टा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बड़े भाई जी। इस समय शुई बिंगर ने आखिरकार जी वुमिंग से बात की, जिससे पता चला कि उनके बीच का रिश्ता काफी सुधर गया था। आपका स्वागत है, उन्हें यहीं एब्जॉर्ब कर लें। मैं आपको ऑब्जर्व भी कर सकता हूं कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सुनकर दुगुयान और ये लिंगलिंग ने जी वुमिंग को गुस्से से घूरा। क्या वह ये नहीं कह रहा था कि वह शुई बिंगर के साथ करीबी रिश्ता चाहता है? वे ऐसा कैसे होने दे सकते थे? तुम बस यहीं बैठो और इंतजार करो। लिंगलिंग और मैं कमरे के अंदर उसकी रखवाली कर सकते हैं। अगर बिंगर को कोई परेशानी हुई तो तुम्हें कॉल करने में देर नहीं होगी। याद रखना, तुम बिल्कुल भी झांक नहीं सकते। हम तुम पर लगातार नजर रखेंगे। जी वुमिंग ने तीनों लड़कियों को कमरे में वापस आते देखा। वह कुछ हैरान था। वह जी वुमिंग सच में इस बात को लेकर परेशान था कि शुई बिंगर को इमोर्टल प्लांट्स को सोखते समय किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उसका कोई और गंदा या गलत इरादा नहीं था। कमरे में वापस आकर शुई बिंगर ने जी वुमिंग के निर्देशों का पालन किया और सबसे पहले कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर के डंठल और पत्ते खाए। एक के बाद एक 6 डंठल और पत्ते उसके पेट में चले गए और बहुत ज्यादा अजीब जलन होने लगी। उसे बहुत बुरा लगा। वुमिंग, बिंगर पूरी तरह से लाल हो गया है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों? दुगुयान ने बेचैनी से कमरे के बाहर की ओर चिल्लाया। थोड़ी देर सोचने के बाद वुमिंग ने जवाब दिया, ये कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर के तनों और पत्तियों में मौजूद आग का गुण है जो उसके अंदर के बर्फ वाले गुण से लड़ रहा है। यह इस बात का भी संकेत है कि फीनिक्स पावर को शुद्ध किया जा रहा है। बिंगर को धीरे-धीरे ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास खाने को कहें। इससे फीनिक्स पावर को परिष्कृत करते समय उसका दर्द कम हो जाएगा। बिना मुश्किलें झेले कोई इंद्रधनुष कैसे देख सकता है? भले ही कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर एक आग वाला पौधा है जिसमें फीनिक्स पावर है, जी वुमिंग ने शुई बिंगर को पूरा पौधा निगलने नहीं दिया, जिसे आग वाला पौधा नेचुरली बेअसर कर देता है। उसकी स्पिरिट असल में आइस फीनिक्स है। अगर उसके फीनिक्स ब्लड लाइन को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए तो आइस फीनिक्स स्पिरिट की पावर और मजबूत हो जाएगी और वह ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास से मिली पावर को बेहतर तरीके से झेल पाएगी। बिंगर, धीरे-धीरे इस अष्टकोणीय रहस्यमय बर्फ घास का उपभोग करो। हालांकि शुई बिंगर पहले से ही ध्यान की हालत में थी, फिर भी उसे बाहरी हलचल महसूस हो रही थी। उसने दुगुयान की दी हुई ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास को अपने मुंह में लिया और धीरे-धीरे छोटे-छोटे निवाले में उसे खा लिया। जैसे ही ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास उसके पेट के निचले हिस्से में गई, उसके बहुत ठंडे औषधीय गुण तेजी से फैल गए और कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी के तनों और पत्तियों से पैदा होने वाली आग को पूरी तरह से ढक लिया और धीरे-धीरे उसे तब तक दबाता रहा जब तक वह गायब नहीं हो गई। बची हुई मेडिसिनल पावर उसकी सोल पावर के साथ बढ़ रही थी, तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई और एक-एक करके एब्जॉर्ब हो गई। इस समय कमरे के अंदर पालथी मारकर बैठी शुई बिंगर से लगातार सफेद बहुत ठंडी धुंध निकल रही थी। ठंडे कोहरे में लिपटी शुई बिंगर का पूरा शरीर नीले और सफेद बर्फ के धब्बों से क्रिस्टल जैसा हो गया। लिंगलिंग, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है ना? ठंड से कांपते हुए दुगुयान ने चिंतित होकर पूछा। ये लिंगलिंग ने जवाब दिया। यान सिस्टर बिंगर के चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखो। इससे साबित होता है कि वह पूरी तरह से ठीक है। तभी कमरे के अंदर बहुत ज्यादा ठंड तेजी से फैलने लगी। जी वुमिंग को खतरे का अंदाजा हुआ। उसने तुरंत जमे हुए दरवाजे को तोड़ दिया। कमरे के अंदर की ठंडी हवा तेज हवा की तरह पूरे डॉर्मेट्री की तरफ फैल गई। जी वुमिंग ने तुरंत दुगुयान और ये लिंगलिंग को, जो जमने ही वाले थे, मूर्तियों में बदल गए, खींच लिया और जल्दी से एम्परस लेइंग डोमेन को एक्टिवेट कर दिया। खूनी हत्या के इरादे से एक बड़ी दीवार उन तीनों के चारों ओर लिप गई, जो ठंडी हवा की जमने वाली जंग को रोक रही थी। तुम दोनों औरतों, तुम्हारी चिंता ने तुम्हें लापरवाह बना दिया। अब तुम इसके नतीजे भुगत रही हो। जी वुमिंग ने दुगुयान और ये लिंगलिंग को देखा, जो अभी भी कांप रहे थे और उन्हें चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या उन्हें सच में लगता था कि अल्टीमेट स्पिरिट का इवोल्यूशन प्रोसेस पहले जैसा ही था? ये बात आइस फीनिक्स मार्शल सोल के इवोल्यूशन की बस शुरुआत थी। आइस फीनिक्स के इवोल्यूशन से होने वाले दूरगामी असर को कम करने के लिए उसने तुरंत शुई बिंगर के चारों ओर 4 फोर्थ ग्रेट सोल टूल शील्ड फॉर्मेशन लगा दिए, जिससे ज्यादातर ठंडी हवा फॉर्मेशन के अंदर ही रह गई। फिर पूरी डॉर्मेट्री का टेंपरेचर धीरे-धीरे ठीक होने लगा। बड़े भाई जी, सिस्टर बिंगर की हालत कब तक रहेगी? जी वुमिंग ये लिंगलिंग को कोई सही जवाब नहीं दे सका। अब वे केवल बिंगर की किस्मत पर भरोसा कर सकते थे। थोड़ी देर बाद शुई बिंगर के पीछे आइस फीनिक्स अपने आप प्रकट हो गया। गर्व से फीनिक्स की चीख के बाद बूम, आइस फीनिक्स स्पिरिट पूरी तरह से फट गई और बर्फ के क्रिस्टल की लकीरों में बदल गई जो शुई बिंगर के चारों ओर गिर गई। 127 जुआन चुआंग आइस फीनिक्स दुगुयान और ये लिंगलिंग जब आत्मा के टूटने का दृश्य देख रहे थे तो दोनों के चेहरे पर हैरानी और डर के भाव थे। बिंगर की स्पिरिट बस ऐसे ही टूट गई। निकनेम जो इमोर्टल प्लांट तुमने उसे दिया था, वह पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। उसका फ्यूचर स्पिरिट मास्टर करियर खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? बिंगर की आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी है। क्या आपसे वह अपाहिज नहीं हो जाएगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिंगर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। निकनेम, तुम्हारे पास उसे बचाने का कोई तरीका जरूर होगा। दोनों महिलाओं को इतना परेशान देखकर वह खुद को रोक नहीं सका और अपना सिर बैठी हुई शुई बिंगर की ओर घुमाया और उन्हें मौजूदा स्थिति को अच्छी तरह से देखने का इशारा किया। घबराओ मत, बिंगर अभी ठीक है। वह अपने स्पिरिट एवोल्यूशन के आखिरी स्टेज से गुजर रही है। वह लगातार शुई बिंगर के बदलावों पर नजर रख रहा था और जाहिर है कि टूटी हुई आत्मा के बारे में दोनों महिलाओं की चिंताओं को उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था। शुई बिंगर के पीछे एक सक्शन फोर्स उसके शरीर के चारों ओर बिखरे हुए स्पिरिट आइस क्रिस्टल को खींचकर मिला रहा था, जो अब नीले और सफेद बर्फ से ढका हुआ था। इस समय शुई बिंगर एक बर्फ की मूर्ति की तरह थी, जो बर्फ के एक ठोस बड़े ब्लॉक के अंदर जमी हुई थी। बर्फ के पार कोई भी उसके पीछे की बहुत खास एनर्जी को धीरे-धीरे ठोस होते और फैलते हुए साफ देख सकता था। एक बहुत तेज फीनिक्स की चीख सुनाई दी और बर्फ का टुकड़ा जमा देने वाला शुई बिंगर फट गया, जिससे 4 सोल टूल डिफेंस फॉर्मेशन टूट गए। एक शानदार फीनिक्स पक्षी जो एकदम नीला था और जिसके कई सुनहरे पंख लगे थे, शुई बिंगर के पीछे से आया। उसके पवित्र और शानदार हाव भाव ने दुगुयान में समर्पण और हैरानी की भावना पैदा कर दी। ये किस तरह की फीनिक्स टाइप स्पिरिट है? एक पल के लिए दुगुयान और ये लिंगलिंग शुई बिंगर के पीछे की स्पिरिट को हैरानी से देखते रहे। पास में खड़े जी वुमिंग को भी ठीक से पता नहीं था कि यह इवॉल्व्ड आइस फीनिक्स मार्शल सोल कितनी पावरफुल है और उन्होंने धीरे से कहा, यह आइस फीनिक्स मार्शल सोल निश्चित रूप से इवोल्यूशन के बाद एक टॉप टियर स्पिरिट के स्कोप से आगे निकल जाती है। हमें इसकी असली पावर तभी पता चलेगी जब बिंगर जाग जाएगा। तीनों के इंतजार में शुई बिंगर ने अपनी आंखें खोली। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए बहुत साहस से दुगुयान की ओर दौड़ी और दोनों महिलाओं को एक के बाद एक गले लगाकर अपना आभार जताया। बिंगर, तुम्हारी आत्मा के विकसित होने के बाद क्या बदलाव हुए?
हमें इसके बारे में बताओ। डुगुयान की पूछताछ का सामना करते हुए शुई बिंगर ने कुछ भी नहीं छिपाया और खुशी से कहा, यान यान लिंग लिंग, मेरी स्पिरिट बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है और मेरी पहली 3 स्पिरिट एबिलिटीज की पावर काफी बढ़ गई है। फिर उसने अपना सिर घुमाकर जीवुमिंग की ओर देखा और आगे बताया, इसके अलावा मेरी स्पिरिट को न केवल एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट मिला, जिसका जिक्र बिग ब्रदर जी ने पहले किया था, बल्कि एक एक्स्ट्रा वाटर एट्रीब्यूट भी मिला। डुअल आइस और वाटर एट्रीब्यूट्स बहुत कंपैटिबल हैं। जब आप अपनी 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपकी सोल पावर सीधे लेवल 48 या 49 तक बढ़ जाएगी। जी वुमिंग ने शुई बिंगर की अभी की सोल पावर ग्रोथ का भी मोटा-मोटा अंदाजा लगाया था और भविष्यवाणी की थी कि सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वह स्पिरिट किंग बन जाएगी। इस समय अपनी खुशी के बीच डुगुयान को अचानक एक गंभीर बात याद आ गई। उसने जी वुमिंग को गंभीरता से देखा और कहा, बिंगर अपनी स्पिरिट इवॉल्व होने के बाद भी 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब क्यों कर पाती है? लिंग लिंग और मैंने भी इमोर्टल प्लांट्स खाए थे, तो हमारी चौथी स्पिरिट रिंग अभी भी 1000 साल की स्पिरिट रिंग क्यों है? जवाब में जी वुमिंग अजीब तरह से मुस्कुराए, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने वेल जेलेटिन नहीं लिया, जबकि वह अपनी आत्मा जागृत होने के बाद से ही रेगुलर वेल जेलेटिन ले रही है। जैसे ही उसने ये कहा, शुई बिंगर इतनी शर्मिंदा हुई कि वह लगभग छिप जाना चाहती थी और डुगुयान और ये लिंग लिंग भी वेल जेलेटिन के असर के बारे में सोचकर बुरी तरह शर्मा गए। खासकर डॉर्मेट्री के अंदर अपनापन भरा माहौल अपने चरम पर पहुंच गया था। बड़े भाई जी, मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह के इंसान हैं। मैं एक अच्छा इंसान हूं। वेल जेलेटिन सच में एक स्पिरिट मास्टर को अपनी रैंक से ज्यादा स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने दे सकता है, लेकिन इसे दूसरे सप्लीमेंट्री तरीकों के साथ मिलाना होगा। इमोर्टल प्लांट्स खाने से भी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्प्शन लिमिट बहुत बढ़ सकती है। कई कॉम्प्रिहेंसिव कंडीशन में एक स्पिरिट मास्टर अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के तौर पर 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर सकता है। शुई बिंगर के लिए अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के तौर पर 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना सच में थोड़ा दिखावटी था, लेकिन उसकी अभी की स्पिरिट और फिजिकल ताकत को देखते हुए ये बेकार होता अगर वह अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के लिए 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब नहीं करती। शुई बिंगर ने जी वुमिंग को देखा, जो उसकी और उसकी दो अच्छी बहनों की बहुत परवाह करती थी, और थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद बड़े भाई जी, लेकिन चौथी स्पिरिट रिंग के तौर पर 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना बहुत चौंकाने वाला है। शुई परिवार और खासकर मेरे रिश्तेदारों के लिए अगर मैं 6,000 साल की स्पिरिट रिंग भी एब्जॉर्ब कर लूं तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। स्पिरिट रिंग के मामले में उसके अपने विचार थे, उसके पीछे एक परिवार था और उससे भी ज्यादा जरूरी उसके सबसे करीबी रिश्तेदार थे। डुगुयान के उलट, जिसके साथ एक टाइटल डोलुओ था, और ये लिंग लिंग के उलट, जिसके साथ पूरा हेवन डो इंपीरियल परिवार था, उसका परिवार बस एक ठीक-ठाक साइज का स्पिरिट एम्परर परिवार था। अगर उसका परिवार इसलिए खत्म हो जाता क्योंकि दूसरे लोग उसकी 10,000 साल पुरानी चौथी स्पिरिट रिंग को पाने की चाहत रखते हैं, तो शुई बिंगर पापी होगी। इसके अलावा अगर मैं अपनी रैंक से ज्यादा लोगों को एब्जॉर्ब करने जा रहा हूं, तो क्या 9,900 साल की स्पिरिट रिंग और 10,000 साल की स्पिरिट रिंग के बीच पावर में सच में बहुत ज्यादा फर्क है? इसके अलावा 10,000 साल का स्पिरिट बीस्ट फीनिक्स बर्ड अभी भी क्लैन में आईसील है। ये देखकर जी वुमिंग ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि पास में खड़े डुगुयान और ये लिंगलिंग ने उत्सुकता से पूछा, बिंगर अब जब तुम्हारी स्पिरिट और भी अच्छी हो गई है तो इसका नाम भी बदल देना चाहिए। प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स कैसा रहेगा? प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स, ये नाम बहुत बढ़िया है, मुझे ये बहुत पसंद है। शुई बिंगर को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी आत्मा का नाम क्या है, लेकिन चूंकि उसकी बहनों ने ये नाम चुना था, इसलिए वह खुशी-खुशी यह नाम मान गई। निकनेम, क्या तुम्हें कुछ और काम है? क्यों नहीं? डुगुयान ने जी वुमिंग को पीछे धकेला और डॉर्मेट्री के दरवाजे की ओर चल दिया। क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो जल्दी करो और चले जाओ। हम बहनों को अभी भी बहुत सी बातें करनी है। मैंने अभी बिंगर की स्पिरिट को इवॉल्व करने में मदद की है और तुम मुझे भगाना चाहती हो, लिटिल सिस्टर। यह नहीं चलेगा, मुझे कम से कम पहले यहीं सो जाना चाहिए। ये सुनकर डुगुयान, जो जी वुमिंग को बाहर धकेल रही थी, और भी शर्मा गई और उसका धक्का देने का जोर बढ़ गया। तुम क्या बात कर रहे हो? सोने की, लिंग लिंग और मेरी डॉर्मेट्री में सोने की। लोग अगर ये देखेंगे तो गलत समझेंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जी वुमिंग को डॉर्मेट्री के दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया। भागो, डुगुयान शर्माते हुए चिल्लाया और फिर एक धमाके के साथ डॉर्मेट्री का दरवाजा जोर से बंद हो गया। जी वुमिंग बहुत बेबस महसूस करते हुए वहां से चला गया। 3 दिन बाद हेवन डू एकेडमी का स्पिरिट ड्यूलिंग एरेना लोगों से भरा हुआ था। कई खूबसूरत फीमेल स्टूडेंट्स ने स्पिरिट फाइट स्टैंड्स में जल्दी ही अपनी सीटें ले ली थी और आने वाले सोल ड्यूलिंग कॉम्पिटिशन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जी वुमिंग ने हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम को सबसे पहले स्पिरिट ड्यूलिंग एरेना में लीड किया और कॉम्पिटिशन देख रही कई फीमेल स्टूडेंट्स उनके आने पर हैरान रह गईं। 128 टीम में लड़ने का जोश। नहीं, ये 2 के खिलाफ 2 है। क्या ये सुंदर सफेद बालों वाला नौजवान हेवन डू एकेडमी का वाइस कैप्टन जी वुमिंग है? वह कई साल पहले से ही एक स्पिरिट एंसेस्टर था। क्या उसकी साधना अब तक स्पिरिट किंग लेवल तक नहीं पहुंच गई है? हेवन डू एकेडमी में अचानक 2 स्पिरिट किंग्स आ गए हैं। क्या बिंगर और बाकी लोग ये स्पेयरिंग मैच जीत सकते हैं? वहां मौजूद कई खूबसूरत छात्राएं जी वुमिंग के लुक और उसकी रहस्यमयी ताकतवर ताकत से हैरान थी, लेकिन उन्हें अपनी ही एकेडमी के टीम मेंबर्स पर शक था। इस समय हेवन वाटर एकेडमी के 7 सदस्य भी सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म के बीच में चले गए। टीम के बीच में खड़े होकर शुई बिंगर ने जी वुमिंग को देखा, जो हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम में सबसे आगे थे। उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन डुगुयान से नजरें मिलाने के बाद उसके होंठों के कोनों पर फिर से एक मतलब वाली मुस्कान आ गई। भले ही उसने कल रात मुझे मेरी स्पिरिट को इवॉल्व करने के लिए एक इमोर्टल प्लान दिया था, लेकिन आज उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसे किसने कहा कि इतने लंबे समय तक मुझसे कांटेक्ट न करे? ये बिग ब्रदर जी को मेरी इवॉल्व स्पिरिट की असली ताकत दिखाने का भी सही मौका है। एक पल में एक चीख के साथ गहरा फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स शुई बिंगर के पीछे से निकला, जिससे गुआंची से भी ज्यादा तेज ठंडक निकली। इस सीन ने वहां मौजूद सभी फीमेल स्टूडेंट्स को बहुत इमोशनल कर दिया और वे बहुत शॉक रह गईं। सिस्टर बिंगर की आइस फीनिक्स मार्शल सोल ऐसी कब हो गई? सुनहरे पंखों वाली आइस फीनिक्स मार्शल सोल और भी शानदार लगती है। लिशिया ने और ऑडियंस में मौजूद हेवन वाटर एकेडमी के कई टीचर भी शुई बिंगर की स्पिरिट में अचानक आए बदलाव से बहुत हैरान थे। जियान्यू, शुई बिंगर की आत्मा विकसित हो गई है। क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। शायद ये पहले फीनिक्स चिक को एब्जॉर्ब करने से हुआ एक देर से हुआ इवोल्यूशन है जो बिंगर के साथ बहुत कंपैटिबल था। टीचरों ने एक दूसरे को देखा और सहमति में चुपचाप से हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह समझने का यही एकमात्र तरीका था कि कोई आत्मा फिर से कैसे विकसित हो सकती है। ली जियान्यू को भी थोड़ा शक था। भले ही आइस फीनिक्स मार्शल सोल फीनिक्स बर्ड को एब्जॉर्ब करने से दूसरी स्पिरिट रिंग के तौर पर इवॉल्व हो, लेकिन इसमें इतनी देर नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर उसने इस बारे में ध्यान से सोचा, फीनिक्स बर्ड को एब्जॉर्ब करने से पहले बिंगर की फीनिक्स मार्शल सोल में बड़ी कमियां थी। फीनिक्स बर्ड को एब्जॉर्ब करके उसका एसेंस फिर से भरने के बाद और इस बात के साथ कि तीसरी स्पिरिट रिंग एक आइस क्रिस्टल बर्ड सोल बीस्ट से आई थी, ये समझा जा सकता था कि स्पिरिट अभी बदली है। इस समय टीम के कैप्टन और कोर के तौर पर शुई बिंगर ने सबसे पहले बात की। शुई बिंगर मार्शल सोल प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स लेवल 40 3 रिंग सोल एंसेस्टर। स्नो डांस मार्शल सोल डेलिकेट डांस स्नो फोजिंग लेवल 41 4 रिंग सोल एंसेस्टर। यू हेयर मार्शल सोल कोरल बाराकुडा लेवल 41 4 रिंग सोल एंसेस्टर। सातों स्टूडेंट्स ने एक-एक करके अपनी स्पिरिट्स दिखाई। जी वुमिंग और हेवन डू रॉयल एकेडमी के बाकी 6 स्टूडेंट्स को सावधानी से देखते हुए डुगुयान और दूसरों ने भी अपनी स्पिरिट्स और स्पिरिट रिंग की बनावट बताई, जिससे हेवन वाटर एकेडमी की कई फीमेल स्टूडेंट्स हैरानी से चिल्लाने लगी। हेवन डू रॉयल एकेडमी के लिए डुगुयान जैसा स्पिरिट किंग होना एक बात है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 और स्पिरिट पूर्वज होंगे। 2 स्पिरिट पूर्वज, 2 स्पिरिट राजा और अच्छी ताकत वाले 3 स्पिरिट एल्डर इस बार हेवन वाटर एकेडमी के जीतने के चांस बहुत कम हैं। अगर सिस्टर बिंगर और सिस्टर ज़ूगो की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल पहले स्पिरिट किंग लेवल से नीचे के 5 सदस्यों को हरा देती हैं, तो हेवन वाटर एकेडमी के पास अभी भी जीतने का मौका है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाती हैं, तो उनकी हार पक्की है। इस समय जी वुमिंग ने केवल अपने ब्लड थंडर बैटल स्फीयर को बुलाया और अपनी स्पिरिट रिंग्स नहीं दिखाई। तभी दोनों टीमें जो एक दूसरे के गले पर थीं और किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार थीं, अचानक जी वुमिंग के पीछे से आई एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। टीम बैटल बिंगर और दूसरों के साथ गलत है। पिछली बार हमारी हेवन डू रॉयल एकेडमी उनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की वजह से हार गई थी। इस स्पेयरिंग मैच का हमारा मेन मकसद तुम्हारे आइस स्नो ड्रिफ्टिंग को हराना है। इसलिए फेनिक्स के लिए लिंग लिंग, तुम और बिग ब्रदर वुमिंग बिंगर और स्नो डांस के मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को चैलेंज क्यों नहीं करते? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहन यान, हम आपकी बात सुनेंगे। जी वुमिंग को छोड़कर बाकी चारों सहमत हो गए। झिझक रहे यांग योंग ने भी ये देखकर ऐसा ही किया कि जू जुकिंग भी सहमत हो गए हैं। उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। अलायंस लीडर जी वुमिंग का सामना करने में शर्मिंदा थे, जो उनके साथ बहुत अच्छे थे। आप लोग, क्या ये टीम बैटल नहीं था? ये 2 on 2 सोल ड्यूल में क्यों बदल गया? अगर मैं लड़ूंगा तो ये बिंगर और दूसरों के साथ भी गलत होगा। ये सुनकर डुगुयान ने जी वुमिंग की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और कमांडिंग टोन में बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी उनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल से हार चुके हैं। एक स्पिरिट किंग के तौर पर अपनी ताकत से क्या तुम उनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को नहीं हरा सकते? भले ही तुम घायल हो, क्या यान यान अभी भी तुम्हारे पीछे नहीं है? ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों के बिछाए जाल में फंस गया हूं।
फिर मैं बाहर निकलूंगा। लिंग लिंग, तुम्हें मुझे समय पर ठीक करना होगा। उसने पहले ही 2 नहीं 3 महिलाओं की योजना का अनुमान लगा लिया था और वर्तमान 2 पर 2 आत्मा वन जी वुमेन की अपेक्षाओं के भीतर था। साथ ही वह ये भी देखना चाहता था कि सिर्फ स्पिरिट एट लेवल की ताकत वाले स्पिरिट एंसेस्टर और दूसरे लो लेवल स्पिरिट एंसेस्टर द्वारा किया गया मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कितना पावरफुल हो सकता है। डुगुयान के अचानक 2 on 2 सोल ड्यूल के प्रपोजल को देखते हुए वहां मौजूद हेवन वाटर एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हो गए। आखिर वे हेवन वाटर एकेडमी के ही थे और जाहिर है कि वे इसे हेवन डू रॉयल एकेडमी से हारते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे जोर से चिल्लाए। 2 पर 2 आत्मा द्वंद्व, 2 पर 2 आत्मा द्वंद्व। ये देखते हुए कि स्टूडेंट्स 2 on 2 सोल ड्यूल का कितना इंतजार कर रहे थे और एक्साइटमेंट अपने पीक पर पहुंच गया था, हेवन वाटर एकेडमी के टीचर्स ने थोड़ी बातचीत के बाद इसके लिए हां कर दी। हेवन वाटर एकेडमी और हेवन डू रॉयल एकेडमी के दूसरे स्टूडेंट्स एक के बाद एक स्टेज छोड़कर चले गए, जिससे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 4 लोग ही खड़े रह गए। लिंग लिंग, हर समय मेरे पीछे रहना। इससे पहले कि जी वुमिंग अपने निर्देश पूरे कर पाते, शुई बिंगर ने अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी आई सील उनकी ओर फेंक दी। पूरा सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म तुरंत पूरी तरह से जम गया। इससे पहले कि जी वुमिंग कुछ रिएक्ट कर पाते, उनके और ये लिंग लिंग के पूरे शरीर बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़ों में पूरी तरह से ढक गए, जिससे वे कुछ समय के लिए कंट्रोल में आ गए। स्नो डांस, जब तक वह फंसा हुआ है, चलो पहले उस चाल का इस्तेमाल करते हैं और उसे कम से कम समय में पूरी तरह हरा देते हैं। ठीक है, स्नो डांस ने शुई बिंगर के फैसले पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया। स्पिरिट किंग से निपटने के लिए उसे सफलतापूर्वक कंट्रोल करने के बाद उन्हें उसे एक ही बार में हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। नहीं तो अगर वे जी वुमिंग के रिएक्ट करने तक इंतजार करते तो नतीजे बिल्कुल अलग होते। दोनों लड़कियां अचानक हवा में उछली, उनकी पीठ सटी हुई थी और उनके चारों हाथ जुड़े हुए थे। पूरे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर बर्फ के टुकड़े और भी तेजी से गिरने लगे, टेंपरेचर फिर से आधा हो गया और जमा देने वाली ठंड तेजी से प्लेटफॉर्म के सामने तक फैल गई। इससे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद ज्यादातर स्टूडेंट्स बुरी तरह कांपने लगे और वे सब प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडियंस सीटों की तरफ भाग गए। 129 सोल मास्टर कंपटीशन शुरू होने वाला है और तानसेन चिंतित दिख रहा है। इस बीच जब पूरे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर सीन को शुई बिंगर और दूसरों ने कंट्रोल कर लिया तो धीरे-धीरे दोनों के पैरों के नीचे प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स की एक एनर्जी बॉडी बन गई। बड़े भाई जी, मुझे माफ करना, लेकिन इस 2 on 2 सोल ड्यूल की जीत सिर्फ हमारी हेवन वाटर एकेडमी की हो सकती है। इस समय जी वुमिंग, जो अभी ठंड की रोक से आजाद हुआ था, ने पाया कि अल्टीमेट आइस से बने इस बर्फीले माहौल में उसकी सोल पावर तेजी से खत्म हो रही है। इसके अलावा ये लिंग लिंग अभी भी उसके पीछे जमा हुआ था। अगर उसने आइस स्नो ड्रिफ्टिंग मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के इस एडवांस वर्जन को तुरंत ठीक नहीं किया तो लिंग लिंग को चोट लग सकती थी। क्योंकि ऐसा ही था, इसलिए वह जो असल में आइस स्नो ड्रिफ्टिंग की पावर का अनुभव करना चाहता था, अब पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। हवा और बारिश की रात 1000 मील की दूरी पर बहुत ज्यादा गहराई। जैसे ही गहरा फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स जी वुमिंग से टकराने वाला था और हवा में मौजूद शुई बिंगर चिंता में डूबा हुआ था, अचानक एक खून जैसा भाला सीधे नीचे उतरते हुए गहरे फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स की तरफ निकला। आसपास की हवा को शक्तिशाली भाले की नोक ने चीर दिया। इस समय शुई बिंगर, उनके पार्टनर और दर्शकों में मौजूद सभी लोगों को हवा में घुटन महसूस हुई। टकराना, जैसे ही प्रोफाउंड आइस फ्रॉस्ट फीनिक्स ब्लड थंडर बैटल स्पीयर के संपर्क में आया, फीनिक्स का सिर एक धमाके के साथ फट गया। इसके तुरंत बाद शरीर, पंख और पूंछ भी कई एनर्जी आइस क्रिस्टल में बदल गए और जमीन पर बिखर गए। जैसे ही थर्ड सेल्फ क्रिएटेड स्पिरिट स्किल की पावर खत्म हुई, शुई बिंगर और स्नो डांस को भी नुकसान हुआ क्योंकि प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स टूट गया, जिससे उनकी सोल पावर तुरंत खत्म हो गई। एक पल में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल खत्म हो गई और शुई बिंगर और स्नो डांस एक साथ आसमान से गिर पड़े। जी वुमिंग ने मौके का फायदा उठाया, अपने पैर हल्के से हिलाए, ऊपर उछला और अपने बाएं और दाएं हाथों से दोनों औरतों की कमर पकड़ ली और जमीन पर आराम से गिरा। बिंगर, स्नो डांस, क्या तुम दोनों ठीक हो? बिंगर बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये देखते हुए कि आइस स्नो ड्रिफ्टिंग आसानी से टूट गया था, वह बहुत हैरान थी। आपने ये कैसे किया? भले ही आपकी अटैक पावर ज्यादा हो, लेकिन खुद को कोई नुकसान पहुंचाए बिना हमारे सबसे मजबूत अटैक को तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। शुई बिंगर की उलझन वहां मौजूद सभी लोगों को भी थी। उन्होंने बस इतना देखा कि जी वुमिंग की चाल बहुत तेज थी और आसपास की हवा में तुरंत बदलाव आ गया था। वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक फेंके गए भाले का इतना शक्तिशाली हमला कैसे हो सकता है। क्या जी वुमिंग की ताकत सच में सिर्फ एक स्पिरिट किंग जितनी थी? लेकिन ऑडियंस में मौजूद टीचर्स को एक गहरी बात समझ में आई। जी वुमिंग को देखते हुए उनकी आंखों में हैरानी के भाव थे। इस बच्चे ने पहले जो खास भाला तकनीक इस्तेमाल की थी, वह पक्का खुद से बनाई गई आत्मा की स्किल है। अगर यह सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल नहीं होता तो हम स्पिरिट रिंग के रिलीज होने पर उनके एनर्जी उतार चढ़ाव को महसूस कर पाते, लेकिन उसके पास वो सो कॉल्ड स्पिरिट रिंग एनर्जी उतार चढ़ाव नहीं थे। शुरू से आखिर तक जी वुमिंग का कभी भी स्पिरिट रिंग एबिलिटी रिलीज करने का इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का इस्तेमाल किया। लेकिन ये सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल बहुत ज्यादा हावी है, जिससे हमें असल में घुटन महसूस होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह एक लीनियर अटैक है। एक बार जब बिंगर और बाकी लोग रिएक्ट करेंगे तो इससे बचना बहुत आसान होगा। कई टीचरों के अंदाजे से आसपास की फीमेल स्टूडेंट्स भी सब समझ गईं। जी वुमिंग को देखकर उनकी पहले की तारीफ के अलावा बस एक कट्टर जलन की भावना बची थी। यह एक सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल है, एक लेवल 50 स्पिरिट किंग जो बहुत मजबूत अटैक पावर के साथ सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल में भी माहिर है। भले ही उसके सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल में बड़ी लिमिटेशन हो, लेकिन ये साबित करता है कि उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। और कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में जब तक वह वहां है और इस सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का इस्तेमाल करता है, लगभग कोई भी स्टूडेंट उसे हरा नहीं पाएगा। कई स्टूडेंट्स की बातों का सामना करते हुए उनके विरोधी के तौर पर शुई बिंगर सब कुछ समझ गए। उन्होंने सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म के नीचे डुगुयान और ये लिंग लिंग को कुछ निराशा के साथ देखा। इस समय डुगुयान भी घबरा गया था और जी वुमिंग के अचानक दिखाए गए सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल से हैरान था। उन्होंने पहले जो प्लान बनाया था वह भी इस समय पूरी तरह से फेल हो गया था। जी वुमिंग से निपटने के लिए उसके और शुई बिंगर के मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। हालांकि वे सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल की वजह से जी वुमिंग को सजा नहीं दे सके, लेकिन डुगुयान, ये लिंग लिंग और शुई बिंगर जी वुमिंग के टैलेंट की वजह से और भी ज्यादा खुश थे। खासकर डुगुयान, जी वुमिंग ने अचानक जो सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल दिखाई थी, उसे देखकर उसे और भी ज्यादा लगा कि जी वुमिंग के दिल में और भी ऐसे राज दबे होंगे जिन्हें बताया नहीं जा सकता। वुमिंग, तुम्हारे पास और क्या राज हैं? जल्दी करो और मुझे सब कुछ बता दो। डुगुयान जितना ज्यादा जी वुमिंग को देखती, उसे उतना ही लगता कि जिस आदमी पर उसकी नजर थी, वह एक खजाना है जिसके अनगिनत राज हैं जिन्हें कभी पूरी तरह से उजागर नहीं किया जा सकता। चाहे वह वेल ब्लू हो या सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल, ये सभी जी वुमिंग की चीजें छिपाने की अच्छी आदत को दिखाते थे। डुगुयान का सामना करते हुए जो कुछ गुस्से में था, उसका एक्सप्रेशन धीरे-धीरे गंभीर हो गया। ये सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल बिंगर और दूसरों के साथ-साथ आपकी लिटिल सिस्टर की हिम्मत की वजह से है। मुझे यह मूव अभी समझ आया है। मुझे, हम तीनों औरतें एक दूसरे को और फिर जी वुमिंग को कंफ्यूजन में देखने लगी। उसे अभी अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल समझ आई थी। क्या वह उनसे फिर झूठ बोल रहा है? उनके अविश्वास भरे चेहरे को देखकर जी वुमिंग ने तुरंत कहा, ठीक है, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। मैंने एक सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल सीखी है, क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? आधे साल में होने वाले ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट टूर्नामेंट में हम चैंपियनशिप जीतने के लिए और भी ज्यादा पक्के हो जाएंगे। तीनों औरतों ने बस थोड़ी सी औपचारिक मुस्कान दी। किसे पता था कि उसके पास दूसरा, तीसरा या चौथा सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल होगा भी या नहीं। इसके बाद हेवन डू रॉयल अकादमी ने हेवन वाटर अकादमी के छात्रों के साथ कुछ टैक्टिकल एक्सचेंज और वन ऑन वन स्पैरिंग मैच खेले। हेवन वाटर अकादमी में लगभग आधे महीने रहने के बाद जी वुमिंग अपनी टीम के 6 सदस्यों को हेवन डू सिटी वापस ले गए। उनके जाने से पहले शुई बिंगर ने खुद उन्हें तियानशुई सिटी के गेट के बाहर विदा किया। इस बीच जैसे-जैसे ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट का शेड्यूल पास आया, पूरे कॉन्टिनेंट की सभी हाई लेवल स्पिरिट मास्टर अकादमी के स्टूडेंट्स अपने सोल पावर लेवल को बढ़ाने के लिए और ज्यादा उत्साहित और उत्सुक हो गए। टैंगसेन और ब्लू टाइडेंट अकादमी के दूसरे लोग भी इससे अलग नहीं थे, लेकिन अब टैंगसेन को हमेशा लगता था कि उसकी ताकत उसकी इच्छाओं से कम है। वह घास पर पालती मारकर बैठ जाता था। नहीं, ये नामुमकिन है। लगभग 1 साल हो गया है और मेरी सोल पावर सिर्फ लेवल 34 तक ही पहुंची है, जबकि बॉस दाई पहले ही लेवल 40 पार कर चुका है। अगर सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होता है तो मेरे अभी के सोल पावर लेवल के साथ मेरे सभी विरोधियों को हराना मुश्किल होगा। क्या मुझे क्लियर स्काई हैमर में स्पिरिट रिंग्स डालनी चाहिए? जब तक मैं इसमें स्पिरिट रिंग्स डालता रहूंगा, मेरी सोल पावर भी कुछ ही समय में स्पिरिट एंसेस्टर लेवल तक बढ़ सकती है। उस समय मेरे पास कंपटीशन में अचानक आने वाली किसी भी खास सिचुएशन से निपटने की ताकत होगी। 130 शियाओबू उन्हें औषधीय जड़ी बूटियां देता है और 7 शैतानों की ताकत बढ़ जाती है। इस समय जब यू शियाओगांग ने माहुंगजुन और दूसरों के लिए रोजाना की ट्रेनिंग का शेड्यूल तय किया तो उसने तानसांग के परेशान चेहरे को देखा और पूछा, छोटे सैन, क्या हुआ?
क्या तुम्हारी सोल पावर कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है? तांग को इस सवाल पर कोई शक नहीं था और उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, टीचर, ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में अब 5 महीने से भी कम समय बचा है और हमारे शेख 7 डेविल्स में से सिर्फ बॉस डाई स्पिरिट एंसेस्टर की ताकत तक पहुंचा है। बाकी 6 में सिर्फ स्पिरिट एल्डर की ताकत है। ऐसा कहा जाता है कि ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली स्पिरिट मास्टर टीमों में कम से कम 3 स्पिरिट एंसेस्टर हैं। हमारे शेख 7 डेविल्स की ताकत के साथ मुझे डर है कि हम सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट पूरे कॉन्टिनेंट में हर 5 साल में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। इसके अलावा ये सोल मास्टर टूर्नामेंट स्पिरिट हॉल होस्ट करता है, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बनाता है। टेंसेन को हिस्सा लेना था और अच्छी रैंकिंग हासिल करनी थी, तभी वह अपने टीचर की पिछली बेइज्जती को धो सकता था। साथ ही उसे पक्का यकीन था कि उसके पिता कहीं न कहीं से उसके मैच जरूर देख रहे होंगे। इस सोल मास्टर टूर्नामेंट में सिर्फ जीत की इजाजत थी, हार की नहीं। हारने वाला टैंक सैक का शिष्य बनने के लायक नहीं है। वुफैन, तुम कुछ लोग बहुत मॉन्स्टर हो। मोबाइल तुम में सबसे बड़ा है, लेकिन वह सिर्फ 17 साल का है। इसके अलावा तुम चाहो और ताइलोंग में स्पिरिट एल्डर की ताकत है और वे पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। भले ही विरोधी ज्यादा मजबूत हो, तुम जीतने के लिए अपने फायदों का इस्तेमाल कर सकते हो। यू शियाओगांग तांग के पास गया, उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया और फिर बोला, छोटे सैन, बिना सोचे समझे अपनी ताकत बढ़ाने से स्पिरिट मास्टर के शरीर को बहुत नुकसान होगा। इसलिए तुम्हें खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए या अपने पार्टनर को नीचा नहीं समझना चाहिए। सोल मास्टर टूर्नामेंट में स्पिरिट फाइट कभी भी किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती। इसके लिए पार्टनर्स को ताकतवर दुश्मनों को हराने के लिए एक दिल से मिलकर काम करने की जरूरत होती है। तांग ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी तैयार नहीं था। टीचर, मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास अभी भी थोड़ी कमजोर है, इसलिए मैं अपने क्लियर स्काई हैमर में एक स्पिरिट रिंग जोड़ना चाहता हूं। भले ही यह सिर्फ एक ही हो, इससे न सिर्फ मेरी सोल पावर बढ़ेगी, बल्कि मैं पूरी सिचुएशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल भी कर पाऊंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें अभी याद है कि तुम्हारे पिता और मैंने पहले क्या कहा था? ये सुनकर तांग ने थोड़ा सा हिलाया और यू शियाओगांग ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले डिटेल में नहीं बताया था। ट्विन स्पिरिट्स के लिए कल्टीवेशन के तरीके के बारे में। पहली स्पिरिट के पूरी तरह कल्टीवेशन से पहले दूसरी स्पिरिट में कोई स्पिरिट रिंग्स न डालें, नहीं तो स्पिरिट कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा, जिससे शरीर फट जाएगा और मर जाएगा। 100 साल में जुड़वा आत्माओं वाले 3 से ज्यादा स्पिरिट मास्टर नहीं हुए हैं। उनमें से एक, जिसका आइडिया भी आपके जैसा ही था, जब उसने अपनी दूसरी स्पिरिट में दूसरी स्पिरिट रिंग जोड़ी तो उसका शरीर फट गया और वह मर गया। ये राज सुनकर तांग को अचानक दिलचस्पी हुई और उसने जल्दी से पूछा, तो फिर दूसरे ट्विन मार्शल सोल प्रोसेसर का क्या हुआ? उनका क्या हुआ? दूसरे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सफलता मिली। वह स्पिरिट हॉल की वर्तमान सुप्रीम पोंटिफ बीबी डोंग है। बीबी डोंग का नाम सुनते ही यू शियाओगांग के दिल में एक अजीब सा अफसोस हुआ। उसने अपनी पहली स्पिरिट को टाइटल डुलो लेवल तक कट करने के बाद ही अपनी दूसरी स्पिरिट में स्पिरिट रिंग से जोड़ी। और तुम्हारे पिता और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम टाइटल डुलो लेवल पर पहुंचने के बाद स्काई हैमर में स्पिरिट रिंग से जोड़ो और कॉन्टिनेंट पर सिर्फ 2 ट्विन स्पिरिट मास्टर्स में से एक बनो, जिनके पास 10,000 साल या 100,000 साल की रिंग्स हों। टेंग ने यू शियाओगांग की बातों पर पूरा यकीन कर लिया। उसकी नजरें बहुत ज्यादा मजबूत हो गई क्योंकि उसने अभी के लिए क्लियर स्काई हैमर में स्पिरिट रिंग से जोड़ने का आइडिया पूरी तरह से छोड़ दिया और खुद को रोजाना की ट्रेनिंग में लगा दिया। दोपहर तक, जब लंबी दूरी की दौड़ के प्रोजेक्ट का पहला स्टेज पूरा हो गया, जब सब लोग दोपहर के ब्रेक के लिए अपने अपने कमरों में लौटने की तैयारी कर रहे थे, तो ज़ियाओबू ने मा होंगजुन, ऑस्कर, ताइलोंग और बाकी लोगों को कुल 5 शेख 7 डेविल्स के मीटिंग रूम में बुलाया। शियाओबू, तुम्हारे पास ऐसा क्या राज है कि तुम हम सबको यहाँ इकट्ठा करने पर रहे हो? इससे पहले कि तुम हमें बताओ। भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबको हैरान देखकर शियाओबू ने जल्दी से 9 लकड़ी के बक्से निकाले और एक-एक करके उनके ढक्कन खोले। एक तेज दवा वाली खुशबू फैली, जिससे सभी को तरोताजा और आराम महसूस हुआ। ये दवा वाली जड़ी बूटियां हैं जो मेरे माता-पिता ने मुझे दी हैं। ये हमारे पार्टनर के काम आएंगी। छोटी सैन, तुम हमें से दवा के बारे में सबसे अच्छी जानती हो, इसलिए तुम्हें ही इन दवा वाली जड़ी बूटियों का इंतजाम करना चाहिए। शियाओबू ने 9 दवा वाली जड़ी बूटियां तांग को दी, फिर बेचैन होकर दूसरी तरफ देखने लगा और दवा वाली जड़ी बूटियों की शुरुआत के बारे में जानकारी छिपाने के लिए शर्मीले चेहरे का इस्तेमाल किया। जब तांग ने इन औषधीय जड़ी बूटियों को देखा तो उसकी आंखों में कभी न खत्म होने वाली रोशनी चमक उठी और वह बहुत हैरान होकर बोला, ये 3rd ग्रेड जिनसिंग ट्विन लोड्स और मेडिसिनल हर्ब्स में टॉप ग्रेड स्नो सिल्कवर्म है। तीसरे भाई, इन औषधीय जड़ी बूटियों का हमारे लिए क्या उपयोग है? मा होंगजुन ने तांग की तरफ देखा, जो पहली बार ऐसा अजीब सा उत्साह दिखा रहा था और बहुत उत्सुकता से पूछा। ये दवा वाली जड़ी बूटियां हमारी कम सोल पावर की कमी को पूरी तरह से पूरा कर सकती हैं। इनसे फैटी, आपकी सोल पावर कम से कम 2 से 3 लेवल तक बढ़ सकती है। इनका मैरो क्लींजिंग का असर भी होता है और ये आपकी आगे की साधना की स्पीड को तेज कर देंगी। ये सचमुच एक अद्भुत खजाना है। शियाओबू, ये चीजें तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हें दी हैं, तुम्हें इन्हें अपने पास रखना चाहिए। हालांकि टेंग सच में इन दवा वाली जड़ी बूटियों को चाहती थी, लेकिन वे खेती के रिसोर्स थे जो शियाओबू को उसके माता-पिता ने दिए थे। अगर उन रिसोर्स का इस्तेमाल सिर्फ सोल मास्टर टूर्नामेंट के लिए किया जाता तो ये कुछ हद तक गलत होता। हाँ, शियाओबू, तीसरा भाई सही कह रहा है। मेरे सेक्ट में ऐसी बहुत सारी मेडिसिनल जड़ी बूटियां हैं, मैं अपने पिता से कुछ भेजने के लिए कह सकता हूं। निंगरोंगरोंग ने शियाओबू का हाथ पकड़ा और उसे दिलासा दिया। हालांकि उनके 7 ट्रेजर ब्लेज टाइल स्कूल की औषधीय जड़ी बूटियां उतनी कीमती नहीं थी जितनी शियाओबू लाई थी, फिर भी उनमें से कई ऐसी थी जिन्हें सोल पावर बढ़ाने के लिए खाया जा सकता था। मैंने उन्हें पहले ही दे दिया है, मैं उन्हें वापस कैसे ले सकता हूं? लिटिल सैन, जब तुम इन दवा वाली जड़ी बूटियों के नाम जानते हो तो उन्हें हमारे पार्टनर्स को दे दो। जब हमारी सोल पावर बढ़ेगी तभी हम सोल मास्टर टूर्नामेंट में चमक पाएंगे। ज़ियाओबू के गाल थोड़े फूल गए जब उसने अपने पार्टनर की मेहरबानी को मना कर दिया। ये देखकर टेंग ने इसे रोकने की कोशिश करना बंद कर दिया। दवा वाली जड़ी बूटियों की खासियत के आधार पर उसने उनमें से 5 जड़ी बूटियां एक-एक करके निंगरोंगरोंग और दूसरों को बांट दी। क्योंकि दाई मोबाइल स्पिरिट हंटिंग पर थे, इसलिए एक और जड़ी बूटी उनके लिए रिजर्व थी। तांग बाकी तीनों को वापस शियाओबू के पास ले आया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, शियाओबू पहले बोल पड़ा, भाई, ये 3 दवा वाली जड़ी बूटियां मेरे लिए ज्यादा काम की नहीं है। तुम हमारे शेख 7 डेविल्स का कोर हो, तुम्हारा इन्हें लेना हमारी टीम के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। शियाओबू, तुम्हें पाकर बहुत अच्छा लगा। इस समय तांग ज़ियाओबू के बिना स्वार्थ के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन कसम खाई कि उसे स्पिरिट एंसेस्टर बनना है, एक शक्तिशाली स्पिरिट रिंग जोड़नी है और सोल मास्टर टूर्नामेंट में सभी विरोधियों को हराना है। वह ज़ियाओबू की दयालुता को कभी बेकार नहीं जाने देगा। भाई, तांग की बातों से ज़ियाओबू का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे बहुत शर्म महसूस हुई। औषधीय जड़ी बूटियां मिलने के बाद सभी लोग एक-एक करके पालती मारकर बैठ गए। जड़ी बूटियों का सेवन करके उनकी औषधीय शक्ति को सोख लिया और उनकी आत्मा की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। जल्द ही 5 महीने बीत गए और पूरा हेवन डू सिटी और भी ज्यादा रौनक वाला हो गया। हेवन डू कॉम्पिटिशन जोन की सभी स्पिरिट मास्टर टीमें हेवन डू सिटी में आ गई थी। हेवन डू शहर के बीच में मौजूद हेवन डू प्लाजा में हेवन डू साम्राज्य के ज्यादातर स्पिरिट मास्टर एलीट इकट्ठा हुए थे। सम्राट ज़ू ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। उनके बाईं ओर प्लेटिनम बिशप सालास और दाईं ओर निंगफैंगजी एक कीमती छड़ी पकड़े हुए थे। 131 क्या तांग की हमेशा रहने वाली चौथी अंगूठी अनाउंसर फ्लाइंग डिस्क पर सवार होकर लगातार हेवन डू प्लाजा के ऊपर चक्कर लगाते हुए बड़े जोश के साथ बोल रहा था, आइए हेवन डू डिवीजन की अकादमियों की प्रतिनिधि टीमों का स्वागत करें। गर्मजोशी से तालियों के साथ कृपया हेवन डू रॉयल अकादमी टीम का स्वागत करें। जी वुमिंग की लीडरशिप में हेवन डू रॉयल अकेडमी टीम 1 के सदस्य सबसे पहले हेवन डू प्लाजा में घुसे। एक पल में कई लोगों की नजरें पूरी तरह से जी वुमिंग की लीडरशिप में 7 लोगों पर टिक गईं। हेवन डू रॉयल अकेडमी टीम 1 एक गारंटी टीम है जो सीधे फाइनल में पहुंच सकती है, तो वे दूसरी अकेडमी के साथ शुरुआती कंपटीशन में क्यों हिस्सा ले रहे हैं? भाई, तुम्हें शायद कम जानकारी है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हेवन डू रॉयल अकेडमी टीम 1 की पूरी ताकत अब कितनी ताकतवर है? 2 स्पिरिट किंग्स और 5 स्पिरिट एंसेस्टर्स, इतनी मजबूत टीम को आगे बढ़ने की गारंटी की जरूरत नहीं है। मेरी राय में इस सोल मास्टर टूर्नामेंट का चैंपियन हेवन डू रॉयल अकेडमी टीम 1 होना चाहिए। अब जी वुमिंग की मदद से शिमो, स्टोन मिल और जूजू किंग, जो आधे साल पहले स्पिरिट एल्डर थे, सभी स्पिरिट एंसेस्टर बन गए हैं। स्टोन मिल भाइयों की सोल पावर पहले से ही काफी ज्यादा थी और 2 रहस्यमय पानी की गोलियों से प्रेरित होकर उन्होंने लगातार स्पिरिट एल्डर रैंक को पार कर लिया। क्योंकि जुजुकी का सोल पावर लेवल पूरी टीम में सबसे कम था, इसलिए एक रहस्यमय वाटर पिल और वाटर इमोर्टल ज़ेड मसल बोन से बनी वाटर इमोर्टल पिल लेने के बाद उसकी सोल पावर ओरिजिनल लेवल 34 से लेवल 43 कल्टीवेशन तक बढ़ गई, जिससे वह टीम की 5वीं सबसे ऊंची रैंक वाली मेंबर बन गई। हेवन डू रॉयल अकेडमी टीम्स 1 और 2 के लगातार आने के बाद 5 ग्रेट एलिमेंटल अकेडमी टीम्स आई। इन 5 ग्रेट एलिमेंटल अकेडमी टीमों में से एलिफेंट आर्मर अकेडमी को छोड़कर बाकी 4 ग्रेट एलिमेंटल अकेडमी अनुभवी और मजबूत टीमें हैं और उनके सदस्यों की कुल ताकत कमजोर नहीं है। हर टीम में कम से कम 4 या उससे ज्यादा स्पिरिट एंसेस्टर हैं। लेकिन जैसे ही अनाउंसर ने अकेडमी का इंट्रोडक्शन खत्म किया, एक टीम जो पूरी तरह हरे रंग से ढकी हुई थी और जिस पर विज्ञापन लगे थे, जोकरों की तरह सबसे आखिर में अंदर आई।
तानसान और उनकी टीम को पास से गुजरते हुए देखने वाले सभी लोगों ने नफरत और मजाक के भाव दिखाए। ये किस अकादमी की रिप्रेजेंटेटिव टीम है, सिर से पैर तक हरे रंग में लिपटी हुई। जो कोई भी बेहतर नहीं जानता वह सोचेगा कि ये कुछ नाकाबिल माली है। बहुत बुरा, अकेडमी और स्टूडेंट्स दोनों का टेस्ट खराब है। ऑडियंस को श्रेक का मजाक उड़ाते हुए सुनकर दाई मुबाई को बहुत गुस्सा आया। अगर वह ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले रहा होता तो वह दौड़कर सबसे पहले उन लोगों को पीटता। तीसरे भाई ऊपर देखो, मेन सीट पर जो बैठे हैं वे हेवन डू एम्पायर के सम्राट हिज मैजेस्टी ये हैं। बाईं ओर जो हैं वे स्पिरिट हॉल के प्लेटिनम बिशप सालास हैं और दाईं ओर जो हैं वे मेरे पिता हैं जिनसे आप पहले ही मिल चुके हैं। निंगरोंगरोंग ने हेवन डू डिवीजन के 3 सबसे जाने माने लोगों और असल में पूरे हेवन डू कंपटीशन जोन का उत्साह से तानसान और दूसरों से परिचय कराया। तानसान ने बड़ी स्क्रीन पर सलास को देखा, मुंह बनाया, मुठियां भींची। उसके अंदर गुस्से की आग अपने आप भड़क उठी। उसकी मां की मौत और उसके पिता और उसकी हालत सब स्पिरिट हॉल की वजह से हुआ। अगर वे नहीं होते तो उसका परिवार बेफिक्र जिंदगी जी सकता था। हेवन डू प्लाजा के ऊपर बैठे सम्राट जूये नीचे जी वुमेन के नेतृत्व वाली हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 पर पूरा ध्यान दे रहे थे और उन्होंने निंग फैंगजी से कहा, स्कूल मास्टर निंग, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी टीम है जिसे आप पसंद करते हैं। महाराज, हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 के अलावा मैं एक और टीम का भी समर्थन करता हूं, लेकिन कृपया मुझे अभी आपको सस्पेंस में रखने की अनुमति दें। ओह, सम्राट जूये ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही हेवन डू डिवीजन की सभी हिस्सा लेने वाली टीमें अंदर आई, अनाउंसर ने जोर से चिल्लाया, आइए हम हेवन डू एम्पायर के महाराज जूये का सोल मास्टर टूर्नामेंट के लिए ओपनिंग स्पीच देने के लिए स्वागत करें। जैसे ही अनाउंसर ने बोलना खत्म किया, सम्राट जूये ने माइक्रोफोन लिया, हाई प्लेटफॉर्म पर सबके सामने खड़े हुए और जोर से घोषणा की कि सोल मास्टर टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू हो गया है। दोपहर में कई टीमों ने लॉटरी निकालनी शुरू की और कंपटीशन का शेड्यूल जारी किया गया। जी वुमेन की लीडरशिप वाली हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम ने एक अनजान कमजोर टीम निकाली। मैच शुरू होने से पहले ही जी वुमेन का सामना कर रही कमजोर टीम ने सरेंडर करने का ऐलान कर दिया। बस इसी तरह हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 ने आसानी से शुरुआती कंपटीशन मैच जीत लिया। ड्रॉ के दौरान टेंसेन की टीम ने सीधे हेवन डू रॉयल एकेडमी को ड्रॉ किया। निंगरोंगरोंग, माहोंगजुन और बाकी लोग इस बात से बहुत घबरा गए थे। कृपया इसे हेवन डू रॉयल अकादमी टीम 1 न बनने दें, कृपया ऐसा न करें। अचानक सालास ने 2 सोने के किनारे वाले टोकन जमीन पर फेंक दिए। माहोंगजुन और दूसरों ने उन्हें साफ-साफ देखा तो उनके तनाव और बेचैन दिलों को आखिरकार राहत मिली। शुक्र है कि यह केवल हेवन डू रॉयल अकादमी टीम 2 है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जल्द ही दोपहर हो गई। पहले 4 सोल ड्यूलिंग कंपटीशन एक के बाद एक खत्म हो गए थे और 5वां मैच श्रेक एकेडमी टीम बनाम हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 का था। इस लड़ाई के लिए 7 सदस्यों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। जहां तक हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 की बात है, वे 1 या 2 साल पहले श्रेक एकेडमी से हार गए थे और अब वे फिर से उन्हीं लोगों का सामना कर रहे थे। बॉस डाई, बाद में मेरी स्पिरिट एबिलिटी के साथ कोऑपरेट करना। चलो 1 मिनट के अंदर लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, श्रेक विजयी होगा। श्रेक टीम 7 और हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 ने लगभग एक साथ सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। तुम टेंसेन हो, है ना? पिछली बार हम लापरवाह थे जिससे तुम्हारी जैसी कमजोर एकेडमी टीमें जीत गईं। लेकिन इस बार हम तुम्हें पक्का पूरी तरह हरा देंगे और तुम्हारे सोल मास्टर टूर्नामेंट के सपने को समय से पहले ही खत्म कर देंगे। परफेक्ट, बस आप इंतजार कीजिए। माहोंगजुन हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 के रहस्यमय कॉन्फिडेंस से काफी निराश थे। ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले का 5वां मैच श्रेक एकेडमी बनाम हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2। अभी शुरू करें। जैसे ही अनाउंसर ने बोलना खत्म किया, दाई मुबाई जो टीम फॉर्मेशन में सबसे आगे थे ने गंभीरता से कहा, भाइयों अपनी आत्माओं को सक्रिय करो। श्रेक टीम के 7 सदस्यों ने अपने अपने स्पिरिट रिंग दिखाए जो सभी स्टैंडर्ड स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन के थे। लेकिन टेंसेन जो टीम के बीच में था उसके पैरों के नीचे धीरे-धीरे एक हल्की काली चौथी स्पिरिट रिंग उभरी। ये नजारा देखकर सभी लोग खड़े हो गए और सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर टेंसेन को हैरानी से देखने लगे। 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग। जू ये भी इस समय बहुत हैरान था। उसके लिए तानसान की 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग सिर्फ औसत थी, क्योंकि न सिर्फ वह इस लेवल पर पहुंच गया था, बल्कि जी वुमेन की चौथी स्पिरिट रिंग भी 10,000 साल की स्पिरिट रिंग थी। ऑडियंस में बैठे जी वुमेन के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। आइस एंड फायर यिन यांग वेल और 3 अमर पौधों की बढ़ोतरी के बिना तानसान ने 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग कैसे हासिल की? असल में टेंसेन की चौथी स्पिरिट रिंग ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में मौजूद एक केव डेमन स्पाइडर से आई थी। अगर ब्लू सिल्वर किंग की मदद न होती तो उसकी अभी की फिजिकल फिटनेस के हिसाब से उसके लिए 10,000 साल से ज्यादा पुराने केव डेमन स्पाइडर स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब करना नामुमकिन होता। जैसे ही हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 हैरान रह गई, टेंसेन ने मौके का फायदा उठाया। उसके पैरों के नीचे काली स्पिरिट रिंग घूम गई जब उसने उसे अपने हाथों से कंट्रोल किया। चौथी आत्मा क्षमता ब्लू सिल्वर जेल। जमीन से अनगिनत नीली लाल ब्लू सिल्वर ग्रास बेलें उगईं और एक साथ 3 मीटर ऊंचे ब्लू सिल्वर ग्रास पिंजरे बन गए जिसमें नई रिएक्ट कर रही हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 2 फंस गई। 132 मैं समझाता हूं। जो लीडर्स अब तक अपडेट्स फॉलो कर रहे थे, मुझे सॉरी। आज मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं एक दिन की छुट्टी ले रहा हूं। अपडेट्स कल फिर से शुरू होंगे और मैं आने वाले प्लॉट के लिए अपने विचार ऑर्गेनाइज करने का भी मौका लूंगा। आजकल मैं अपनी राइटिंग को लेकर थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा हूं और मुझे लगता है कि प्लॉट थोड़ा ज्यादा भरा हुआ हो गया है। किताब के स्टेट्स दिन ब दिन गिरते देखकर मेरा दिल काफी भारी हो रहा है। असल में कहानी शुरू में बहुत तेजी से आगे बढ़ी, इसलिए बीच का सोल मास्टर टूर्नामेंट आज थोड़ा बोरिंग हो गया है। इसके अलावा मैंने शुरू में ही प्रोटैगनिस्ट को बहुत ज्यादा चीट दे दिए, इसलिए सोल मास्टर टूर्नामेंट में ज्यादा हाइलाइट्स नहीं है। यह असल में बस एक स्टीमरोल और पूरी तरह से स्टॉर्म है। लेकिन मैं इसे कैसे कहूं? मैंने सोल मास्टर टूर्नामेंट के बाद के लिए ज्यादातर प्लॉट पहले ही प्लान कर लिया है और बाद के स्टेज बहुत एक्साइटिंग होंगे। लेकिन इस किताब के शुरुआती हिस्सों में जहरीले पॉइंट्स की वजह से पढ़ने वालों का नुकसान बहुत ज्यादा है। इसमें कोई मदद नहीं है। उन शुरुआती दिक्कतों को ठीक करना बहुत मुश्किल है। जो रीडर्स अभी भी इस बुक को पढ़ रहे हैं, मैं सोल मास्टर टूर्नामेंट को जल्द से जल्द खत्म करूंगा और आगे की कहानी शुरू करूंगा। अगर आप पढ़ते रह सके तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो भी कोई बात नहीं। यह मेरी लिखने की दिक्कतों की वजह से है। 133 एजोर सेंट यूनिकॉर्न को एब्जॉर्ब करना। जी वुमेन जो पीछे चल रहा था, उसने 2 जानवरों का शर्मनाक सीन देखने के लिए गुफा में अंदर जाने का फैसला नहीं किया। वह काफी ट्रेडिशनल सोच वाला आदमी था और ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगा। वह गुफा के बाहर ही रहा, दीवार से टिककर अंदर की हलचल सुनता रहा। आखिर उसके पिछले साइज को देखते हुए मेल एजोर सेक्रेट यूनिकॉर्न एक 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट था और फीमेल येलिंगलिंग की चौथी स्पिरिट रिंग के लिए बिल्कुल सही थी। ये कहा जा सकता है कि जिस पर उसने इन 2 स्पिरिट बीस्ट का पीछा करने का फैसला किया, ये 2 दुर्लभ हीलिंग टाइप स्पिरिट बीस्ट पहले से ही उसकी मुट्ठी में थे। चाहे वह कोई भी हो, वह उसे नहीं छोड़ेगा। बूम बूम बूम। गुफा के अंदर का शोर एक रोलर कोस्टर जैसा था, तेज लेकिन बिना लेके नहीं। आधे घंटे के बाद अंदर का तेज हंगामा आखिरकार बंद हो गया। हंसी। इस समय फीमेल एजोर सेंट यूनिकॉर्न से निकली आवाज में कुछ गुस्सा था, जो पहले कोर्टशिप के दौरान निकली आवाज से बहुत अलग था। अचानक एक धमाके के साथ ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर गुफा की दीवार से टकरा गया हो। गुफा के ऊपर से सीधे लटके पत्थर के स्पाइक गिर गए। अंदर हुए हंगामे से जी वुमेन तुरंत अलर्ट हो गया। क्या इन 2 स्पिरिट बीस्ट के बीच का हंगामा थोड़ा ज्यादा हो रहा है? अगर वह फीमेल एजोर सेंट यूनिकॉर्न मारा गया तो बुरा होगा। जी वुमेन की मेंटल एनर्जी तेजी से गुफा में फैल गई। एक पल में पूरे पहाड़ की बनावट और गुफा के अंदर सभी जीवों के शरीर के तापमान से बना एक खास सीन उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने देखा कि एक छोटा घोड़े जैसा स्पिरिट बीस्ट धीरे-धीरे जमीन से उठ रहा है और अपने सामने खड़े एजोर सेंट यूनिकॉर्न को बहुत गुस्से से देख रहा है जिसने उस पर हमला किया था। उसके पंख फड़फड़ाए और एक तेज सोल पावर का उतार चढ़ाव मेल एजोर सेक्रेट यूनिकॉर्न की ओर बढ़ा। ये देखकर कि चीजें ठीक नहीं है, मेल एजोर सेक्रेट यूनिकॉर्न ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और गुफा के एंट्रेंस की ओर उड़ गया। एक बीस्ट आगे भागा जबकि दूसरा पागलों की तरह पीछे भागा, अपने एकमात्र अटैक टाइप स्किल का इस्तेमाल करते हुए जिसे उसने मास्टर किया था। ये सीन देखकर जी वुमेन ने बहुत गुस्से में पत्थर की दीवार पर अपना मुक्का मारा। यह मेल एजोर सेक्रेट यूनिकॉर्न जानता था कि मीटिंग के बाद ये जरूर मर जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बिना जिम्मेदारी लिए मीटिंग करना चाहेगा। ये सच में एक घटिया बीस्ट है। ये देखकर कि 2 स्पिरिट बीस्ट गुफा से बाहर होने वाले थे, जी वुमेन ने तुरंत अपनी ब्लड थंडर वॉस्पियर मार्शल सोल को बुलाया। सी वेव स्ट्रेंज एम्पर क्रायो वाटरिंग सीकल। एक पल में 60 मीटर के दायरे में समय रुक सा गया। हवा में मलबा तैरने लगा और जी वुमेन तेजी से 2 एजोर सेंट यूनिकॉर्न के सामने उड़ गया। जैसे ही मेल एजोर सेक्रेट यूनिकॉर्न ने उसे लात मारने के लिए अपना पैर उठाया, खूनी भला सीधे उसके घोड़े के सिर पर लगा। धमाका। मेल एजोर सेक्रेट यूनिकॉर्न का होश गड़बड़ा गया और उसका शरीर भी हिलने लगा। जैसे ही पीछे खड़ी फीमेल एजोर सेंट यूनिकॉर्न जी वुमेन की थर्ड सेल्फ क्रिएटेड स्पिरिट स्किल की रोक से आजाद होने वाली थी, वैसे ही फीमेल यूनिकॉर्न पर भी वही थप्पड़ मारने वाला मूव इस्तेमाल किया गया। जैसे ही तीसरे सेल्फ क्रिएटेड स्पिरिट स्किल का असर खत्म हुआ, दोनों एजोर सेंट यूनिकॉर्न धड़ की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े और कोमा में चले गए।
पा तुम गैर जिम्मेदार कमीने, अगर तुम 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट नहीं होते तो मैं तुम्हें पहले लिंगलिंग की स्पिरिट रिंग बनने देता। हालांकि ये लिंगलिंग ने इनिंग हॉट ब्रोकन रेड का सेवन किया था, लेकिन उसने लंबे समय तक बॉडी टेम्परिंग ट्रेनिंग नहीं ली थी। चौथी स्पिरिट रिंग के तौर पर 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना अभी भी बहुत सेफ नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि वह सिर्फ एक सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर थी। जी वुमिंग वहीं खड़े होकर दो बेहोश स्पिरिट बीस्ट को देख रहे थे। ट्रांसपोर्ट के दौरान सेफ्टी पक्का करने के लिए जी वुमिंग ने दो एजोर सेंट यूनिकॉर्न्स को दो भारी नींद लाने वाली गोलियां खिला दी। फिर उन्होंने उन्हें अपने 100 खजाने वाले पाउच में रखा और तेजी से डुगोबो की तरफ उड़ गए। उड़ते समय वह अपनी मेंटल एनर्जी से लगातार 100 खजाने वाले पाउच के अंदर की स्थिति को देख रहे थे। उन्हें डर था कि अगले ही सेकंड 100 खजाने वाले पाउच में इमोर्टल प्लांट्स की वजह से दोनों स्पिरिट बीस्ट पूरी तरह से जाग जाएंगे, यह मुश्किल होगा। किस्मत से ये सब सिर्फ एक झूठा अलार्म था। जब जी वुमिंग वापस लौटे तो कई स्पिरिट बीस्ट उस जहरीले धुएं के बाहर थे जहां 50,000 साल की अंधेरी रात का डेमोनिक लेपर्ड था, गुस्से में दहाड़ रहे थे और किसी भी समय अंदर घुसने के लिए तैयार थे। ऐसा लगता है कि डुगोबो ने 1700 साल से ज्यादा पुरानी उस अंधेरी रात के राक्षसी बाघ को पहले ही पकड़ लिया है। जी वुमिंग के इमोशनल होकर आह भरने के बाद वह जहरीले धुंध के एक तरफ से उड़कर कई स्पिरिट बीस्ट के सामने आ गया। वहां मौजूद उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट उसे पकड़ नहीं पाए। इस समय डुगोबो, जिसने जी वुमिंग की वापसी का पता लगा लिया था, परेशान भीड़ से चिल्लाया कि जी वापस आ गया है। जब जी वुमिंग हरी धुंध से बाहर निकले तो डुगुयान खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाए। बच्चे जी, अगर तुम वापस नहीं आते तो ये दोनों छोटे पूर्वज तुम्हें ढूंढने निकल जाते। मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा गिफ्ट लाया हूं, लिंगलिंग। जी वुमिंग के हाथ हिलाने से दो एजोर सेंट यूनिकॉर्न, एक बड़ा और एक छोटा, सबके सामने आ गए। इन दो अजूर सेंट यूनिकॉर्न को मैंने नशा दिया है। लिंगलिंग, जल्दी से इस फीमेल अजूर सेंट यूनिकॉर्न को आखिरी झटका दो और इसे अपनी चौथी स्पिरिट रिंग बनने दो। ठीक है। सबकी उम्मीद भरी नजरों के बीच ये लिंगलिंग ने अपनी कमर के अंदर से खंजर निकाला और कुछ हिचकिचाहट के साथ उसकी गर्दन में घोंप दिया। फीमेल एजोर सेंट यूनिकॉर्न का शरीर अचानक कुछ बार हिला और फिर शांत हो गया। फीमेल एजोर सेक्रेट यूनिकॉर्न के नीचे से एक गहरे बैंगनी रंग का स्पिरिट रिंग निकलने लगा। ये लिंगलिंग ने अपने बगल में अपनी मां को देखा, फिर जी वुमिंग और दूसरों को देखा। उसकी खुशी सातवें आसमान पर थी। वह पालथी मारकर बैठ गई और एजोर सेंट यूनिकॉर्न के स्पिरिट रिंग को सोखने लगी। जब ज़ुज़ुकी और ये लिंगलिंग अपनी स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे तो जी वुमिंग ने कहा, आंटी, मैं अभी के लिए ब्रेकिंग प्लान से इस 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट हीलिंग टाइप स्पिरिट बीस्ट का ध्यान रखने को कहूंगा। अगर लिंगलिंग भविष्य में स्पिरिट किंग बन जाती है तो वह इस स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। ऐसा लगता है कि मेरा ये परिवार आपका जो एहसान मानता है उसे इस जन्म में चुकाया नहीं जा सकता। ये वही अपने सामने वाले बच्चे को बहुत मानती थी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसने मार्शल सोल प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया था जो फैमिली को लंबे समय से परेशान कर रही थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि लिंगलिंग के लिए उसकी चिंता का लेवल पहले ही आम दोस्तों से ज्यादा हो गया था। ये साफ था कि लिंगलिंग उसके दिल में थी और एक मां होने के नाते वह अपनी बेटी की भावनाओं को कैसे नहीं समझ सकती थी। ये कहा जा सकता है कि वह येवई इस पति को पाकर बहुत खुश थी। इस समय जी वुमिंग येवई का सामना करते हुए कुछ बेबस महसूस कर रहा था। ये लिंगलिंग की स्पिरिट का इवोल्यूशन पूरा होने के बाद उसने सोचा था कि क्या वह येवई की 9 हॉट बेगोनिया में भी बदलाव ला सकता है, लेकिन उसके पास अभी जो 12 अमर जड़ी बूटियां थीं उनमें से किसी में भी 9 हॉट बेगोनिया के विकास की 100% गारंटी देने की काबिलियत नहीं थी। इन जेड डिवाइन बांस के पास एक निश्चित मौका था, लेकिन उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। अगर 9 हॉट बेगोनिया विकसित नहीं हुआ तो इन जेड डिवाइन बांस खत्म हो जाएगा। बेशक अगर यान गुडी उसे दी गई कुछ टॉप ग्रेड मेडिसिनल जड़ी बूटियों को गोलियों में बदल सकता है तो उसे गोलियों को रिफाइन करने के लिए इमोर्टल प्लांट्स का इस्तेमाल करने देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस समय वह येवई को एक अमर पौधे से बनी गोली लेने दे सकता था। अगर यह काम नहीं भी करती तो भी वह पूरा अमर पौधा पूरी तरह से नहीं खोता। 1.134 स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में सोल बीस्ट दंगा थोड़ी देर बाद ज़ुज़ुकी के सिर के ऊपर बैंगनी स्पिरिट रिंग धीरे-धीरे नीचे उतरी और उसकी स्पिरिट का पूरा हिस्सा बन गई। उसने अपनी आंखें खोली और डुगुयान बड़ी उत्सुकता से उसके पास दौड़ा और बोला, ज़ुकी, तुम्हारी थर्ड स्पिरिट एबिलिटी क्या है? मेरी तीसरी स्पिरिट एबिलिटी, मैंने इसे नेदरवर्ल्ड एनिहिलेशन के नाम दिया है। मेरे हाथ नाइट डेमन टाइगर की तरह टाइगर क्लॉस की एक जोड़ी बनाते हैं और नाइट डेमन टाइगर की तरह मैं एनवायरनमेंट में गायब हो सकता हूं। इसके अलावा मेरा अटैक और स्पीड दोनों 25% बढ़ जाते हैं। ज़ुज़ुकी ने उम्मीद कर रहे ग्रुप को देखा। उसके अभी के लेवल के हिसाब से ऐसी एम्प्लीफिकेशन टाइप स्पिरिट एबिलिटी होना पहले से ही काफी अच्छा था। बुरा नहीं है, हालांकि यह किड जी की स्पिरिट एबिलिटी जितनी जबरदस्त नहीं है, लेकिन इस स्टेज पर ऐसी एम्प्लीफिकेशन टाइप एबिलिटी पाना आपके लिए पूरी तरह से काफी है। डुगुबो भी खुश था कि ज़ुज़ुकी को इतना अच्छा स्पिरिट एबिलिटी इफेक्ट मिल गया। आखिर एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट के अलावा इसमें कंसीलिंग ट्रैक्स जैसी एक एबिलिटी भी थी। इससे सोल ड्यूरिंग कंपटीशन के दौरान अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। अगर वह आर्मी में शामिल होती तो वह एक परफेक्ट स्काउट होती। लेकिन जैसे ही वे ज़ुज़ुकी को मिली स्पिरिट एबिलिटी पर खुश हो रहे थे, स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के कोर एरिया पेरीमीटर पर दो अलग-अलग दिशाओं में मौजूद 84,000 साल के स्पिरिट बीस्ट अचानक जाग गए। उन्हें लंबे समय से एजोर सेंट यूनिकॉर्न के लौटने का कोई संकेत नहीं मिला था। गर्जन लगभग एक साथ 4 जोरदार दहाड़ें सुनाई दी। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के लगभग आधे हिस्से में स्पिरिट बीस्ट बेचैन होने लगे। सभी अलग-अलग स्पिरिट बीस्ट के इलाकों की ओर भागने लगे। जो भी इंसान उनसे मिलते उन्हें वहीं मार दिया जाता। धीरे-धीरे जानवरों की एक बड़ी लहर बन रही थी। इस समय डुगुबो, जो जहरीले धुंध के बाहर की स्थिति की जांच करने के लिए जिम्मेदार थे, गंभीर चेहरे के भाव लिए हुए थे। महामहिम, क्या जहरीले धुंध के बाहर कुछ हुआ है? सच में कुछ बड़ा हुआ है? कई स्पिरिट बीस्ट ने स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में इंसानों पर बिना सोचे समझे हमला करना शुरू कर दिया है। अब तक 4 स्पिरिट हंटिंग स्क्वाड स्पिरिट बीस्ट के मुंह में मारे जा चुके हैं। डुगुबो ने जमीन पर बेहोश मेल एजोर सेक्रेट यूनिकॉर्न को देखा और तुरंत समझ गया। स्पिरिट बीस्ट का अचानक गुस्सा पक्का इन दो एजोर सेंट यूनिकॉर्न से जुड़ा है। मेरा अंदाजा है कि जल्द ही इन दो एजोर सेंट यूनिकॉर्न के स्पिरिट बीस्ट बॉडीगार्ड बड़ी संख्या में 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट के साथ यहां पहुंचेंगे। जैसे ही लिंगलिंग अपनी चौथी स्पिरिट रिंग सोख लेगी, हमें इतने बड़े बीस्ट टाइप में फंसने से बचने के लिए तुरंत स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही डुगुबो ने बोलना खत्म किया, जहरीले धुंध के बाहर नाइट डेमन टाइगर ने कोर एरिया पेरीमीटर की तरफ कई लंबी चीखें लगाईं, जैसे उसे गुनगारों का पता चल गया हो। कोर एरिया पेरीमीटर के अंदर 50,000 साल के लेवल से ऊपर के कई स्पिरिट बीस्ट ने अपनी बहुत तेज समझ पर भरोसा करते हुए नाइट डेमन टाइगर की आवाज जल्दी से सुन ली। 50,000 साल से ज्यादा लेवल के कई स्पिरिट बीस्ट ने तुरंत सैकड़ों स्पिरिट बीस्ट को आगे बढ़ाया, जो जबरदस्त ऑरा के साथ जी वुमिंग और दूसरों की तरफ बढ़े। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले यहां से निकाल लेता और स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए आउटर एरिया पहुंचने तक इंतजार करता। अब मुझे डर है कि हमारे लिए निकलना मुश्किल होगा। हालांकि जहरीली धुंध एक रुकावट की तरह काम कर रही थी, जिसमें 100,000 साल का स्पिरिट बीस्ट भी जल्दबाजी में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन वे स्पिरिट बीस्ट, खासकर 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं थे। वे जरूर जहरीली धुंध के बाहर पहरा देंगे और सबसे इंतजार करेंगे। इसके अलावा स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर स्पिरिट बीस्ट जहरीले धुंध के बाहर बढ़ती संख्या में इकट्ठा होते थे और जितने ज्यादा होते थे उनसे निपटना उतना ही मुश्किल होता जाता था। आखिरकार 2 या 3 मिनट के बाद ये लिंगलिंग ने एजोर सेंट यूनिकॉर्न की स्पिरिट रिंग को सफलतापूर्वक एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही ग्रुप ने ये लिंगलिंग को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया से आखिरकार जागते देखा, डुगुबो ने गंभीरता से कहा, किड जी, तुम लड़कियों को लेकर पहले स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से बाहर निकलो। मैं पीछे का काम कवर कर लूंगा। ठीक है। इस समय जी वुमिंग को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत डुगुबो के सुझाव पर अमल किया और डुगुयान और दूसरों को स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके की ओर ले गए, जबकि डुगुबो उनके ठीक पीछे चले और किसी भी समय पीछे से हमला करने वाले किसी भी स्पिरिट बीस्ट को मार डाला। अच्छी बात यह है कि आधे घंटे के अच्छे तालमेल और मदद के बाद वे 6 लोग स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से सफलतापूर्वक निकल गए। इस बीच स्पिरिट मास्टर्स, जो स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में घुसने वाले थे, अंदर का शोर सुनकर रुक गए और पीछे हट गए। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में फिर से बीस्ट टाइप क्यों आया है? हम हंटिंग स्क्वाड कैसे बचेंगे? किसी स्पिरिट मास्टर ने जरूर कुछ बहुत कीमती स्पिरिट बीस्ट को उकसाया होगा ताकि इतनी हिंसक बीस्ट टाइप आ जाए। बेहतर होगा कि मैं उस स्पिरिट मास्टर का नाम पता न लगाऊं, वरना मैं उसे जरूर अपनी बात कह दूंगा। इस समय गाड़ी में सवार होकर और बहुत पहले स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से खुद को दूर करके जी वुमिंग के 6 लोगों के ग्रुप ने आखिरकार राहत की सांस ली। बच्चा, अगर लिंगलिंग थोड़ी देर से जागा होता तो हम सच में 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट के घेरे में फंस गए होते। मुझे भी इतने सारे 10,000 साल के स्पिरिट बीस्ट की घेराबंदी से निकलने का ज्यादा भरोसा नहीं होता, खासकर तब जब उनमें से 10 से ज्यादा 50,000 साल के लेवल से ऊपर हों। हाँ, किस्मत से हम किस्मत वाले थे, वरना अगर हम बच भी पाते तो कम से कम 1 या 2 महीने या उससे भी ज्यादा समय लग जाता। जी वुमिंग मान गए, लेकिन अगले ही सेकंड में उन्होंने अचानक कहा, दादाजी, आप पहले यानयान और बाकी लोगों को हेवंडू सिटी वापस ले जाइए। मुझे अभी भी सीनियर यान गुडी के
साथ कुछ मामले निपटाने हैं और मैं इस मेल एजोर सेक्रेट यूनिकॉर्न को भी ब्रेकिंग क्लैन में छोड़ दूंगा। ठीक है, जियालिंग पास में घुसने के बाद आगे बढ़ो। बस याद रखना कि हर चीज में सुरक्षा सबसे पहले आती है। डुगो जी वुमिंग को कुछ भी करने से नहीं रोकता था। इसके अलावा उसकी अभी की ताकत के आधार पर उसके पोते को अब उसकी सुरक्षा की खास जरूरत नहीं थी। यान और दूसरों को वापस भेजने के बाद अगर वह खुद ब्रेकिंग क्लैन में चला जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये भाई यान के साथ पॉइजन पाथ पर गहरी रिसर्च जारी रखने का एक अच्छा मौका होगा। जैसे जैसे दिन बीते गए, जियालिंग पास में घुसने के बाद जी वुमिंग ग्रुप से अलग हो गए। वह फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज में ब्रेकिंग क्लैन के न्यूक्लियर ग्राउंड्स की ओर उड़ गए। फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज सनसेट फॉरेस्ट के उत्तर में थी और दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। 2-3 दिन उड़ने और घोड़े की सवारी करने के बाद जी वुमिंग आखिरकार फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज में एक गॉज के नीचे पहुंच गए। गॉज का निचला हिस्सा जहरीली धुंध की एक परत से ढका हुआ है जो दुश्मन के हमलों के खिलाफ पहली सुरक्षा दीवार का काम कर सकती है। बुरा नहीं है, जी वुमिंग एक बहुत मोटी लोहे की चेन पर कूदा और पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। हालांकि लोहे की चेन वाला रास्ता थोड़ा छोटा था, लेकिन इसे बाहरी दुश्मनों का सामना करने का एक अच्छा तरीका माना जा सकता था। कोई कह सकता है कि ब्रेकिंग क्लैन का नया क्लैन ग्राउंड अगर जहर की धुंध वाली रुकावट न होती तो स्टाइल में लगभग क्लियर स्काई सेट जैसा ही होता। नमस्ते अलायंस लीडर, फॉलिंग लीफ सिटी में दुकान चलाने के लिए जिम्मेदार क्लैंसमैन ने यान गुडी को जी वुमिंग की खबर पहले ही बता दी थी। इस समय यान गुडी ब्रेकिंग क्लैन के क्लैन एल्डर्स को लीड कर रहे थे और जी वुमिंग के आने का स्वागत करने के लिए न्यू क्लैन ग्राउंड्स के एंट्रेंस पर खड़े थे। 1.135 तानसान अपने छिपे हुए हथियारों को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता था। सब लोग, किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, प्लीज खड़े हो जाए। यान गुडी के नेतृत्व में जी वुमिंग ब्रेकिंग क्लैन के नए कबीले के मैदान में दाखिल हुए। उनके बगल में यान गुडी ने कहा, सेक्ट मास्टर, मेरे ब्रेकिंग क्लैन के नए क्लैन ग्राउंड पहले से काफी अलग हैं। पहाड़ के नीचे हमारे पास 100 इंच पॉइजन मिस्ट है जिसे ब्रदर डू और मैंने बनाया है, जो हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। आगे हमारे पास थर्ड रैंक सोल टूल रेस हैं जो आपने सेक्ट के लिए स्टैंडर्ड हथियार के तौर पर दिए हैं। कबीले के मैदान के इलाके को मिलाकर इसे अजय और बचाव के लिए आसान लेकिन हमला करने के लिए मुश्किल बताया जा सकता है। इसके अलावा हमारे कबीले ने फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज में दर्जनों एकड़ दवाइयों के खेत उगाए हैं। आधे साल के अंदर हमारे कबीले को जरूर अपनी पहली अच्छी इनकम मिलेगी। जी वुमिंग ने कबीले के मैदान के अंदरूनी लेआउट का दौरा करते हुए यान गुडी की रिपोर्ट सुनी। उन्हें बहुत संतुष्टि महसूस हुई। अच्छा सीनियर यांग, आपके साथ मैं आराम से रह सकता हूं। जी वुमिंग ने तुरंत 100 खजानों की थैली से एजोर सेंट यूनिकॉर्न को बाहर निकाला। उसके पास यान गुडी और यान परिवार के बड़े बुजुर्ग बेहोश एजोर सेंट पॉइजन यूनिकॉर्न को जमीन पर पड़ा देखकर बहुत हैरान हुए। सेक्ट मास्टर, क्या यह एक जिंदा एजोर सेंट यूनिकॉर्न है? मुझे याद है तब हमारे कबीले ने 2 साल तक इसे ढूंढा था लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सोचिए कि आज इसे सेक्ट मास्टर पकड़ लेगा और इसके साइज को देखते हुए यह एक 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट है। यान गुडी ने अपने सामने एजोर सेंट यूनिकॉर्न को जलती हुई नजरों से देखा। यह एजोर सेंट यूनिकॉर्न बहुत ही दुर्लभ टॉप टियर हीलिंग स्पिरिट बीस्ट में से एक था। ये कहा जा सकता है कि इसका पूरा शरीर एक खजाना था, चाहे वह उसका फर हो या उसकी लाट। वे ब्रेकिंग क्लैन के मेडिसिन रिफाइनिंग के रास्ते के लिए जरूरी औषधीय जड़ी बूटियां थीं। खासकर उसके शरीर में बहने वाला स्पिरिट बीस्ट का खून, जिसमें हल्की ठीक करने वाली सोल पावर थी, वह सभी दवा वाली जड़ी बूटियों को मिलाने और गोलियों की पूरी दवा वाली ताकत को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा पदार्थ था। ये 10,000 साल का एजोर सेंट यूनिकॉर्न भी कुछ ऐसा था जो मेरे दादाजी और मुझे संयोग से मिला था। ये स्पिरिट बीस्ट के फैमिली के ये लिंगलिंग के लिए 5वीं स्पिरिट रिंग है और मुझे ये भी पता है कि हमारे ग्रुप को इस तरह के हीलिंग एट्रीब्यूट वाले स्पिरिट बीस्ट की बहुत जरूरत है। इसलिए जब तक ये लिंगलिंग लेवल 50 तक नहीं पहुंच जाती, ये स्पिरिट बीस्ट सीनियर यान के पास है। लेकिन एक बात इसे मरने मत देना। ये सुनकर यान गुडी पहले ही एजोर सेंट यूनिकॉर्न के पास जा चुका था और दोनों हाथों से उसके शरीर को धीरे से सहला रहा था। उसकी बढ़ती हुई एनर्जी ने यान गुडी को और भी एक्साइटेड कर दिया। सेक्ट मास्टर, इसे आपने मुझे जो टॉप क्वालिटी मेडिसिनल जड़ी बूटियां दी थी, उन्हें गोलियों में बदलने का सक्सेस रेट 40% बढ़ जाएगा और बनने वाली गोलियों की संख्या भी दोगुनी या तिगुनी हो सकती है। कोई इस 10,000 ईयर एजोर सेंट यूनिकॉर्न को मेरे मेडिसिन गार्डन में ले जाओ और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। थोड़ी देर बाद पहाड़ के नीचे फॉलिंग स्टार सिटी से कुछ लोग वैगन पर बैठकर गॉज की ओर सामान से भरे एक के बाद एक टोकरे खींचते हुए चले गए। यंग लॉर्ड, पहले हमारे 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैन हर 4 साल में एक बार इकट्ठा होते थे। ये बूढ़ा बकरा सबसे जिद्दी था, हेवन टू एम्पायर में आने से मना कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार अपनी उस टूटी-फूटी जगह को छोड़ने को तैयार होगा। हम हथियार बनाने के इस मौके का इस्तेमाल उससे बात करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड गॉड का ब्रेकिंग क्लैन भी उस समय ओल्ड मास्टर के शामिल होने से सबसे ज्यादा प्रभावित क्लैन था, जिसके लगभग आधे सदस्य हार गए थे। क्योंकि इस बार यंग लॉर्ड मेरे साथ जा रहा है, इसलिए तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम ओल्ड मास्टर के बेटे हो। नहीं तो ओल्ड गॉड के मिजाज को देखते हुए वह पक्का दुश्मन बन जाएगा। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि स्ट्रेंथ क्लैन का टाइटन था, जो ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के डिवाइन क्राफ्ट्समैन में से एक था। उसके बगल में नीले कपड़े पहने, नीले बालों वाला एक नौजवान बैठा था, जिसका लुक हैंडसम माना जा सकता था और उसने अपनी कमर पर 24 मूनलेट ब्रिज पहने हुए थे। तानसान बस आधे महीने पहले टेंसेन और दूसरों के ब्लू टाइडेंट एकेडमी में शामिल होने के बाद एकेडमी का नाम बदलकर श्रेक कर दिया गया। जियाओ बहुत सुंदर थी और उसने तुरंत ओरिजिनल ब्लू टाइडेंट एकेडमी के ताइलॉन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब उसका पीछा नहीं छूटा तो उसने टेंसेन के साथ मुकाबला किया। ओरिजिनल कहानी की तरह छोटे की पिटाई के बाद बड़ा आया। जब टेंसेन का सामना लेवल 85 टाइटन से हुआ तो उसने क्लियर स्काई हैमर मार्शल सोल का इस्तेमाल किया, जिससे टाइटन ने उसे मास्टर मान लिया। उसी समय जब ब्रेकिंग क्लैन ने स्ट्रेंथ क्लैन से थर्ड रैंक सोल टूल रेस के बैच के लिए अलग-अलग पार्ट्स बनवाए तो टेंसेन ने इन मैकेनिज्म टाइप वेपन्स को देखा जो टेंसेन हिडन वेपन्स जैसे थे। इस वजह से टाइटन टेंसेन को ब्रेकिंग क्लैन में ले आया। मैं अपने पिता का जिक्र क्यों नहीं कर सकता? इस समय गाड़ी के आगे बैठा तानसान बहुत कंफ्यूज था। उसके पिता एक गांव में बस एक छोटे से लोहार थे। ब्रेकिंग क्लैन से कोई गहरी नफरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मास्टर ने तुम्हें ये बातें नहीं बताई, इसका मतलब है कि वह नहीं चाहते कि तुम्हें पता चले। इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें बस याद रखना है, बूढ़े बकरे के सामने कभी भी मास्टर का नाम मत लेना। तानसान सिर्फ सहमति में सिर हिला सका। इन छिपी हुई बातों के बारे में न तो टाइटन और न ही स्कूल मास्टर निंग और दूसरे लोग उसे डिटेल्स बताने को तैयार थे। वह भविष्य में अपने पिता से मिलने पर ही उनसे खास बातें पूछ सकता था। उसे हमेशा अपने पिता पर विश्वास था। अगर उसके पिता ने कुछ गलत भी किया होगा तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब उसे स्पिरिट टूल से और भी ज्यादा उम्मीद थी, जो किसी छिपे हुए हथियार जैसा नहीं था, फिर भी उसे बहुत मिलता-जुलता था। असल में इसकी पावर क्या थी? उनके टीचर के अनुसार स्टोरेज सोल टूल्स के अलावा कॉन्टिनेंट पर गॉडली जुगे क्रॉसबो जैसे बहुत कम अटैकिंग टाइप स्पिरिट टूल्स थे। और अगर अटैकिंग स्पिरिट टूल्स थे भी तो उनकी पावर ज्यादा नहीं थी। तो ब्रेकिंग क्लैन इन स्पिरिट टूल्स को बैच में इक्विप करने के लिए इतनी मेहनत और कीमत क्यों लगाएगा? फिर भी वह जाकर पता लगाएगा। अगर स्पिरिट टूल की पावर काफी ज्यादा थी तो शायद वह इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गॉडली जुगे क्रॉसबो को और बेहतर बना सकता था। क्लैन लीडर टाइटन, हम आ गए हैं। आपको आगे पॉइजन बैरियर के पास नहीं जाना है। ये पॉइजन हमारे क्लैन लीडर का बनाया हुआ एक नया बहुत जहरीला सब्सटेंस है। अगर कोई टाइटल डुलू आता भी है तो थोड़ी सी भी सावधानी की चूक उन्हें खूनी पानी के तालाब में बदल देगी। वैगन से कूदते हुए एक कबीले के आदमी ने प्यार से उसे याद दिलाया। थोड़ा इंतजार करो, कोई हमें ग्रीट करने के लिए बाहर आएगा। टाइटन ने अपने सामने हरे बिना तल वाले जहर के बैरियर को देखा और खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं सका। बूढ़ा बकरा उम्र बढ़ने के साथ और ज्यादा डरपोक कैसे हो गया है? अपने ही कबीले के सामने जहरीले धुंध की इस परत को भरकर क्या वह स्पिरिट हॉल से बच रहा है? लेकिन जैसे ही टेंसान ने जहरीले धुंध को देखा और उससे निकलने वाली हल्की गैस को सूंघा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह जहर ऐसा था जिसे वह एक टैंक सैक का शिष्य और टैंक सैक जहर एक्सपर्ट भी हल नहीं कर सकता था। अगर कोई टाइटल वाला डोलू सच में घुसाता तो उसके हिसाब से वह टाइटल वाला डोलू पक्का 4 मिनट के अंदर मर जाता। थोड़ी देर बाद यान गुडी जहरीले धुंध से बाहर आया और टाइटन को मुस्कुराते हुए देखा। बूढ़े ओरंगुटान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार तुम खुद आकर सामान डिलीवर करोगे। बूढ़े बकरी, पिछली बार मिलने के बाद से हम 3 साल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। अब जब तुम्हारा पूरा खानदान हेवन डू में चला गया है तो मैं आकर कैसे नहीं देख सकता? टाइटन भी बहुत खुश लग रहे थे। बोलते बोलते उनकी नजर यान गुडी के पास जी वुमिंग पर गई। जब उन्होंने जी वुमिंग को देखा तो वे भी चौंक गए। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि योंगरा वैसा दिखेगा। उसे सच में ये बेमिसाल लुक विरासत में मिला है। वह बहुत हैंडसम है। बस ये सफेद बाल उसे थोड़ा बुरा दिखाते हैं। ये देखकर यान गुडी ने जल्दी से उसे समझाया। बूढ़े ओरंगुटान, तुम्हारी आंखें कहां देख रही हैं? ये बच्चा योंग नहीं है बल्कि मेरे अच्छे दोस्त का पोता है। 136, ये साहित्यिक चोरी है, एक शर्मनाक काम है। ये सुनकर जी वुमिंग तुरंत बोले, मेरा नाम जी वुमिंग है। मैं आज अपने दादाजी के कहने पर कुछ मामले निपटाने के लिए ब्रेकिंग क्लैन में आया हूं। जी वुमिंग, टाइटन और तानसान ने अपने सामने गर्व से खड़े उस खूबसूरत नौजवान को देखा। वे बहुत हैरान थे। ये वही जी वुमिंग था जिसे हेवन डू रॉयल एकेडमी का नंबर 1 जीनियस माना जाता था। मैंने कुछ दिन पहले सुना कि जी वुमिंग हेवन डू रॉयल एकेडमी में वापस आ गए हैं। आज आपको देखकर आप सच में अपनी रेपुटेशन पर खरे उतरे हैं।
मैंने कुछ दिन पहले सुना कि जी वुमिंग हेवन 2 रॉयल एकेडमी में वापस आ गए हैं। आज आपको देखकर आप सच में अपनी रेपुटेशन पर खरे उतरे हैं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी बूढ़े बकरे की उस बुरे जहर से दोस्ती होगी। इस समय टाइटन को जी वुमिंग से सोल किंग लेवल सोल पावर में उतार चढ़ाव महसूस हुआ और वह जलन महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये वह दामाद था जिस पर टाइटल डुलुओ ने नजरें गड़ा रखी थी। इतनी कम उम्र में वह पहले ही सोल किंग लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन तानसान को कुछ और लगा। उसके सामने जी वुमिंग दुगु यान की प्रेमिका थी जिससे उसे थोड़ा गुस्सा आया। फिर भी उसने बहुत विनम्रता से बात की। तानसान सीनियर यांग बुरी को नमस्ते करते हैं। नमस्ते भाई जी। तानसान तुम्हारा सरनेम तांग है। टैंग सरनेम सुनकर यांग बुरी गुस्से से टैंग सेन को घूरने लगा। टाइटन ने जल्दी से मामले को शांत करने की कोशिश की। बूढ़े बकरे तुम बहुत आगे जा रहे हो। टैंग सेन का सरनेम टैंग है और उसकी स्पिरिट भी ब्लू सिल्वर ग्रास है। उसका तुम्हारे दुश्मन से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर यांग बुरी का गुस्सा धीरे-धीरे खत्म हो गया। बच्चे मुझे माफ करना, मैं लापरवाह हो रहा था। जी वुमिंग का भी उसे एक्सपोज करने का कोई इरादा नहीं था। द रेकलेस हस्बैंड्स डेड वाइफ डोलुओ के अंधेरे में छिपे होने के डर के अलावा ब्रेकिंग क्लैन और स्ट्रेंथ क्लैन के बीच का रिश्ता भी था। हालांकि टाइटन के लीडरशिप वाला स्ट्रेंथ क्लैन बहुत गुलाम था और उसके मन में उनके लिए कोई अच्छी इमेज नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेकिंग क्लैन और स्ट्रेंथ क्लैन के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। अगर वह तानसान की पहचान बता दे, इससे वह जरूर विलेन बन जाएगा जिसने दो कबीलों के बीच के करीबी रिश्ते को खत्म कर दिया। उस लेवल के साथ यांग बुरी अब उसके साथ वैसी ईमानदारी से पेश नहीं आएगा और जिस सेट को बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी उसकी नींव गिर जाएगी। बेशक एक और बात थी, ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के बाहर सिस्टमैटिक हथियार बनाने के लिए स्ट्रेंथ क्लैन पूरे हेवन टू एम्पायर में सबसे अच्छा परिवार था। अभी भी स्पिरिट टूल के बाहरी और अंदरूनी शेल का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन उन्हीं पर निर्भर था। सीनियर आप बहुत दयालु हैं। इस समय टैंग सेन खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। अच्छा हुआ उसने अपने पिता का नाम नहीं लिया, वरना इस सीनियर की पर्सनैलिटी को देखते हुए वह पक्का उस पर हमला कर देता। थोड़ी देर बाद जब ग्रुप जहरीले धुन से गुजरा तो ब्रेकिंग क्लैन का आर्किटेक्चरल स्टाइल देखकर टाइटन इमोशनल होकर भर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में मैं अतीत जैसा ही कोई दृश्य देखूंगा। बूढ़े ओरंगुटान उन लोगों ने हमें छोड़ दिया और हमारे कबीले के लोगों को दुखद मौत दी, फिर भी तुम उनके लिए अपनी भावनाओं में डूबे रहते हो। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम्हें बस चले जाना चाहिए। मेरा ब्रेकिंग कबीला उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यांग बुरी भी टाइटन की अचानक पुरानी यादों से बहुत निराश थे। अगर उन्हें क्लियर स्काई सेट का लेआउट और कुल मिलाकर बचाव के तरीके ठीक नहीं लगे होते तो उन्होंने बहुत पहले ही किसी से बेहतर डिजाइन करवा लिया होता। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, टाइटन ने बगल से पूछा, बूढ़े बकरे मुझे हैरानी है कि तुम क्यों चाहते हो कि हमारा स्ट्रेंथ क्लैन तुम्हें इतने सारे सोल टूल पार्ट्स बनाने में मदद करे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे ब्रेकिंग क्लैन ने कुछ खोई हुई सोल टूल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है? मेरे कबीले ने सोल टूल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल नहीं की है। हमने बस एक या दो स्पिरिट टूल्स को बेहतर बनाया है। वे बहुत शक्तिशाली नहीं हैं और मुश्किल समय में मुश्किल से ही किसी की जान बचा सकते हैं। यांग बुरी ने अपने पुराने दोस्त को सोल टूल रे के बारे में ज्यादा खास जानकारी नहीं दी। आखिर सोल टूल रे को अलायंस लीडर ने खुद बनाया था और यह स्पिरिट मास्टर की दुनिया में ब्रेकिंग क्लैन का ट्रम्प कार्ड था। खासकर इसकी पावर जो किसी स्पिरिट एल्डर या किसी बेबस स्पिरिट एंसेस्टर को सीधे मार सकती है, वो भी थोड़ी सी सोल पावर से। इसने थर्ड रैंक सोल टूल रे को किसी भी सोल मास्टर सेट के लिए एक स्टैंडर्ड जरूरत बना दिया। टाइटन ने उत्सुकता से पूछा, ओह सच में, क्या कोई तैयार स्पिरिट टूल है जिसे मैं देख सकूं? यह बेशक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी वुमिंग से सिर हिलाने के बाद यांग बुरी ने अपने स्टोरेज सोल टूल से हथेली के लगभग आधे साइज की एक सुनहरी गोल्ड ढाल निकाली और टाइटन को दे दी। ये वह स्पिरिट टूल है जिस पर मेरा कबीला निर्भर करता है। इतना छोटा, मुझे डर है कि 10वीं रैंक या उससे ऊपर का सोल मास्टर भी इसे टुकड़े-टुकड़े कर देगा। टाइटन ने अपने मोटे दाहिने हाथ से थर्ड रैंक सोल टूल रे उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसके बगल में टैंग सैन, जिसकी पर्पल डेमन आई बहुत पहले माइक्रोस्कोपिक दायरे में पहुंच चुकी थी, ने इस स्पिरिट टूल को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और वह बहुत हैरान रह गया। सीनियर यांग को इतना छोटा मैकेनिकल प्रिसिजन वेपन कहां से मिला? टैंग सैन ने थर्ड रैंक सोल टूल ले लिया और जितना ज्यादा उसने देखा उसे बहुत ही शानदार लगा। हालांकि वह अंदर का स्ट्रक्चर नहीं देख सका, लेकिन एक हथियार को इतना छोटा बनाना दिखाता है कि कारीगरी कितनी गहरी थी। बदकिस्मती से कोई चीज जितनी छोटी होती थी उसकी ताकत उतनी ही कमजोर होती थी। मुझे सिर्फ मेडिसिन रिफाइनिंग के बारे में पता है और इन स्पिरिट टूल्स के बारे में कुछ नहीं पता। असल में ये स्पिरिट टूल्स के जी ने बनाए थे। डिटेल्स के लिए बस लड़के से पूछ लो। यांग बुरी ने जी वुमिंग की तरफ इशारा किया। जी वुमिंग ने ज्यादा कुछ नहीं बताया बल्कि थर्ड रैंक सोल टूल रे की वापसी का इशारा किया। उसने तुरंत उसमें सोल पावर डाल दी। एक पल में छोटी गोल्ड शील्ड तेजी से वाइब्रेट हुई और फिर कई बार फैली और बड़ी शील्ड से 350 सेंटीमीटर लंबी कैनन बैरल निकली। टैंग सैन ने जी वुमिंग के हाथ में बड़े हुए थर्ड रैंक सोल टूल रे को खाली नजरों से देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि स्पिरिट टूल में उन हिडन वेपन से नकल के एलिमेंट्स हैं जिन्हें उसने पहले ही दुनिया के सामने दिखा दिया था। उसने जल्दी से कहा, ये नामुमकिन है। क्या तुम्हारा ये स्पिरिट टूल मेरे साइलेंट स्लीप डार्ट और गॉडली जुगे क्रॉसबो का इस्तेमाल करके मॉडिफाई किया गया नया हथियार है? ये प्लेजरिज्म है, सच में एक शर्मनाक काम है। तुम्हारी चीजों की चोरी किसने की? यह एक स्पिरिट टूल है जो मैंने अपने लंबे समय के मॉडिफिकेशन से हासिल किया है। और वो चीजें क्या हैं जिन्हें तुमने साइलेंट स्लीप डार्ट और गॉडली जुगे क्रॉसबो कहा? मैंने तो उनके बारे में कभी सुना भी नहीं है। जी वुमिंग तानसान के अचानक झूठे इल्जाम से बिल्कुल चुप हो गए। वे आज ही तानसान से मिले थे, फिर भी तानसान ने दावा किया कि उन्होंने उनकी चीजें चुराई हैं। जी वुमिंग ने मोटी चमड़ी वाले लोग देखे थे, लेकिन इतना बेशर्म कभी नहीं देखा था। तुरंत टैंग सैन ने साइलेंट स्लीप डार्ट और गॉडली जुगे क्रॉसबो निकाला और उन्हें अपनी हथेली में रख लिया। गॉडली जुगे क्रॉसबो ठीक था क्योंकि उसने अपना रूप नहीं बदला था, लेकिन एक बटन दबाने के बाद साइलेंट स्लीप डार्ट 3 बार मुड़ा और फैला और आयरन शीट का आकार ले लिया। ये साइलेंट स्लीप डार्ट है जिसे मैंने खुद बनाया है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हालांकि आपके स्पिरिट टूल जैसा नहीं है, लेकिन इसमें काफी समानता है। 137 10,000 गोल्ड सोल कॉइन का सेट। उन्हें पैसे का बहुत शौक है। यांग बुरी तानसान के पहले से किए गए हमले से बहुत नाराज था। बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारे साइलेंट स्लीप डार्ट जैसी बनावट वाला कॉन्टिनेंट का हर हथियार तुम्हारी नकल होगा। कॉन्टिनेंट का इतिहास हजारों साल पुराना है। भले ही बहुत सारी स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी खो गई हो, लेकिन इसका तुम्हारे साइलेंट स्लीप डार्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इस तरह का स्पिरिट टूल चाहिए होता तो पुराने ओरंगुटान के सम्मान में हम आपको रिसर्च के लिए एक सेट देने को तैयार होते। लेकिन आप टैंग सैन ऐसा रवैया दिखाते हैं जो सच में बहुत घिनौना है। इस समय यांग बुरी का चेहरा धीरे-धीरे गुस्से में बदलते देखकर टाइटन ने तुरंत समझाया, इस बच्चे को स्पिरिट टूल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए उसने ये गलत बातें कही। मैं बूढ़ी बकरी ने खुद इस बच्चे के हाथों में जुगे गॉडली क्रॉसबो और साइलेंट स्लीप डार्ट की ताकत देखी है। स्पिरिट एंसेस्टर के खिलाफ भी ये दो तरह के छिपे हुए हथियार बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात बदलते हुए यांग बुरी ने टाइटन का दिया हुआ गॉडली जुगे क्रॉसबो लिया, उसे नजरअंदाज करते हुए देखा और जुगे गॉडली क्रॉसबो वापस कर दिया। यह जुगे गॉडली क्रॉसबो के जी के बनाए थर्ड रैंक सोल टूल जितना असरदार नहीं है। जिन लोगों ने स्पिरिट टूल्स नहीं देखे हैं उनके लिए ये सच में एक शानदार डिवाइस है, लेकिन हमारे लिए ये काफी अलग है। हालांकि गॉडली जुगे क्रॉसबो एक सटीक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है जो अपने लॉन्च के मकसद को पाने के लिए अलग-अलग हिस्सों के बीच सहयोग पर निर्भर करता है, लेकिन उनके अपने अलायंस मास्टर के बनाए स्पिरिट टूल को लॉन्च को जल्दी पूरा करने के लिए सिर्फ सोल पावर इनपुट की जरूरत होती है। यांग बुरी को सच में इस जुगे गॉडली क्रॉसबो का इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी। तानसान, जो यांग बुरी के मन की बातों से अनजान था, उसने उसके बनाए हुए हिडन वेपन्स को देखा। इस दुनिया में आने के बाद से उसका सबसे गर्व का काम जिसे स्कूल मास्टर ने बहुत पसंद करते थे, फिर भी यांग बुरी के सामने उसे एक घिसे हुए जूते जैसा समझा गया। खासकर जी वुमिंग के प्रति उनका रवैया एक सेक्ट मेंबर का सेक्ट मास्टर को देखने जैसा ही सम्मानजनक था। टाइटन को यांग बुरी का किसी बाहरी व्यक्ति के प्रति साफ पक्षपात बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये तो बस एक छोटा सा स्पिरिट टूल था, क्या इसकी पावर गॉडली जुगे क्रॉसबो से मैच कर सकती थी? उन्हें पक्का यकीन था कि यंग लॉर्ड ने ओल्ड मास्टर के गाइडेंस में जो हिडन वेपन्स बनाए थे वे इस छोटे स्पिरिट टूल से जरूर ज्यादा ताकतवर थे। बूढ़े बकरी, क्योंकि तुम और मैं स्पिरिट टूल्स और हिडन वेपन्स के बीच लगातार बहस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों बच्चों को इन दो वेपन्स की खास पावर को टेस्ट करने के लिए कोई जगह ढूंढने दें। बच्चे जी, आप क्या सोचते हैं? ये सुनकर जी वुमिंग ने खुश होकर कहा, ठीक है, चलो एक कंपटीशन करते हैं। वह ये भी देखना चाहता था कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है, उसने जो बेहतर थर्ड रैंक सोल टूल रे बनाया है या जुगे गॉडली क्रॉसबो। जल्द ही टैंग सैन और जी वुमिंग एक साथ मार्शल आर्ट्स फील्ड के एक तरफ पहुंचे। उन्होंने आगे देखा और लगभग एक ही पल में दो बहुत अलग आवाजें सुनाई दी। 50 मीटर दूर बड़े ग्रेनाइट स्लैब पर दो अलग-अलग डिग्री की शूटिंग के नतीजे दिखे जो 50 सेंटीमीटर मोटे थे। एक नतीजे में क्रॉसबो बोर्ड से 16 छेद दिखे, जबकि दूसरे में लगभग 10 सेंटीमीटर डायमीटर का एक बड़ा छेद था। इसके अलावा नुकसान यही नहीं रुका। उन्होंने देखा कि पहले स्लैब से 30 मीटर पीछे उसी मोटाई के दो और ग्रेनाइट स्लैब भी गोली से छेदे गए थे। ये देखकर टाइटन और तानसान दोनों हैरान और डर गए। ये बहुत छोटा स्पिरिट टूल इतनी ज्यादा पावर कैसे छोड़ सकता है?
इसकी रेंज असल में लगभग 130 मीटर है। टैंग सैंग को अभी यकीन नहीं हुआ। दौड़कर और उसे करीब से देखने के बाद वह भी इस सटीक बहुत छोटे थर्ड रैंक सोल टूल रे को देखकर हैरान रह गया, जिसमें साइलेंट स्लीप डार्क की फोल्ड करने, सिकोड़ने और फैलाने की काबिलियत थी। इस थर्ड रैंक सोल टूल रे की शक्ति के आधार पर पावर अटैक टाइप सोल एंसेस्टर पर सीधे हमला करना बिल्कुल भी समस्या नहीं है, जबकि जुगे गॉडली क्रॉसबो के लिए स्पिरिट एंसेस्टर पर सीधे हमला करना बहुत मुश्किल है। हालांकि तानसान जल्दी ही अपनी हैरानी से उबर गया और खुद को दिलासा दिया, मेरा जुगे गॉडली क्रॉसबो असल में एक हिडन वेपन है, एक ऐसा वेपन जिसे चुपके से फायर किया जाता है। भले ही इसकी पावर इस थर्ड रैंक सोल टूल रे से थोड़ी कम हो, टैंग सैक्ट हिडन वेपन टेक्निक पर भरोसा करके यह अभी भी पावर अटैक टाइप सोल एंसेस्टर के खिलाफ वही असर डाल सकता है। टाइटैन असल में एक डिवाइन क्राफ्ट्समैन था और उसे नए हथियारों का और भी ज्यादा जुनून था। खासकर जी वुमिंग के बनाए थर्ड रैंक सोल टूल रे की ताकत देखने के बाद थर्ड रैंक सोल टूल रे के लिए उसकी इच्छा और बढ़ गई। बूढ़े बकरी, क्या तुम्हारे ब्रेकिंग क्लैन में अभी भी इस तरह के थर्ड रैंक सोल टूल रेस खत्म हो गए हैं? मैं अपने स्ट्रेंथ क्लैन के सदस्यों को इक्विप करने के लिए एक या 200 सेट खरीदने का प्लान बना रहा हूं। बूढ़े ओरंगुटान, यह मेरे ब्रेकिंग क्लैन का सबसे खास हथियार है। भले ही हमारे दोनों क्लैन के बीच दोस्ती मजबूत हो, मेरा क्लैन इन्हें बैच में नहीं बेचेगा। इसके अलावा यह मामला मैं अकेले तय नहीं कर सकता, ये कि जी पर निर्भर करता है। अगर वह मान जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। टाइटैन के प्रपोजल के बारे में यान गुडी को अभी लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्रेकिंग क्लैन और स्ट्रेंथ क्लैन के बीच रिश्ता साफ तौर पर बन गया था। लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले बताया, ये थर्ड रैंक सोल टूल रे एक ग्रेट किलिंग टूल था जिसे उनके ब्रेकिंग क्लैन ने भविष्य में स्पिरिट हॉल का विरोध करने के लिए तैयार किया था। अगर इसे बैच में बेचा जाता और दूसरों को कोई ब्रेकथ्रू पॉइंट मिल जाता तो थर्ड रैंक सोल टूल रे के साथ उनका जो फायदा था वह पूरी तरह से खत्म हो जाता। टाइटैन यान गुडी की चिंताओं से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने जी वुमिंग से पूछा, बच्चे क्या तुम ये थर्ड रैंक सोल टूल रे बेचोगे? एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद जी वुमिंग ने एक शब्द कहा, बेचना। हर सेट में कितने सोने के सिक्के हैं? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। ये सुनकर टाइटैन बताई गई कीमत से बहुत हैरान हुआ। क्या 10,000 सोने के सिक्के? मैंने जो सामान डिलीवर किया उसमें सामान और लेबर का खर्च मिलाकर भी सिर्फ 10,000 सोने के सिक्कों से थोड़ा ज्यादा था। फिर भी तुम एक सेट के लिए 10,000 सोने के सिक्के चाहते हो? ये तो असल में लूट है। टाइटैन ने यान गुडी के सामान में अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की। नहीं तो वह जरूर उसे अच्छी तरह पूछता। वह खरीदना चाहता था और किट भी बेचना चाहता था, तो कीमत इतनी ज्यादा क्यों थी? जी वुमिंग ने देखा कि टाइटैन गुस्से में दिख रहे थे, लेकिन वह पूरी तरह शांत थे और उन्होंने तरीके से समझाया, आज कॉन्टिनेंट पर मेरे जैसे पावरफुल स्पिरिट टूल्स जरूर मौजूद हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी खो गई है। मेरा थर्ड रैंक सोल टूल रे ब्रेकिंग क्लैन के सर्वाइवल से जुड़ा है। अगर हमें इसे बेचना है तो ये कीमत है। शुरू में उन्होंने अपने बनाए स्पिरिट टूल को बेचने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन यान गुडी के सामान में वे बिना मन के कुछ बेचने के लिए मान गए। कीमत ज्यादा होना आम बात थी। तानसान जी वुमिंग की चालाकी देखकर हैरान रह गए और उन्होंने इस व्यक्ति की एक नई परिभाषा बनाई, पैसे का लालची। यहाँ तक कि उन्होंने जो गॉडली जुगे क्रॉसबो बनाया था, जब उसे 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल को बेचा गया तो उसकी कीमत सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन प्रति सेट थी, फिर भी जी वुमिंग उसे सीधे 10,000 में बेच रहे थे। वह जरूर लालच में पागल हो गया होगा। ऐसा लगा कि वह उन्हें बेचना चाहता था, लेकिन असल में उसने जानबूझकर कीमत बढ़ा दी ताकि मुश्किल का एहसास होने पर खरीदार पीछे हट जाए। ये कहना होगा कि जी वुमिंग एक पाखंडी है। अगर जी वुमिंग तान संप्रदाय के जमाने में होता तो वह इस पाखंडी को बहुत पहले ही मार देता। 138 उसकी पहचान उजागर हो गई है और यान गुडी का जानलेवा इरादा जाग गया है। जैसे ही टाइटैन अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल करके यान गुडी को कीमत कम करने के लिए मनाने की तैयारी कर रहा था, तानसान ने सीधे वह बैंक कार्ड निकाल लिया जो निंग फैंगजी ने उसे हिडन वेपन्स ऑर्डर के लिए दिया था। सीनियर टाइटैन को पहले दिए गए 300,000 गोल्ड सोल कॉइन को छोड़कर इस कार्ड में अभी भी 700,000 गोल्ड सोल कॉइन है। सीनियर टाइटैन, मुझे अभी इस पैसे की जरूरत नहीं होगी, इसलिए आप इसे पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। 700,000 से 70 थर्ड रैंक सोल टूल रेस खरीदे जा सकते हैं। नहीं लिटिल सैन, मैं ताकत वाले कबीले का मुखिया एक बच्चे का पैसा कैसे ले सकता हूं? इसके अलावा अब मुझे लगता है कि तुम्हारे हिडन वेपन्स इन स्पिरिट टूल से कहीं ज्यादा काम के हैं। टाइटैन तानसान के काम से बहुत प्रभावित हुआ। यंग लॉर्ड सच में दयालु था, उसकी पर्सनैलिटी और यंग मास्टर से बहुत मिलती जुलती थी। दोनों ही दोस्ती और वफादारी को महत्व देने वाले लोग थे। टाइटैन ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा, वह उतना ही ज्यादा इमोशनल होता गया और उसकी भावनाएं और भी ज्यादा भड़कती गईं। अनजाने में वह असल में तानसान की तरफ जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठ गया, अपने हाथों को सैल्यूट की तरह बनाया और कहा, धन्यवाद यंग लॉर्ड। यंग लॉर्ड, ओल्ड ओरंगुटान, तुम असल में एक बच्चे को यंग लॉर्ड कह रहे हो। यान गुडी, जो अपनी मीटिंग से काफी खुश थे, इस नजारे को देखकर बहुत हैरान हुए। उनके दिमाग में बार-बार वो सीन घूम रहे थे जिसमें कोई ऐसा इंसान हो जो ब्रेक क्लैन के हेड को घुटने टेकने और यंग लॉर्ड कहने पर मजबूर कर दे। धप यान गुडी ने अपना पैर पटका, जिससे जमीन फट गई। अब तक उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह गाली दे रहा था। कोई हैरानी नहीं कि मुझे लगा कि वह किसी जैसा दिखता है। टैंग सरनेम और तुम्हें ओल्ड ओरंगुटान को यहाँ झुकने पर मजबूर करने के कारण वह जरूर टैंग हाउ का बेटा होगा। ओल्ड ओरंगुटान, तुम तो उसकी पहचान छिपाने में भी उसकी मदद कर रहे हो। तुम दोनों बाहर निकलो। मेरा ब्रेकिंग क्लैन क्लियर स्काई सेट का स्वागत नहीं करता और टैंग हाउ से जुड़े किसी भी व्यक्ति का तो बिल्कुल नहीं। चले जाओ। इस समय यान गुडी के चारों ओर सोल पावर भड़क उठी और सोल ब्रेकिंग स्पीयर उसके हाथ में था और वह गुस्से में बोल रहा था। तभी टाइटैन को एहसास हुआ कि उसकी पिछली हरकतें कितनी गंभीर थीं। वह तुरंत आगे बढ़ा और उसे मनाने के लिए हाथ उठाया। बूढ़े बकरे, मुझे पता है कि तुम्हारे ब्रेकिंग कबीले को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी, लेकिन ये सब पुरानी पीढ़ी का मामला है। इसका टैंग सैन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक इसलिए क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तानसान तांग हाउ का बेटा अब मेरे सामने खड़ा हो सकता है। ये सुनकर तानसान खुद को रोक नहीं सका। सीनियर यान, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरे पिता ने आपको कैसे नाराज किया? आप मेरे पिता की बातों में क्यों मुझे रहते हैं? क्यों? तुमने क्या कहा? यान गुडी बोलते हुए और ज्यादा परेशान हो गया। उसके सोल ब्रेकिंग स्पीयर की नोक सीधे टैंग सान की तरफ थी। लगता है तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता। ऐसे में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे पिता टैंग हाउ ने तुम्हारी मां की वजह से स्पिरिट हॉल को नाराज कर दिया था। तुम्हारे पिता के पीछे का सेक्ट क्लियर स्काई सेट ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और हम 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैंस को छोड़ दिया। मेरे ब्रेकिंग क्लैन ने इस वजह से अपने आधे से ज्यादा सदस्य खो दिए और एक दशक से ज्यादा समय से हम चींटियों की तरह जी रहे हैं, मुश्किल से जिंदा हैं। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पिता जैसा इंसान बनने के लायक है? उनकी और क्लियर स्काई सेट की वजह से ही मेरा ब्रेकिंग क्लैन इतनी बुरी हालत में आ गया। जैसे ही यान गुडी आगे बोलना चाहते थे, टाइटैन जो एक तरफ खड़े थे, अपने ओरंगुटान जैसे फेफड़ों से दहाड़े, बस करो, वह तो अभी बच्चा है, तुम उसे इतनी नफरत के बारे में क्यों बता रहे हो? बूढ़े ओरंगुटान, जब क्लियर स्काई सेट ने हमें छोड़ दिया तो तुम्हारे स्ट्रेंथ क्लैन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तुम उस टैंग हाउ के इतने बड़े फैन हो सकते हो कि अभी तुमने उसे मास्टर कहने का अपना मन नहीं बदला है। मैं तुमसे पूछता हूं, जब से हम 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैन को छोड़ दिया गया है, क्या तुम अभी क्लियर स्काई सेट में लौटने के बारे में सोच रहे हो? यान गुडी के सवाल पर टाइटैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं। तो फिर आज तक आपने उन्हें बुलाने का तरीका क्यों नहीं बदला? आप उनके बेटे को यंग लॉर्ड कहते हैं, तो आपको जरूर उन्हें मास्टर कहना चाहिए। यान गुडी के सवाल से टाइटैन पूरी तरह से हैरान रह गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि ब्रेकिंग क्लैन की ज्यादातर इंडस्ट्री हेवन डू सिटी में थी, इसलिए क्लियर स्काई सेट के एकांत में जाने के बाद उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और उन्हें क्लियर स्काई सेट के फायदे अभी याद थे। क्या अवाक, मैंने सही निशाना लगाया है? बूढ़े बकरी, बस बहुत हो गया। हाउ ए भी एक वफादार आदमी है। आखिर में इस सब का इल्जाम स्पिरिट हॉल पर ही जाना चाहिए। अगर वे बहुत ज्यादा लालची नहीं होते तो हाउ ए उनसे कैसे लड़ पाता? तानसान ने दोनों बुरे लोगों को बात करते हुए देखा। हालांकि उसने सिर्फ आम बातें सुनी और ज्यादा डिटेल्स नहीं सुनी, लेकिन ये साफ था कि उसके पिता गलत नहीं थे। हालांकि क्लियर स्काई सेट का 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैंस को छोड़ना वाकई में प्रॉब्लम वाली बात थी, लेकिन असल में ये 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैंस को शामिल करने से बचने के लिए लिया गया फैसला था। असल वजह ये थी कि स्पिरिट हॉल को अपनी मां से कुछ पाने का लालच था, जिसकी वजह से आखिरकार ब्रेकिंग क्लैन की हालत हुई। बूढ़े ओरंगुटान, तुमने आखिरकार वो कह ही दिया जो तुम्हारे दिल में है। हमारे बीच कहने के लिए और कुछ नहीं है। जब तक मैं खुद को हमला करने से रोक सकता हूं, तब तक बाहर निकलो। ये देखकर टाइटैन को भी बहुत गुस्सा आया। पिछली पीढ़ी की गलतियों का गुस्सा आने वाली पीढ़ी पर क्यों निकाला जाए? युवा स्वामी, चूंकि बूढ़ा बकरा मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, इसलिए चलो चलते हैं। टाइटैन ने अपनी आस्तीन का एक झटका मारकर मुंह मोड़ लिया और तानसान को उसी रास्ते से वापस ले गए जिस रास्ते से वे आए थे और गुस्से में लोक्सिंग माउंटेन रेंज को छोड़कर चले गए।
जैसे ही उसका गुस्सा धीरे-धीरे कम हुआ, यांग गुडी ने अपने बगल में जी वुमिंग को देखा। अलायंस लीडर, मैंने खुद को बेवकूफ बना लिया है। वू फैंग, ये सब जायज है। ब्रेकिंग क्लैन की क्लियर स्काई सेक्ट के लिए नफरत को सिर्फ कुछ शब्दों से आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। जी वुमिंग यांग गुडी के परफॉर्मेंस से हैरान नहीं थे। बाकी 3 कबीलों के साथ उनके रिश्ते को देखते हुए टैंग सांग को न मानना ही टैंग हाओ को काफी इज्जत दे रहा था। बदकिस्मती से इस घटना के बाद स्ट्रेंथ क्लैन और ब्रेकिंग क्लैन के बीच का रिश्ता लगभग टूट गया। इससे स्पिरिट टूल शेल्स और इंटरनल फॉर्मेशन कोर पार्ट्स का प्रोडक्शन थोड़ा मुश्किल हो गया। उन्हें बनाने के लिए गेंगक्सन सिटी तक जाना पड़ता था। लेकिन पहले से बने 3 बैच के आधार पर सोल टूल पार्ट्स के पूरे 500 बॉक्स के कुछ समय के लिए कम से कम 260 थर्ड रैंक सोल टूल रेस को असेंबल करने के लिए काफी था। ये सोल टूल रेस पूरे ब्रेकिंग क्लैन को इक्विप करने के लिए काफी थे। हालात देखकर जी वुमिंग ने तुरंत 7 अमर जड़ी बूटियां निकाली, जिनमें 8 पंखुड़ियों वाला अमर ऑर्किड, धधका खुबानी जियाओशु और इनजेड डिवाइन बांस शामिल थे। यांग गुडी, जो निराश महसूस कर रहा था, उसने इतने सारे अमर पौधे देखे और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। वह हैरानी से जी वुमिंग के पास गया। अलायंस लीडर, ये सभी बहुत कीमती अमर पौधे हैं जो सदी में सिर्फ एक बार दिखते हैं। अगर मैं इस जीवन में इन अमर पौधों का इस्तेमाल मेडिसिन रिफाइनिंग के लिए कर पाता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। जी वुमिंग ने बिना कुछ कहे कहा, सिर्फ इसके बारे में मत सोचो। ये सभी टॉप टियर मेडिसिनल हर्ब्स हैं जिनकी जरूरत आपको मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने के लिए होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक आपको यकीन न हो जाए कि आप उनके औषधीय गुणों का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक उन्हें मेडिसिनल पिल्स में रिफाइन न करें ताकि ये अमर पौधे बर्बाद न हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यांग गुडी का मन पहले से ही अमर पौधों में रमा हुआ था। उसने बस यूं ही जी वुमिंग की रिक्वेस्ट मान ली। अलायंस लीडर, अगर और कुछ नहीं है तो मैं छुट्टी लेता हूं और कुछ दवाई रिफाइन करने जाता हूं। जब वह खुशी-खुशी कई अमर पौधे पकड़े हुए मेडिसिन गार्डन की ओर चल रहा था, तो जी वुमिंग, जिसे अचानक नजरअंदाज कर दिया गया था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। यांग गुडी सच में कीमिया का दीवाना था। जैसे ही उसे दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां मिली, उसने दूसरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ मेडिसिन रिफाइनिंग पर ध्यान दिया। इस वजह से जी वुमिंग ने एक और जड़ी बूटी निकाली जो पूरी तरह से बैंगनी थी और जिसके फूलों के सिरों पर क्रिस्टल जैसे 5 या 6 छोटे पीले फल थे, जिनसे एक ताजा दवा वाली खुशबू आ रही थी। रुको, मुझे एक और बहुत जानी पहचानी दवाई की खुशबू क्यों आ रही है? यांग गुडी घुमा, उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह बड़ी हो गईं और वह जी वुमिंग के हाथ में रखी चीज को ध्यान से देख रहा था। ये इथेरियल खुशबू वाला किलो इमोर्टल प्रोडक्ट है, एक बेमिसाल जड़ी बूटी जो दुनिया के सभी टॉक्सिन को अलग कर सकती है। एक पल में उसके हाथों में पकड़ी हुई जड़ी बूटियां यांग गुडी की नजरों में बेकार हो गईं। अमर पौधे फिर से मिल सकते थे, लेकिन जहर का मुकाबला करने वाली जड़ी बूटी जैसे कि इथेरियल खुशबू वाला किलो अमर प्रोडक्ट बहुत दुर्लभ था। भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़े, यांग गुडी पलक तक नहीं झपकाएंगे। इस समय उसने पहले से ही कल्पना की कि वह अपने बाएं हाथ में खुशबू वाला किलो इमोर्टल प्रोडक्ट पकड़े हुए है और दवा की भट्टी के सामने पागलों की तरह मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन कर रहा है और जीत की खुशी में हंस रहा है। सीनियर यांग, जी वुमिंग ने कई बार आवाज लगाई लेकिन खिलखिलाते हुए यांग गुडी को रोक नहीं पाए। उन्होंने सीधे एक जोरदार किक मारी जो यांग गुडी के दाहिने पैर के बाहरी हिस्से पर जोरदार लगी। यांग गुडी दर्द से चौंक कर जाग गए। जी वुमिंग को देखते हुए उन्हें गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने चाहत से भरे चेहरे के साथ कहा, अलायंस लीडर, मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने के लिए इथेरियल खुशबू वाले किलो इमोर्टल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना थोड़ा बेकार नहीं होगा। यह एक ऐसी चीज है जो सभी जहरों से इम्यून है और इसका जहररोधी असर बहुत ज्यादा है। इसे मुझे उधार क्यों नहीं देते? भविष्य में मैं चाहे कोई भी मेडिसिनल पिल रिफाइन करूं, मेरा सक्सेस रेट कम से कम 89% होगा। यह असल में आपके लिए एक सबसे बड़ा अमर पौधा था ताकि भविष्य में जब आप दवा को बेहतर बनाएं तो आपको दवा के जहर निकलने की समस्या से जूझना न पड़े। ये सुनकर यांग गुडी सचमुच उत्साह में जी वुमिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गए। अलायंस लीडर, मैं यांग गुडी अपने ब्रेकिंग क्लैन के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी को अपने दिल में रखूंगा। भविष्य में मेरा ब्रेकिंग क्लैन अलायंस लीडर की उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतरेगा और बेहतर मेडिसिनल पिल्स और जहर को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेगा। यांग गुडी को जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठा देखकर जी वुमिंग समझ गया कि ब्रेकिंग क्लैन अब जरूर उसके प्रति और भी ज्यादा वफादार होगा। उन्होंने यांग गुडी को उठने में मदद की और गंभीरता से उनके दूसरे हाथ में किलो ट्यूलिप रख दिया। क्योंकि हम एक ही सोच के हैं, इसलिए मैं अपने नीचे काम करने वालों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। जब ब्रेकिंग क्लैन डेवलप होगा तभी भविष्य का सेट बेहतर बन पाएगा। धन्यवाद अलायंस लीडर। यांग गुडी ने जी वुमिंग को देखा जो उनसे 40 या 50 साल छोटे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उनके दिल में धीरे-धीरे सम्मान की एक अनोखी भावना उभरी। आगे बढ़ो, जल्द से जल्द अमर पौधों का इस्तेमाल करके तैयार मेडिसिनल पिल्स के एक बैच को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, यांग गुडी बहुत खुश होकर मेडिसिन गार्डन की ओर चल पड़ा। उसके हाथ उस जिंदा प्यारी खुशबू वाले अमर प्रोडक्ट को ध्यान से पकड़े हुए थे। इस बीच जी वुमिंग ने सभी सोल टूल पार्ट्स को सेक्ट मास्टर्स कोर्टयार्ड में शिफ्ट करवा दिया जहां वह रहता था। उसने पिछले सालों में लिखे सोल टूल फॉर्मेशन कोड निकाले और एक-एक करके स्पिरिट टूल्स को असेंबल करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा करना बहुत थकाने वाला होता, लेकिन यह जरूरी था। सिर्फ इसी तरह वह ये पक्का कर सकता था कि सोल टूल रेस की टेक्नोलॉजी बाहरी लोगों को न मिले। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने इसे ब्रेकिंग क्लैन को क्यों नहीं सिखाया, तो उन्होंने यांग गुडी से इस बारे में पहले ही बात कर ली थी। फिलहाल ब्रेकिंग क्लैन को सिर्फ मेडिसिन रिफाइनिंग के लिए जिम्मेदार होना था। भविष्य में जब सेक्ट बन जाएगा तो वह सेक्ट के शिष्यों को ट्रेनिंग देते समय असल हालात के आधार पर डिटेल में जानकारी देंगे। 139 टैंग सांग ने टाइटन को एक छिपा हुआ संदेश दिया। इस समय टाइटन जो आधे रास्ते पर था गंभीर भाव से देख रहा था। यांग गुडी ने पहले जो कहा था वह उसके दिमाग में बहुत देर तक गूंजता रहा। क्या मैंने टाइटन सच में कोई गलती की? क्लियर स्काई सेक्ट ने 4 सिंगल एट्रिब्यूट प्लान्स को सच में छोड़ दिया था, लेकिन इसका मास्टर से कोई लेना देना नहीं है। मास्टर को भी क्लियर स्काई सेक्ट से निकाल दिया गया था। टाइटन ने फिर मुड़कर अपने बगल में खड़े तांग सांग को देखा, जिससे उसके मन के विचार और पक्के हो गए। स्ट्रेंथ क्लैन गलत नहीं है। मैंने टाइटन ने जो कुछ भी किया है वह किसी के भी लायक है। यंग मास्टर एक रेयर ट्विन स्पिरिट मास्टर है जिसके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। ओल्ड गॉड की सोच सच में बहुत ज्यादा है। जब 2 साल बाद क्लैन की मीटिंग होगी तो मैं ओल्ड गॉड को फिर से मनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस समय टैंग सैंग के मन में कुछ और ही ख्याल आ रहे थे। जब से उसने थर्ड रैंक सोल टूल की ताकत देखी थी, वह लगातार इस स्पिरिट टूल के बारे में सोच रहा था जो गॉडली ज़ुबे क्रॉसओवर को टक्कर दे सके। अगर वह उस स्पिरिट टूल को खोलकर उसकी स्टडी कर पाता तो वह गॉडली ज़ुबे क्रॉसओवर को सामने से हमला करने की काबिलियत दे पाता। फिर अपनी टैंक सेक्ट हिडन वेपन टेक्निक के साथ मिलकर स्पिरिट किंग को मारना पक्का आसान होगा। सीनियर टाइटन, अगर मुझे 1 या 2 थर्ड रैंक सोल टूल रेज मिल जाएं तो मैं पक्का उनके राज समझ सकता हूं। उस थर्ड रैंक स्पिरिट टूल को रिवर्स इंजीनियर कर सकता हूं और साथ ही स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने हिडन वेपन्स की पावर को बहुत बढ़ा सकता हूं। ये सुनकर टाइटन ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उसके और बूढ़े बकरे के बीच पहले हुई अनबन को देखते हुए उसे डर था कि बूढ़ा बकरा उसे ये थर्ड रैंक स्पिरिट टूल न बेच दे। और जी वुमिंग के पिछले काम साफ तौर पर ओल्ड गॉड के सम्मान में किए गए थे जो थर्ड रैंक सोल टूल देने के लिए राजी हुए थे। इसलिए चाहे कुछ भी हो, इस समय 1 या 2 थर्ड रैंक सोल टूल खरीदने के उनके रास्ते लगभग पूरी तरह से बंद हो गए थे। टाइटन की हिचकिचाहट और मुश्किल को देखकर तानसान ने तुरंत पाउडर शूटिंग शैडो का ब्लूप्रिंट निकाला जो उसने 24 मूनलाइट ब्रिज से बनाया था। सीनियर टाइटन, आप वो इंसान हैं जिनकी मेरे पिता और मैं सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। यह पाउडर शूटिंग शैडो ब्लूप्रिंट मेरा आपको तोहफा है। हालांकि इसे बनाने का तरीका गॉडली ज़ुबे क्रॉसओवर से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़ुबे गॉडली क्रॉसओवर से ज्यादा मजबूत है और सबसे जरूरी बात इसका सिलिंड्रिकल आकार इसे ले जाने में आसान बनाता है। पाउडर शूटिंग शैडो, यह अच्छा नाम है, मुझे देखने दो। टाइटन ने उत्सुकता से पीला ब्लूप्रिंट लिया। उसे ध्यान से देखने के बाद वह जोर से हंस पड़ा। हा, यंग मास्टर के आइडिया सच में बहुत बढ़िया हैं। पहले साइलेंट स्लीप डार्ट, फिर गॉडली ज़ुबे क्रॉसओवर और अब पाउडर शूटिंग शैडो। क्या यंग मास्टर को कुछ खंडहर मिले और उन्होंने अंदर से ये छिपे हुए हथियार हासिल किए? तानसान बिना कुछ बोले मुस्कुराता था। वह कभी भी बाहर वालों से यह नहीं कहता था कि वह एक ट्रांसमाइग्रेटर है। टैंग सैंग ने थोड़ा सा हिलाया और कहा, कुछ ऐसा ही। मुझे ये हिडन वेपन्स टैंग सेक्ट नाम के एक हिडन वेपन सेक्ट से मिले थे और जब से मैंने उनके हिडन वेपन्स के बारे में सीखा है, मैं नेचुरली टैंग सेक्ट का मेंबर हूं। सच कहूं तो सीनियर, जब से मैंने अलग-अलग हिडन वेपन बनाना सीखना शुरू किया है, तब से मैं टैंग सेक्ट की महानता को समझ गया हूं। टैंग सेक्ट के टॉप टियर हिडन वेपन टाइटल डोलुओ को भी तुरंत मार सकते हैं। टाइटन की पुतलियां फैल गईं जब वह तानसान को ध्यान से देख रहा था, जो बहुत अच्छे से बोल रहा था। ऐसा लगता है कि इस मशहूर तान संप्रदाय की डोलुओ महाद्वीप के 10,000 साल के इतिहास में कोई मौजूदगी या शोहरत नहीं थी। यह इतने शक्तिशाली छिपे हुए हथियार कैसे बना सकता है? अगर सच में टॉप टियर के हिडन वेपन्स होते जो टाइटल डोलू को मार सकते थे, तो इस टैंग सेक्ट को डोलू कॉन्टिनेंट के इतिहास में अपनी छाप छोड़नी चाहिए थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि डोलू कॉन्टिनेंट का 10,000 साल का इतिहास बहुत बड़ा और गहरा था और 10,000 साल पहले भी वहां एक अंतरप्रिय स्पिरिट मास्टर्स थे। शायद ये तांग सेक्ट सच में एक शक्तिशाली एक अंतरप्रिय सेक्ट था। हिडन वेपन्स जो टाइटल डोलुओ को मार सकते हैं, किसी भी स्पिरिट टूल से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। क्या यंग मास्टर सच में इतना पावरफुल वेपन बना सकते हैं? टाइटन को छिपे हुए हथियारों की ताकत पर शक नहीं था, बल्कि इस बात पर शक था कि क्या तानसान सच में उन्हें बना सकता है।
कम सामान होने की वजह से मुझे अभी कुछ चीजों की ठीक से समझ नहीं है। अभी मेरे लिए टैंक सेट के ये बेमिसाल हिडन वेपन्स बनाना बहुत मुश्किल है। टेंसेन ने मुश्किल का नाटक किया। उसके लिए टॉप टियर हिडन वेपन्स बनाने के लिए जरूरी कीमती मिनरल्स दो कॉन्टिनेंट पर मौजूद थे या नहीं, यह अभी भी पता नहीं था। इसके अलावा वह अभी सिर्फ टाइटैन को कुछ इंसेंटिव दे रहा था और इस राज को पूरी तरह से सामने नहीं ला सका कि वह टॉप टियर हिडन वेपन्स बना सकता है। वापस आते समय वह जीवोमिंग के बारे में जो कुछ भी जानता था उसके बारे में ध्यान से सोच रहा था और ये देखकर हैरान रह गया कि जीवोमिंग टाइटल डुओ के बैकग्राउंड पर भरोसा किए बिना पहले से ही ब्रेकिंग क्लैन के साथ दोस्ताना रिश्ता बना रहा था। सबसे बड़ी संभावना ये थी कि जीवोमिंग ब्रेकिंग क्लैन को एक फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था ताकि सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल जैसा एक छोटा सेट बनाया जा सके। हालांकि यह विचार कुछ समय के लिए था, लेकिन इसने इस दुनिया में तान संप्रदाय को फिर से बनाने की तानसेन की इच्छा को और बढ़ा दिया। यंग मास्टर, इन सब में अपना समय लें। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि एक साल बाद होने वाले सोल मास्टर टूर्नामेंट की तैयारी के लिए अपनी ताकत को बेहतर करें। हालांकि मुझे थर्ड रैंक सोल टूल नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमारे स्ट्रेंथ क्लैन और दूसरे दो क्लैन के बीच के रिश्ते को कम मत समझना। उस समय क्या कुछ सोल टूल मिलना भी मुश्किल होगा। टाइटैन की सोच पूरी तरह बदल गई थी। यंग मास्टर के आगे बढ़ने का रास्ता अजय होगा और स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी हिडन वेपन्स को भी बेहतर बना सकती है, जिससे वे एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। और यंग मास्टर अभी जो सोच रहे थे और कर रहे थे उसे देखते हुए तानसेन का बनना बस कुछ ही समय की बात थी। हालांकि टाइटैन को क्लियर स्काई सेट से कई शिकायतें थी, लेकिन वह मास्टर और यंग मास्टर को लेकर बहुत उम्मीद लगाए हुए थे। असल में इस समय उनके मन में तानसेन में शामिल होने का विचार आने लगा था। तो धन्यवाद सीनियर। टेंसेन इस ट्रिप से अभी बहुत खुश था। हालांकि उसे थर्ड रैंक सोल टूल नहीं मिली, लेकिन वे थर्ड रैंक सोल टूल पहले से ही उसकी पहुंच में थी। भविष्य में लो और मिड-टियर हिडन वेपन्स को स्पिरिट टूल टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर और टेंसेन के सदस्यों को उनसे लेस करके टेंसेन निश्चित रूप से इस दुनिया में अपनी पुरानी शान वापस पा लेगा। आधे महीने की असेंबली के बाद सभी 350 थर्ड रैंक सोल टूल तैयार हो गए। जी गुमिंग ने जानबूझकर कंडक्टिव इनकेसिंग और फॉर्मेशन कोर के जंक्शन पर एक छोटा सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एंटी डिसअसेंबली डिवाइस भी छोड़ दिया था। जब तक कोई थर्ड रैंक सोल टूल को खत्म करने की हिम्मत करता, थर्ड रैंक सोल टूल कोर फॉर्मेशन और कोर सोल पावर ट्रांसमिशन लाइनों के हिस्से को पूरी तरह से खत्म कर देता, जिसे नकल करने की कोशिश करने वालों को कोई मौका नहीं मिलता। आगे के मेंटेनेंस की दिक्कतों के बारे में जी गुमिंग को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। थर्ड रैंक सोल टूल सोल पावर से चलता था। जब तक इस्तेमाल के दौरान सोल पावर इनपुट ओवरलोड नहीं होता, थर्ड रैंक सोल टूल कम से कम 5 से 7 साल तक चल सकता था। और स्पिरिट टूल के बाहरी केसिंग के कुछ हिस्सों को अलग भी किया जा सकता था। इस समय यानगुडी दवा की गोलियों की कई बोतलें पकड़े हुए आंगन में आया और बहुत खुश लग रहा था। अलायंस लीडर, प्रीमियम औषधीय जड़ी बूटियों से बनी औषधीय गोलियां तैयार हैं। ये सभी दिखने में बहुत अच्छी और बहुत असरदार हैं। 140 जुबान शुई डेंट, मैं दिखावा शुरू करने वाला हूं। जी गुमिंग ने 6 लंबी गर्दन वाली चीनी मिट्टी की बोतलें ली। ढक्कन खोलने से पहले ही उन्हें हल्की सी खुशबू महसूस हुई और उसी पल उनके शरीर के अंदर सोल पावर अजीब तरह से घूमने लगी। ये किस तरह की गोली है? यह मुझे ऐसा अनोखा एहसास क्यों दे रही है? यानगुडी ने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने एक स्टॉपर खोला और लंबी गर्दन वाली चीनी मिट्टी की बोतल से बहुत ठंडी सफेद धुंध उठी, जिससे आसपास का तापमान कई डिग्री गिर गया। जैसे ही गोली उसके हाथ में डाली गई, उसका पूरा रूप सामने आ गया। गोली पूरी तरह से नीली और ट्रांसपेरेंट थी और उसके चारों ओर हल्की सफेद धुंध की एक परत थी। क्या ये रहस्यमयी पानी की गोली नहीं है? तुमने इसे बनाने में भी कामयाबी हासिल की है। ये सुनकर यानगुडी ने अपना सिर थपथपाया और अचानक उसे एहसास हुआ। अलायंस लीडर, वह रहस्यमयी पानी की गोली। मैंने गोली के लिए ये नाम क्यों नहीं सोचा? इसके बाद यानगुडी ने जी गुमिंग को बड़े भरोसे के साथ गोली के गुणों के बारे में बताया। अलायंस लीडर, ये रहस्यमयी पानी की गोलियां मेरी गोली को बेहतर बनाने की सबसे नई कामयाबी कही जा सकती हैं। इस रहस्यमयी पानी की गोली में मुख्य चीज के तौर पर 2 टेल्स नो सिल्कवन का इस्तेमाल होता है। साथ में कई ठंडे स्वभाव वाली दवाई वाली जड़ी बूटियां और 13 तरह के पानी वाले सोल बीस्ट का खून होता है। इसका खास असर एक स्पिरिट मास्टर को अपनी सोल पावर को काफी बढ़ाने और अपने शरीर को ठीक करने का असर पाने में मदद करता है। हालांकि एक स्पिरिट मास्टर को ये बहुत अच्छा असर तभी महसूस होता है जब वह पहली गोली लेता है। अगर वे दूसरी गोली लेते हैं तो इससे उनकी सोल पावर नहीं बढ़ेगी और शरीर को ठीक करने का असर बहुत कमजोर हो जाएगा। ये बातें सुनकर जी गुमिंग का दिल सदमे से भर गया। अच्छा, उसने उम्मीद नहीं की थी कि असर बिल्कुल वैसा ही होगा। ये तो स्पिरिट मास्टर साधना को एक नए लेवल पर ले जा रहा था। उन्हें हैरानी हुई कि 10,000 साल बाद कॉन्टिनेंट पर टाइटल डुओ इतना आम क्यों हो गया। क्या ये ठीक अलग-अलग अजीब गोलियों और स्पिरिट मास्टर्स के खुद को नशा देने की वजह से नहीं था? अलायंस लीडर, इस रहस्यमयी पानी की गोली का एक खास साइड इफेक्ट भी है। यानी एब्जॉर्ब होने के बाद तुरंत नहाना चाहिए, नहीं तो एब्जॉर्बर बहुत बदबूदार हो जाएगा। मैं इस चीज को इंप्योरिटी एक्सल्शन फिनोमेना कहता हूं। ये सुनकर जी गुमिंग को और भी यकीन हो गया कि यह वही रहस्यमयी पानी की गोली है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी एक जैसा था। रहस्यमयी पानी की गोली को 10,000 साल बाद गोली बनाने वाली दुनिया में एक शानदार मोती माना जा सकता है। सिर्फ ये बात कि इसने बिना किसी साइड इफेक्ट के डिटॉक्सिफाई किया ज्यादातर गोलियों से बेहतर थी। क्या आपने स्पिरिट बीस्ट पर मेडिसिनल पावर टेस्ट की है? मैंने खाया है। अगर कोई इंसान भी इसे खा ले तो कोई अनजानी हालत पैदा नहीं होनी चाहिए। यानगुडी ने इसे 2 तरह के स्पिरिट बीस्ट, एजोर व्हाइट माउस और 10,000 डे आयरन पिक पर टेस्ट किया था और दवा का कोई बुरा असर नहीं हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छा। जी गुमिंग ने यानगुडी की हथेली से रहस्यमयी पानी की गोली उठाई और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। एक ठंडी दवाई की शक्ति तेजी से उसके शरीर में फैल गई और धीरे-धीरे गर्म हो गई, जिससे उसके शरीर का हर हिस्सा उत्तेजित हो गया। कुछ ही पलों में जी गुमिंग अपनी साधना की हालत से अचानक जाग गए। उनके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा और काली गंदगी की एक भी बूंद नहीं दिखी। अलायंस लीडर, आपकी शारीरिक बनावट बहुत ज्यादा मजबूत है। रहस्यमयी पानी की गोली का शरीर को ठीक करने वाला असर आपके लिए बेकार है। लेकिन अलायंस लीडर, क्या अब आपकी सोल पावर बढ़ गई है? ये सच में बढ़ गया है, लेकिन मेरी सोल पावर रैंक अभी भी नहीं बदली है। ये सुनकर यानगुडी जी गुमिंग से और भी हैरान हो गया। उसके अंदाजे के मुताबिक गोली लेने के बाद सोल किंग लेवल पर जी गुमिंग की सोल पावर कम से कम एक रैंक बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सोल पावर में कोई साफ बढ़ोतरी नहीं होगी। इस बात का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि जी गुमिंग की पूरी ताकत उसकी उम्मीद से भी ज्यादा थी और उस रहस्यमयी पानी की गोली का उस पर लगभग कोई असर नहीं हुआ। सीनियर, अभी की रिफाइनमेंट स्पीड से एक बोतल पूरी करने में कितना समय लगेगा? जी गुमिंग के सवाल का सामना करते हुए यानगुडी ने फिर भी बहुत आत्मविश्वास के साथ बात की। अलायंस लीडर, रहस्यमयी पानी की गोली बनाने में मेरी अभी की काबिलियत को देखते हुए एक फर्नेस को रिफाइन करने में सबसे तेज 12 दिन लगते हैं, जिसमें हर फर्नेस में 3 गोलियां होती हैं। अगर मैं ज्यादातर प्लानिंग को सिस्टमैटिक रिफाइनमेंट करने दूं तो सफल गोलियों की संख्या कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उससे जुड़ी दवा वाली चीजें और स्पिरिट बीस्ट एसेंस का खून भी लगातार खर्च होता रहेगा, जिससे काम करने की क्षमता पर इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। अभी ठंडी दवा वाली ताकत को मिलाने के लिए ज्यादा वेव ग्लू नहीं बचा है। वेव ग्लू के मामले में जी गुमिंग ने तुरंत फैसला लिया और कहा, वेव ग्लू के लिए हम दादाजी से मदद मांग सकते हैं। टाइटल डुओ के तौर पर उनकी स्पीड से वास्ट सी सिटी से ब्रेकिंग क्लैन तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे। भाई डुगू से कहो कि जाकर इसे खरीद लें। वही टाइटल डुओ है, क्या यह उसके स्टेटस से थोड़ा नीचे नहीं होगा? यानगुडी ने जी गुमिंग के सुझाव के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। एक टाइटल डुओ को काम पर रखने वाले लड़के के तौर पर काम करने देना भगवान के तोहफों को बर्बाद करने जैसा ही था। ठीक उसी समय आंगन के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। हाँ, तुम बदमाश, क्या तुम फिर से मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो? आवाज दूर से आई और डुगुबो ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आ गया। लंबी गर्दन वाली चीनी मिट्टी की बोतल से निकलती दवा की ताकत महसूस करने के बाद उसका ध्यान पूरी तरह बोतल पर चला गया और उसने जोर से पूछा, भाई यांग, इस बोतल के अंदर क्या है? क्या ये कोई नया जहर हो सकता है जो तुमने खुद बनाया है? नहीं, यह है। यानगुडी ने डुगुबो को रहस्यमयी पानी की गोली के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने वेव ग्लू की कमी के बारे में भी बताया। आप कह रहे हैं कि यह गोली बिना किसी साइड इफेक्ट के सोल पावर बढ़ा सकती है और स्पिरिट मास्टर की बनावट को ठीक कर सकती है, और बस एक ही दिक्कत है कि आप इसे ज्यादा मात्रा में रिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वेव ग्लू नहीं है। ये बिल्कुल भी मुश्किल मामला नहीं है। ये सुनकर जी गुमिंग ने सिर्फ इसलिए तमीज से काम नहीं लिया क्योंकि डुगुबो एक बड़े थे। इसके बजाय उन्होंने कहा, दादाजी, आप और वेव ग्लू खरीदने के लिए वास्ट सी सिटी और कुछ बड़े तटीय शहरों की यात्रा क्यों नहीं करते? चलो पहले रहस्यमयी पानी की गोलियों के पहले बैच को रिफाइन करते हैं। वैसे भी एक टाइटल डुओ के तौर पर आपकी अभी की स्पीड से एक राउंड ट्रिप बहुत तेज होगी। डुगुबो को इस बात पर थोड़ी नाराजगी हुई। मैं ये बुरा आदमी एक इज्जतदार टाइटल वाला डुओ हूं, फिर भी तुम बदमाश मेरे साथ एक छोटे लड़के जैसा बर्ताव करते हो। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं समझते? दादाजी, क्या यह अजनबी बात नहीं है? सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमें 1 या 2 रहस्यमयी वाटर पिल्स को रिफाइन करना होगा, बस सेफ रहने के लिए। इसके अलावा वेव ग्लू का एक और खास काम है, यह स्पिरिट मास्टर को रहस्यमयी वाटर पिल की तरह अपने शरीर को लगातार टेम्पर करने में मदद कर सकता है और आखिर में अपने लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग को एक जॉट करने के हालात तक पहुंच सकता है।
पहला हिस्सा सुनकर डुगुबो और यांगबुडी काफी शांत थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करने के बारे में सुना, वे अपना आपा खो बैठे। अपने लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करना स्पिरिट मास्टर्स के लिए सच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली घटना थी। शरीर को मजबूत बनाने के लिए वेल ग्लू लेने से क्या कोई अपने लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग सोख सकता है? आपने यह आइडिया ऐसे ही तो नहीं बनाया, है ना? मैं तुम दोनों से झूठ कैसे बोल सकता हूं? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो मेरे पास एक बहुत आसान तरीका है जिससे मैं तुम्हें अपने लेवल से ज्यादा सीखने की संभावना साबित कर सकूं। ये सुनकर दोनों और भी उलझन में पड़ गए। 141 सोल रिंग का कॉन्फ़िगरेशन डरावना है। अपनी पहली स्पिरिट रिंग मिलने के बाद से मैंने जिंग जियाओ लेना शुरू कर दिया। इससे मेरी फिजिकल फिटनेस और बेहतर हुई, साथ ही स्पिरिट रिंग की लिमिट भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। इसके बाद जी वुमिंग के पैरों के नीचे एक के बाद एक 5 स्पिरिट रिंग पीला, बैंगनी, काला दिखाई दी। जब चौथा स्पिरिट रिंग एक काला 10,000 साल का स्पिरिट रिंग दिखाई दिया, तो उसके पास खड़ा यांगबुडी पूरी तरह हैरान रह गया। हे भगवान, अलायंस मास्टर की चौथी स्पिरिट रिंग असल में 10,000 साल की स्पिरिट रिंग है। क्या ये कुछ ऐसा है जो कोई स्पिरिट मास्टर भी हासिल कर सकता है? लेकिन फिर उसने सोचा, अलायंस मास्टर के पास बहुत सारे इमोर्टल प्लांट्स हैं। एक या दो इमोर्टल प्लांट्स खाने के बाद चौथी स्पिरिट रिंग मिलने पर 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना बहुत मुमकिन है। फिर भी उसने उत्सुकता से पूछा, अलायंस मास्टर, आपने अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के लिए किस साल की लिमिट के स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब किया? जी वुमिंग के जवाब का इंतजार किए बिना बहुत गर्व से भरे डुगुबो ने उनकी तरफ से समझाया कि जी की चौथी स्पिरिट रिंग इस बूढ़े आदमी ने उसके लिए खोजी थी। स्पिरिट रिंग 15,000 साल पुरानी थंडर रो हेलवाइन से आई थी। ये यांगबुडी इतने हैरान थे कि बोल नहीं पाए। 10 सेकंड से ज्यादा समय बीतने के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, थंडर रो हेलवाइन एक टॉप टियर थंडर एट्रिब्यूट प्लांट स्पिरिट बीस्ट है और यह 15,000 साल पुराना है। इस उम्र और कैलिबर के स्पिरिट बीस्ट को आमतौर पर केवल थंडर एट्रिब्यूट स्पिरिट एम्परर्स या स्पिरिट सेंस ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर भी उसने इसे अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के रूप में इस्तेमाल किया। कितना डरावना! क्या ये भी जिंग जियाओ का एक अतिरिक्त प्रभाव है? इस समय यांगबुडी की हैरान नजरों के नीचे जी वुमिंग के आसपास की सोल पावर में उतार चढ़ाव फिर से बढ़ गया। उसके पैरों के नीचे का पीला दूसरा रिंग धीरे-धीरे फीका पड़ गया और एक चमकदार बैंगनी स्पिरिट रिंग में बदल गया। डुगुबो और यांगबुडी अब शांत नहीं रह सके। दोनों आदमी बड़ी-बड़ी आंखों से देख रहे थे, उनके जबड़े खुले रह गए और वे जी वुमिंग के दिखाई स्पिरिट रिंग के रंगों को बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे शौक को पूरी तरह समझ पाते, जी वुमिंग की ओरिजिनल पर्पल तीसरी स्पिरिट रिंग भी धीरे-धीरे गहरे पर्पल रंग में बदल गई और स्पिरिट रिंग से ही सोल पावर का एक तेज झोंका निकला। बैंगनी रंग की तीसरी स्पिरिट रिंग अब एक बेदाग शुद्ध काली 10,000 साल की स्पिरिट रिंग बन गई थी, जो गहरी स्याही जितनी गहरी थी। ये क्या ये बुरा आदमी कुछ देख रहा है? ये देखकर यांगबुडी और डुगुबो को अचानक अपनी आंखों पर शक होने लगा। क्या सच में इस दुनिया में पीले, बैंगनी, काले रंग का कोई स्पिरिट रिंग मौजूद है? जी वुमिंग ने उन दो आदमियों को देखा जो सदमे में थे और कॉन्फिडेंस से कहा, दो सीनियर्स, यही मेरी असली ताकत है। क्या आपको अभी लगता है कि जिंग जियाओ सिर्फ एक कामोद्दीपक है? तुमने, बच्चे जी, ये बात बहुत गहरी छिपाई। तुमने इस बुरे आदमी को धोखा देने की हिम्मत भी की। डुगुबो होश में आने के बाद जी वुमिंग के पास गया, उसे कोहनी से धक्का दिया और बुरी तरह शिकायत की। यांगबुडी इस समय और भी ज्यादा उत्साहित थे। उन्होंने जल्दी से जी वुमिंग को अपने सामने खींचा और बहुत उत्सुकता से पूछा, अलायंस मास्टर, आपको अपनी दूसरी और तीसरी स्पिरिट रिंग्स कैसे मिली और उनकी खास साल की लिमिट? आपको हम दोनों बूढ़ों को सारी डिटेल्स बतानी होंगी। क्या जिंग जियाओ का सच में इतना पावरफुल असर होता है? जी वुमिंग ने उन दो बुरे लोगों को देखा जो बहुत खुश थे, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो, और उन्होंने एक-एक करके उनके सवालों के जवाब दिए। यह इस तरह है, मेरी दूसरी स्पिरिट रिंग वाटर प्रेशर बॉडी टेम्परिंग मेथड से बॉडी टेम्परिंग के बाद मिली, जिसमें 3 साल तक जिंग जियाओ लेना और मेडिसिनल बाथ और दूसरे पारंपरिक तरीके शामिल थे। उसके बाद ही मैंने 1500 से ज्यादा साल के थंडर एट्रिब्यूट स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब किया। जहां तक तीसरी स्पिरिट रिंग की बात है, वह ज्यादा लकी थी। जब दोनों बुरे लोगों ने थंडर ड्रैगन मछली की बलि के बारे में सुना तो वे और भी हैरान हो गए। बलिदान, कितना अजीब लेकिन सुंदर शब्द है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किड जी को इतनी बड़ी रकम मिल गई। कोई हैरानी नहीं कि आपकी तीसरी स्पिरिट रिंग बहुत ही काले रंग की दिखी। यह एक स्पिरिट बीस्ट सैक्रिफाइस की वजह से हुई थी। लेकिन आपका वाटर प्रेशर बॉडी टेम्परिंग मेथड सच में ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग झेल सकें। क्या सिर्फ रोजाना बॉडी टेम्परिंग टेक्निक जैसे जिंग जियाओ लेना और मेडिसिनल बाथ में भीगना पर निर्भर रहने से कोई सच में 1000 साल की दूसरी रिंग पा सकता है? हालांकि जी वुमिंग की स्पिरिट रिंग की बनावट यांगबुडी के ठीक सामने थी, फिर भी उन्हें ये कुछ अविश्वसनीय लगा। लेकिन यांगबुडी को पूरा यकीन था कि जिंग जियाओ स्पिरिट रिंग की लिमिट बढ़ा सकता है जिसे एक स्पिरिट मास्टर एब्जॉर्ब कर सकता है। इस समय डुगुबो जितना ज्यादा जी वुमिंग को देखते, उतना ही उन्हें वह पसंद आता। ये किसी शिष्य या दामाद के लिए उनकी पहले की मंजूरी नहीं थी, बल्कि अपने असली बेटे के लिए प्यार था, जिससे डुगुबो उसे बहुत प्यार करते थे। बच्चे जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपके अंदर कम से कम एक स्पिरिट बोन होनी चाहिए जो आपकी स्पिरिट रिंग की आभा को छुपा सकती है ना? हम, जी वुमिंग ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास एक सिमुलेशन टाइप स्पिरिट बोन है। डुगुबो ने बहुत खुशी से सिर हिलाया। उन्होंने स्पिरिट बोन की खास डिटेल्स के बारे में और नहीं पूछा, क्योंकि जी वुमिंग असल में उनकी देखरेख में ही बड़े हुए थे और स्टेबिलिटी जी वुमिंग की सबसे बड़ी खासियत थी। अगले ही पल जी वुमिंग फिर से बोले, अभी मेरी सिचुएशन का पता लगाना सही नहीं है। अच्छा होगा कि सिर्फ हम तीनों को ही पता चले। और दादाजी, प्लीज लिटिल सिस्टर को मेरे मार्शल सोल लिमिट तोड़ने के बारे में मत बताना। नहीं तो अगर वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और भविष्य में हाई लिमिट स्पिरिट रिंग्स लेने का रिस्क लिया, तो कोई भी अचानक एक्सीडेंट बहुत बुरा होगा। बेशक मुझे ये पता है, तुम्हें मुझे जानबूझकर याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किड जी। डुगुबो अपनी पोती की पर्सनैलिटी को लेकर बहुत साफ थे, मजबूत इरादों वाली और हार न मानने वाली। अगर यान को पता होता कि उसके पति की स्पिरिट रिंग इतनी जबरदस्त है, तो ये भविष्य में उसकी साधना की मनस्थिति पर जरूर असर डालता। इस वजह से डुगुबो का चेहरा गंभीर हो गया और उसे जी वुमिंग को चेतावनी देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बच्चे, इस मामले की सच्चाई तुम्हें खुद बतानी चाहिए, लेकिन तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह स्पिरिट सेंट या स्पिरिट डुलुओ तक न पहुंच जाए। उसके बाद ही वह तुम्हारी स्पिरिट रिंग का राज बताएगी। ठीक है, मैं यह मामला समझ गया हूं। ये सुनकर यांगबुडी और डुगुबो खुशी से मुस्कुराए। वे दोनों जी वुमिंग के दिल में बसे जुनून को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही डुगुबो जिंग जियाओ को बैच में खरीदने के लिए तुरंत वास्ट सिटी जाने की तैयारी कर रहा था, जी वुमिंग ने अपने 100 खजानों वाले थैले से ब्लू सिल्वर एम्पर को निकाल लिया। दादाजी, कृपया आप सबसे पहले इस ब्लू सिल्वर ग्रास को दवा के बगीचे में लगाने का कष्ट करें। ये ब्लू सिल्वर ग्रास लिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण की ओर जाते समय मैं वहां से गुजर रहा हूं, इसलिए मैं रास्ते में पड़ने वाले औषधि उद्यान में यह नीली चांदी घास ले जाऊंगा। जी वुमिंग के हाथ में ब्लू सिल्वर एम्पर के बारे में डुगु यांगो ने यान को पहले ही इसके बारे में बताते हुए सुना था। इस ब्लू सिल्वर ग्रास के अंदर के एम्पर में 100,000 साल के स्पिरिट बीस्ट बनने की क्षमता है। इसे आइस एंड फायर यिन यांग वेल में लगाने से इसकी ग्रोथ को काफी बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये भविष्य में और मजबूत होगा, उसे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सावधान रहना होगा। इसके बाद जी वुमिंग खुश होकर ब्रेकिंग प्लान से चले गए। इस बीच यांगबुडी ने हाई मेडिसिन रिफाइनिंग टैलेंट वाले चेलों को दिन रात गोलियां रिफाइन करने के लिए लीड किया, जबकि डुगुबो ने एक टाइटल डुलुओ के तौर पर अपने फायदे का इस्तेमाल किया। लगातार ब्रेकिंग प्लान और तटीय शहरों के बीच ट्रैवल करते हुए अपनी दौलत का इस्तेमाल करके जिंग जियाओ को बड़े पैमाने पर खरीदा। 142 दोनों महिलाओं ने चुपके से त्यांशुई अकादमी जाने की योजना बनाई। कई दिनों बाद हेवन डू रॉयल एकेडमी के बैक माउंटेन्स में थोड़ा तेज, आप दोनों के बीच तालमेल अभी भी ठीक नहीं है। जी वुमिंग लगातार डुगुयान के ग्रुप ऑफ 6 के हमलों से बचने के लिए मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। न तो डुगुयान का कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट एबिलिटी और न ही फैमिली ब्रदर्स का मार्शल सोल फ्यूजन स्किल जी वुमिंग को फंसा सका। शिमो, स्टोन मिल, यांग योंग, तुम तीनों उसे रोकने के लिए जिम्मेदार हो। लिंग, हमें ठीक करो। जुकिंग, हम वह मूव इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही डुगुयान ने ये कहा, सभी लोग तुरंत उसका मतलब समझ गए और जल्दी से 1221 का ग्रुप बना लिया। 5वीं स्पिरिट एबिलिटी रॉक डोमेन पॉइजन एरे। जैसे ही डुगुयान ने अपनी 5वीं स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया, सामने से ब्लॉक कर रही शिमो ट्रायो ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया। यांग योंग हमला करने के लिए जिम्मेदार था, ये पक्का करते हुए कि जी वुमिंग किसी और चीज पर ध्यान न दे सके, जबकि शिमो और स्टोन मिल ने यांग योंग के बनाए मौके का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे काले कछुए के शेल का इस्तेमाल करके लड़ाई के बाहरी इलाके में लगातार घूमने वाला एक काला कछुआ शेल एनर्जी बैरियर बनाया, जिससे जी वुमिंग फंस गए। 1 सेकंड से भी कम समय बाद डुगुयान चिल्लाया, पीछे हटना। जैसे ही ये शब्द निकले, हवा में लग के अनगिनत रॉक कोन ऊपर से नीचे गिरे और सीधे नीचे जी वुमिंग पर गिरे। हालांकि जी वुमिंग केवल हंसे। मुझे फंसाना? क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे फंसाने के लिए एक इंसान की कुर्बानी देना काफी है? मजाकिया। पहली स्पिरिट एबिलिटी, दूसरी स्पिरिट एबिलिटी। जी वुमिंग ने जल्दी से अपनी पहली 2 स्पिरिट एबिलिटीज का इस्तेमाल किया, जिससे ब्लैक टॉर्टोइस कंटेनमेंट एरे पूरी तरह टूट गया। शिमो और स्टोन मिल, जिन्हें पीछे हट जाना चाहिए था, वे भी एरे के टूटने से उड़ गए। जी वुमिंग ने एक ही बार में यांग योंग को डुगुयान की 5th स्पिरिट एबिलिटी की अटैक रेंज से बाहर कर दिया, जिससे यांग योंग को डुगुयान की 5th स्पिरिट एबिलिटी से अचानक होने वाला नुकसान नहीं हुआ।
इसके बाद उसने अपनी छाती पर रखे ब्लड थंडर बैटल स्पीयर को तेजी से घुमाया और एक्सक्लूसिव फुटवर्क पर भरोसा करते हुए कुछ हमलावर रॉककॉन्स को आसानी से चकमा दे दिया। लेकिन जैसे ही जी वुमिंग कुछ आने वाले रॉककॉन को गिराने के लिए अपना भाला घुमा रहे थे, जुकिंग जो पहले ही तेजी से नीचे आ रहे रॉककॉन पर उतर चुके थे, काफी देर से इंतजार कर रहे थे। थर्ड स्पिरिट एबिलिटी नेदरवर्ल्ड एनिहिलेशन किल। एक पल में जुकिंग की आकृति अचानक जी वुमिंग के सामने से गायब हो गई और अंधेरे में छिप गई। जैसे ही एक बड़ा रॉककॉन नीचे गिरा, जुकिंग अचानक गिरते हुए पत्थरों के बीच दिखाई दी। उसके हाथ टाइगर क्लॉस में बदल गए और वह बगल से जी वुमिंग की ओर झपटी। छोटी बहन अपनी फिफ्थ स्पिरिट एबिलिटी के धमाके से पैदा हुई पावर का इस्तेमाल करके जुकिंग की थर्ड स्पिरिट एबिलिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल करना, जिससे मेरे खिलाफ क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का मकसद पूरा हो जाएगा, बुरा नहीं है। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। जी वुमिंग ने मौके का फायदा उठाया, अपने पैरों में ताकत इकट्ठा की और उछल पड़ा। जुकिंग के हमले से बचते हुए वह मुड़ा और अपना भाला चलाया। ब्लड थंडर बैटल स्पीयर का मजबूत शाफ्ट सीधे जुकिंग को उड़ाकर गिरा दिया। उसी समय जी वुमिंग ने ब्लू सिल्वर एम्परर के दाहिने पैर की हड्डी की फ्लाइट एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिससे मूवमेंट टेक्निक करते हुए उसकी स्पीड बढ़ गई। छोटी बहन तुम हार गई। शिमो, स्टोन मिल और ये लिंगलिंग जो सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, हैरान होकर देख रहे थे कि जी वुमिंग बॉस स्पीयर पकड़े हुए डुगुयान के पीछे आ गए। इस समय डुगुयान 6 में से कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर पर हमला होने के साथ जी वुमिंग के साथ उनका ट्रेनिंग एक्सरसाइज खत्म हो गया। यान तुम्हारे और जुकिंग के बीच तालमेल काफी अच्छा था। अगर टाइमिंग थोड़ी और सटीक होती तो शायद मैं भी इसमें फंस जाता। डुगुयान जी वुमिंग की बात मानकर खुश थी, लेकिन वह जी वुमिंग की मौजूदा ताकत को लेकर और भी ज्यादा खुश थी। वुमिंग, अपनी अभी की ताकत से तुम पक्का ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में 7 अपोनेंट्स का सामना कर सकते हो, है ना? उस केस में मुझे लगता है कि इस साल का सोल मास्टर टूर्नामेंट बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा है। नहीं, मैंने इस सोल मास्टर टूर्नामेंट के बारे में 3 कमेटी मेंबर से पहले ही बात कर ली है। मैं टीम लीडर और टीम मेंबर दोनों के तौर पर हिस्सा लूंगा, इसलिए सोल मास्टर टूर्नामेंट की मेन ताकत अभी आप 6 लोग ही होंगे। ये सुनकर टीम के 6 सदस्य हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जी वुमिंग इस तरह से सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। क्या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टीम लीडर के तौर पर आपके स्टेटस से सहमत है? बेशक वे मान गए। एक टीम लीडर असल में एक टीम मेंबर से ज्यादा अलग नहीं होता। जब तक ये सोल मास्टर टूर्नामेंट के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या कह सकती है? असल में उनकी हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम की पूरी ताकत को देखते हुए उन्हें अब टीम लीडर की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा कौन सा टीचर उनका टीम लीडर बन सकता था? 3 महान कमेटी सदस्य, ये तो नामुमकिन है, लेकिन सोल मास्टर टूर्नामेंट के लिए अभी भी टीम के डेली अफेयर्स को संभालने के लिए एक टीम लीडर की जरूरत है, इसलिए जी वुमिंग को ये रोल भी साथ-साथ निभाना पड़ा। जी वुमिंग को इतना कुछ देखकर डुगुयान ने गंभीरता से कहा, वुमिंग, सोल मास्टर टूर्नामेंट में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है। क्यों ना हम दूसरी एकेडमी के साथ स्पार खेलें? हम ये जी वुमिंग एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर निर्णायक रूप से बोले, मैंने शुरू में तुम्हें ग्रेट स्पिरिट एरेना ले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम्हारी अभी की ताकत को देखते हुए वहां चैलेंज करने के लिए शायद उतनी ही पावर वाली बहुत कम स्पिरिट मास्टर टीमें बची हैं। ऐसे में हमारे पास स्पैरिंग एक्सचेंज मैच के लिए दूसरी एकेडमी में जाने का ही ऑप्शन है। इस समय ये लिंगलिंग ने डुगुयान की तरफ देखा। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को जानकर मुस्कुराया और फिर ये लिंगलिंग बोली, बड़े भाई जी, हमारी हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम 1 पहले हेवन वाटर एकेडमी टीम से हार गई थी। क्यों ना हम एक स्पार के लिए हेवन वाटर एकेडमी चलें? आपके होने से हम यान की खोई हुई इज्जत वापस पा सकते हैं। क्या हेवन वाटर एकेडमी? ये सुनकर दोनों लड़कियों ने जी वुमिंग की आंखों में दिख रही झिझक और डर को ध्यान से देखा। वे और भी ज्यादा खुश हो गईं, ये सोचकर वह बिंगर के बारे में साफ-साफ नहीं बताएगा और अब वह घबरा रहा है। बहुत देर हो गई। डुगुयान जी वुमिंग के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे मनाया, वुमिंग, बिंगर और बाकी लोग मेरी अच्छी बहनें हैं। दोस्ताना स्पार का नतीजा चाहे जो भी हो, वे हमें पक्का नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तुम्हें इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दो स्पिरिट किंग 7 स्पिरिट एंसेस्टर्स को परेशान करने जा रहे हैं। अगर यह बात फैल गई तो ये हेवन डू रॉयल एकेडमी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। जी वुमिंग को इस तरह देखकर डुगुयान और ये लिंगलिंग और भी गुस्सा हो गए। तारांकन इज्जत के लिए अच्छा नहीं का क्या मतलब है? वह इतना बेकार बहाना बना सकता है। अगर उन्हें शुई बिंगर और जी वुमिंग के रिश्ते के बारे में पता नहीं होता तो शायद उन्होंने इस बहाने से हेवन वाटर एकेडमी जाना छोड़ दिया होता। इसके अलावा उन दोनों ने पहले ही शुई बिंगर से इस बारे में बात कर ली थी। जब जी वुमिंग वापस आएगा तो वे तीनों इस दोगले बदमाश को जरूर सजा देंगे। ये देखकर कि जी वुमिंग जाना नहीं चाहती, डुगुयान ने मुंह बनाते हुए पूछा, वुमिंग, तुम हेवन वाटर एकेडमी जाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हो? क्या हेवन वाटर एकेडमी में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे बताया न जा सके? या शायद तुम्हारा कोई है जो वहां है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पहली बार था जब जी वुमिंग को गहरा डर महसूस हुआ। 143 शुई बिंगर के साथ पुनर्मिलन। जी वुमिंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ डुगुयान और ये लिंगलिंग को देखा। इस समय वह दोनों लड़कियों और शुई बिंगर को लेकर अजीब तरह से परेशान महसूस कर रहा था। उन्हें जो पता था उसके अनुसार शुई बिंगर और डुगुयान ने पहले एक साथ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल में महारत हासिल कर ली थी, जिसका मतलब था कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। जब से वह हेवन डू रॉयल एकेडमी लौटा है, न तो डुगुयान और न ही ये लिंगलिंग ने उसे शुई बिंगर का जिक्र किया था। डुगुयान की पिछली पर्सनैलिटी को देखते हुए उसने जरूर कुछ गुस्सा दिखाया होगा, जैसे कोई पत्नी अपने पति को ढूंढ रही हो। लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ गलत नहीं हुआ, इसमें जरूर कोई साजिश होगी। लेकिन क्योंकि यह जी वुमिंग का फैसला था, इसलिए उसे इसे पार करना ही था, भले ही आगे जहर का गड्ढा हो। जी वुमिंग ने डुगुयान और ये लिंगलिंग को देखा, फिर टीम के बाकी 4 सदस्यों को देखा और बहुत मजबूत नजर से कहा, ठीक है, तो हम कल हेवन वाटर एकेडमी के लिए निकलेंगे और पूरी जीत का इस्तेमाल करके हेवन डू रॉयल एकेडमी की पिछली सभी हार को धो डालेंगे। बेशक हेवन वाटर एकेडमी की इस ट्रिप पर जी वुमिंग को प्राइवेट मामलों के अलावा कुछ पब्लिक काम भी निपटाने थे। अगर वह शुई बिंगर की वजह से शुई परिवार के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर पाए तो भविष्य में शुई परिवार को अपने साथ लाने से सेक्ट को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस तरह जब भी वह भविष्य में कॉन्टिनेंट की यात्रा करेंगे तो ब्रेकिंग क्लैन और शुई परिवार के बीच आपसी सपोर्ट पर भरोसा करके वे भविष्य में आने वाली किसी भी मुसीबत का बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे। हालांकि जी वुमिंग को नहीं पता था कि उसकी वजह से सोल हंटिंग ऑपरेशन आगे बढ़ेगा या टारगेट की लिस्ट और बढ़ेगी, लेकिन रहस्यमय पानी की गोलियों, स्पिरिट टूल्स और जहर की मदद से शुई परिवार के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना फायदेमंद होगा। भले ही ब्रेकिंग क्लैन सोल हंटिंग ऑपरेशन की लिस्ट में हो, क्लैन के लोग इन चीजों पर भरोसा करके जिंदा रह सकते थे। यही असली वजह थी कि जी वुमिंग ने सिर्फ खुद को अलायंस लीडर कहने की हिम्मत की और ब्रेकिंग क्लैन को खुले तौर पर एक सेक्ट बनाने की हिम्मत नहीं की। आखिर स्पिरिट हॉल के टाइटल जुलूस की गिनती सिंगल डिजिट में नहीं होती थी। ये देखकर डुगुयान और ये लिंगलिंग ने खुशी के भाव दिखाए। फिर दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एकेडमी के कैफेटेरिया की ओर चलते हुए कहा, दिन भर की ट्रेनिंग के बाद पार्टनर्स भूखे होंगे। आज रात मेरी ट्रीट है, चलो कैफेटेरिया की तीसरी मंजिल पर अच्छे खाने के लिए चलते हैं। धन्यवाद सिस्टर यान। सिस्टर यान बहुत उदार हैं। सिस्टर यान, तो हम पोलाइट नहीं रहेंगे। मुझे सबसे महंगे सी ड्रैगन मिक्स्ड राइस का एक हिस्सा ऑर्डर करना होगा। टीम के बाकी 4 सदस्य खुशी-खुशी उनके पीछे-पीछे चले गए और जब डुगुयान वहां से निकली तो वह जी वुमिंग को याद दिलाना नहीं भूली, जो धीरे-धीरे पीछे चल रहा था और सोच में डूबा हुआ था। निकनेम हेवन वाटर एकेडमी की हमारी ट्रिप से जुड़ी सारी छोटी-मोटी बातें तुम पर छोड़ दो। आखिर तुम ही हमारे वाइस कैप्टन और टीम लीडर हो, है ना? ठीक है, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार। निकनेम ने आसानी से हाँ कर दी, लेकिन डुगुयान और ये लिंगलिंग जो सबसे आगे चल रहे थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जिससे ऐसा लगा जैसे उनका प्लान सफल हो गया हो। यान, अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा अगर निकनेम बाद में तुम्हारे और सिस्टर बिंगर के बार-बार के हमलों का सामना नहीं कर पाएगा? डरने की क्या बात है? वह निकनेम हमेशा लड़ाई के दौरान पीछे हटता रहा है। इस बार मैं उसे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर करना चाहता हूं और जब मैं ये कर रहा हूं तो इस बदबूदार आदमी को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूं ताकि वह समझ जाए कि आधे अधूरे मन से काम करने का कोई अच्छा नतीजा नहीं होता। इसके अलावा भले ही उसे बहुत चोट लगी हो, क्या यह उस दर्द से तुलना कर सकता है जो बिंगर और मुझे उस समय महसूस हुआ था? क्या आप उसे भी सबक नहीं सिखाना चाहते? डुगुयान की बातें सुनकर ये लिंगलिंग भी हिचकिचाने लगी। बड़े भाई जी उसके साथ काफी अच्छे थे, अगर वह उन्हें चोट पहुंचाने की मुख्य दोषी बन गई तो क्या होगा अगर उन्होंने बाद में उसे नजरअंदाज कर दिया? अगर शुई बिंगर और डुगुयान के डबल स्ट्राइक के कारण वह समय पर अपनी हीलिंग स्पिरिट स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाए और बिग ब्रदर जी के शरीर में कुछ लंबे समय तक चलने वाली दिक्कतें पैदा कर दी तो ये बहुत बुरा होगा। ये लिंगलिंग की भटकती आंखों और हैरान नजर को देखकर डुगुयान तुरंत बोल पड़ा, लिंग, चिंता मत करो, वह मेरा भी आदमी है। बिंगर और मेरी एक लिमिट होगी, हम तुम्हारे बिग ब्रदर जी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। यान, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम लोग जैसा ठीक समझो वैसा करो। तियानशुई शहर हेवन डू मैदान के उत्तर में है। हेवन डू शहर से सिर्फ 130 दूर। जी वुमिंग का ग्रुप सिर्फ 3 दिन में तियानशुई शहर पहुंच गया। डुगुयान और ये लिंगलिंग, जिन्हें आमतौर पर शॉपिंग करना पसंद था, इस समय बहुत परेशान लग रहे थे। निकनेम, जल्दी करो, हम हेवन वाटर एकेडमी से सिर्फ 2 ली दूर हैं। जितनी जल्दी हम वहां पहुंचेंगे उतनी जल्दी आराम कर पाएंगे। मुझे लिंगलिंग और जुकिंग को देखो, हम थक गए हैं। तुम औरतें, तुम इतनी नाजुक क्यों हो? हम गाड़ी में सवार हैं और मैं घोड़ों को चला रहा हूं।
मैं तो थकने की शिकायत भी नहीं कर रहा, फिर भी तुम कर रही हो। जी वुमिंग ने इन दो औरतों को देखा जिन्होंने कभी दुनिया ज्यादा नहीं देखी थी और जिनके झूठ में बहुत सारी कमियां थी। वह बिल्कुल बेबस होकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वे सातों हेवन वाटर अकेडमी के करीब पहुंचे, आसपास की सुंदरियों और रईस बेटों की संख्या भी बढ़ती गई। जब उन्होंने पहली बार जी वुमिंग को देखा, अनगिनत खूबसूरत आंखें जी वुमिंग पर टिकी थी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वे भी घूम रही थी। सफेद बाल, ठंडी और तेज पुतलियां और अमर जैसा सुंदर चेहरा, वह बस बहुत ही सुंदर और शानदार है। हेवन टू रॉयल अकेडमी के इस नए स्टूडेंट का नाम क्या है? मैं तुरंत उसकी सारी जानकारी जानना चाहता हूं। वह मेरा है। कोई जल्दी से मेरे पापा से कहो कि हेवन टू रॉयल अकेडमी जाकर शादी का प्रपोजल दें। वह सिर्फ मेरा हो सकता है, भले ही बाद में मुझे उसकी टांगें तोड़नी पड़े, वह सिर्फ मेरा है। अनगिनत अमीर लड़कियों और कुछ जवान औरतों ने भी जी वुमिंग को देखते ही लालच और इच्छा दिखाई और अपने नौकरों को उसकी खास जानकारी ढूंढने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया। इस समय डुगुयान और ये लिंगलिंग ने सड़क के दोनों तरफ बदनीयत औरतों को देखा और खुद को चौकन्ना होने से नहीं रोक पाए। उन्होंने जी वुमिंग के बाएं और दाएं हाथ पकड़ लिया ताकि उन आम औरतों को ये साबित कर सके जो उसकी खूबसूरती की दीवानी थी कि जी वुमिंग को पहले ही ले जाया जा चुका था, इसलिए उन्हें उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। इसके तुरंत बाद जब दूर से एक गहरे नीले पत्थर का गेट दिखाई दिया तो हेवन वाटर अकेडमी का पूरा स्टाइल सामने आ गया। सिस्टर यान, सिस्टर लिंग, आप आखिरकार आ ही गईं। शुई युए ने 3 या 400 मीटर दूर से उत्साह से हाथ हिलाया। जब उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जिसे वे पकड़े हुए थे तो वह हैरान रह गई और अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या ये वही जीजा है जिसे मैंने 7 साल से नहीं देखा? वह बहुत अच्छा दिखता है। कोई हैरानी नहीं कि बिंगर अक्सर ऐसी दिखती है जैसे वह प्यार में पागल हो। समस्या की जड़ शुरू से ही थी। काश वह मेरा साला ना होता, कितना अच्छा होता। इस समय एक तरफ खड़ी लिशियान्यू भी जी वुमिंग को पहली बार देखकर उतनी ही हैरान थी। हालांकि अनगिनत आदमियों को देखने के बाद भी वह अपने तेज धड़कते दिल को काबू में रखने में कामयाब रही। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और बहुत खुश होकर बोली, हेवन टू रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे हेवन वाटर अकेडमी में स्वागत है। 144 पानी बर्फ परी जड़ी बूटी का उपहार, चाची शिवानी, बहुत समय हो गया मिलते हुए। जी वुमिंग ने उत्साह से लिजियान्यू का स्वागत किया, लेकिन लिजियान्यू थोड़ी परेशान लग रही थी। जी वुमिंग की अभी की हाइट और लुक को देखते हुए उसे आंटी कहना उसे बुरी लगने जैसा था। जियाओ वुमिंग, मुझे लोगों के मुझे आंटी कहने की आदत नहीं है। तुम्हें मुझे बड़ी बहन कहना चाहिए। बड़ी बहन। हेवन टू रॉयल अकेडमी का स्वागत करने के लिए जिम्मेदार तियानशुई टीम के सदस्य जी वुमिंग और बाकी लोगों के साथ सभी ने हैरानी से लिजियान्यू को देखा। एक महिला जो पहले से ही 42 साल की थी, एक 18 साल के आदमी से उसे बड़ी बहन कहने के लिए कह रही थी, इससे वरिष्ठता में अराजकता पैदा होना तय था। पास खड़े डीन ने तुरंत बीच में कहा, बड़ी बहन या जो भी हो, यह जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों को हेवन वाटर अकेडमी में आराम करने और कल के स्पैरिंग मैच की तैयारी करने दिया जाए। ठीक है, मुझे देखो, मैं उत्साहित हो गया और मुख्य उद्देश्य भूल गया। बच्चों, कृपया अंदर आओ। शुई बिंगर, जो आंसू बहाते हुए जी वुमिंग को घूर रही थी, सीधे उसकी तरफ बढ़ी। जी वुमिंग ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, बिंगर, बहुत समय हो गया मिलते हुए। मैं बहुत, इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, शुई बिंगर, जिसे जी वुमिंग की बाहों में जाना चाहिए था, ने अचानक दिशा बदल ली और डुगुयान और ये लिंगलिंग को गले लगा लिया। यान, लिंगलिंग, हम तीनों बहनों को मिले हुए बहुत समय हो गया है। आज रात हमें तब तक पीना है जब तक हम थक न जाएं और तब तक वापस नहीं आना है जब तक हम नशे में न हो जाएं। जब वह बोल रही थी तो शुई बिंगर ने जी वुमिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो तीनों बहनों के ठीक बीच में खड़ी थी। जी वुमिंग को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा लाइट बल्ब उनकी बहनों वाली बातचीत में रुकावट डाल रहा हो, अजीब और बहुत ज्यादा बीच में। और हाँ, शिमो, स्टोन मिल, यांग योंग और जुकिंग, शर्माओ मत। आपके आने का स्वागत करने के लिए हमारी हेवन वाटर अकेडमी के टीचरों ने बहुत मेहनत की है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, शुई बिंगर ने डुगुयान और ये लिंगलिंग का हाथ पकड़ा, जी वुमिंग को बाईपास किया और अकेडमी के अंदर की तरफ चली गई। शुरू से आखिर तक उसने ऐसा दिखाया जैसे जी वुमिंग हवा हो, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हो। जी वुमिंग इस हरकत को लेकर खुद को बेबस महसूस कर रहा था। यह उसके अपने कामों का नतीजा था और शुई बिंगर का उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल नॉर्मल था। हेवन वाटर अकेडमी के डीन लिजियान्यू और जी वुमिंग ग्रुप में सबसे पीछे चल रहे थे। शुई बिंगर के जी वुमिंग को अचानक नजरअंदाज करने के बारे में लिजियान्यू सिर्फ यही वजह बता पाए, वुमिंग, बिंगर सच में लगातार तुम्हारे बारे में सोच रही है। अगर तुम नहीं होते तो वह सिर्फ 6 या 7 साल में स्पिरिट ग्रैंड मास्टर से लेवल 40 सोल एंसेस्टर तक नहीं पहुंच पाती। वह बस बाहरी लोगों के लिए दिखावा कर रही है। ये सुनकर जी वुमिंग ने गंभीरता से कहा, लेवल 40 सोल एंसेस्टर? क्या उसे अपनी चौथी स्पिरिट रिंग मिल गई है? अभी नहीं। बिंगर ने कहा कि वह स्पैरिंग मैच खत्म होने के बाद ही अपनी चौथी स्पिरिट रिंग लेगी। इस समय जी वुमिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और बार-बार अपने दिल में कह रहे थे, ये बहुत बढ़िया है, सचमुच बहुत बढ़िया। उस रात डुगुयान और बाकी लोगों ने शुई बिंगर और उसके ग्रुप के साथ बढ़िया वाइन के 5 या 6 जार पी लिए थे। हालांकि स्पिरिट एल्डर्स, स्पिरिट एंसेस्टर्स और स्पिरिट किंग्स के तौर पर उनकी ताकत को देखते हुए उन पर शराब का ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वेलकम पार्टी खत्म होने वाली थी, डुगुयान, ये लिंगलिंग और शुई बिंगर टॉयलेट इस्तेमाल करने के बहाने चुपचाप पार्टी से चले गए। वे डुगुयान और दूसरों के लिए चुपके से प्लान बनाने के लिए तैयार की गई डॉर्मेट्री में लौट आए। बिंगर, पिछली बार मिले हुए 1 साल हो गया है। अब से 3 दिन बाद अपनी निराशा को बेहतर ढंग से निकालने के लिए हमें अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को थोड़ा और मजबूत करना होगा। हमारी योजना सरल है, पहले ये, फिर अच्छा। यान, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन ये रणनीति लिंगलिंग के लिए कठिन होगी। ये ठीक है, मेरी सोल पावर तुम्हारे लिए इसे करने के लिए काफी होनी चाहिए। लेकिन ठीक इसी जरूरी पल में अचानक दरवाजे के बाहर से कई बार दस्तक हुई। कौन है भाई? यह मैं हूं, जी वुमिंग। जी वुमिंग की आवाज सुनकर तीनों लड़कियां घबरा गईं। उन्हें डर था कि जी वुमिंग को उनकी प्लानिंग के बारे में पहले ही पता चल गया होगा। तुरंत डुगुयान ने चुपचाप ये लिंगलिंग को डॉर्मेट्री की सभी लाइटें बंद करने का ऑर्डर दिया। फिर डुगुयान ने बेसब्री वाला रवैया अपनाया और दरवाजे के बाहर जी वुमिंग से कहा, वुमिंग, हम सो चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो कल वापस आना। छोटी बहनों, मुझे पता है कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। बिंगर अंदर है और मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मुझे उसे लात मारकर गिराना पड़ेगा। मैं 3 तक गिनूंगा, 3, 2। जैसे ही जी वुमिंग 1 पर पहुंचे, डॉर्मेट्री का दरवाजा इतना खुला कि एक गैप बन गया। अंदर से एक सुंदर और साफ सुथरा छोटा हाथ बाहर आया और उसने एक झटके से अस्थिर जी वुमिंग को अंदर खींच लिया। बहनों, इस दुष्ट व्यक्ति को पीट कर मार डालो जो बड़े भाई जी का रूप धारण कर रहा है। घने अंधेरे में 3 जोड़ी हाथों ने रेत की बोरियों जितनी बड़ी 6 मुट्ठियों ने जी वुमिंग को बुरी तरह पीटा। उसने चाहे जो भी समझाया, तीनों लड़कियां उसे मारती रहीं। जी वुमिंग को पीटते हुए अपना गुस्सा निकालते हुए डुगुयान ने जानबूझकर उसे याद दिलाया ताकि वह अचानक विरोध न करे। तुम गुंडे हो, आधी रात को लड़कियों के हॉस्टल में घुस रहे हो। अगर तुमने हमारे साथ कुछ करने की हिम्मत की तो हम तुरंत मदद के लिए चिल्लाएंगे। और अगर मेरे दादाजी को ये पता चला तो तुम बदमाश जरूर मर जाओगे। थोड़ी देर बाद 10 से ज्यादा मुंह के सहने के बाद जी वुमिंग जोर से चिल्लाई, ठीक है, तुमने बहुत मजा कर लिया। मुझे बिंगर से कुछ जरूरी बातें करनी है। इसके बाद जी वुमिंग ने अपनी हमेशा की तरह दिशा का इस्तेमाल किया, एक अनजान हाथ को सही से पकड़ा और अंधेरे का फायदा उठाकर उस आदमी को अपनी बाहों में खींच लिया और कसकर पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इस समय शुई बिंगर बहुत शर्मीली थी और उसकी आवाज और भी धीमी होती जा रही थी। जब तक जी वुमिंग कुछ कदम चलकर स्विच तक पहुंचकर और डॉर्मेट्री की लाइट जलाकर उसकी बाहों में मौजूद शुई बिंगर और भी ज्यादा शर्माने लगी, तब तक ऐसा नहीं हुआ। वह लगातार अपने मुलायम नाजुक हाथों से जी वुमिंग की छाती पर थपथपाती रही। तुम कमीने, जल्दी करो और मुझे छोड़ दो। जी वुमिंग को शुई बिंगर का फायदा उठाते देख डुगुयान ने तुरंत श्राप दिया, बदबूदार वुमिंग, मेरी बहन को अभी जाने दे। जी वुमिंग ने अपना बायां हाथ छोड़ा, फिर खड़ी 3 लड़कियों की गुस्से भरी निगाहों के नीचे बैठ गए और गंभीरता से बोले, बिंगर, आंटी जुबानियों के अनुसार आप लेवल 40 सोल पावर पर हैं, लेकिन आपको अभी तक अपनी चौथी स्पिरिट रिंग नहीं मिली है। मैं उस स्पिरिट बीस्ट की उम्र जानना चाहता हूं जिसकी स्पिरिट रिंग आपने अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग के लिए एब्जॉर्ब की थी। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा तो जी वुमिंग के पास सच में बिंगर से बात करने के लिए कुछ जरूरी बात थी। शुई बिंगर ने जवाब दिया, 1800 साल से ज्यादा पुराना एक स्पिरिट बीस्ट। मेरी तीसरी स्पिरिट रिंग की उम्र में क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं। हालांकि 1800 साल आपकी तीसरी स्पिरिट रिंग के लिए थोड़े कम है, लेकिन यह आपकी चौथी स्पिरिट रिंग के लिए 10,000 साल की स्पिरिट रिंग के एब्जॉर्प्शन पर असर नहीं डालेगा। क्या? ये सुनकर तीनों लड़कियां हैरानी से जी वुमिंग को देखने लगी। बिंगर की चौथी स्पिरिट रिंग 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को सोख सकती है। हाँ, सही है। बिंगर के वेल ग्लू के लंबे समय तक इस्तेमाल की वजह से उसका शरीर पहले से ही अपने लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को सोखने की जरूरतें पूरी कर लेता है। जैसे ही जी वुमिंग ने कहा, उसने अपने 100 खजानों वाले थैले से एक अमर पौधा और लाल तनों और पत्तियों के कई टुकड़े निकाले। इनके साथ आपकी चौथी स्पिरिट रिंग सीधे उस 10,000 साल के फीनिक्स पक्षी को अवशोषित करने में सक्षम होगी। 145 मार्शल सोल टूट गया, फीनिक्स फिर से जन्मा। ये औषधीय जड़ी बूटियां क्या हैं?
क्या ये सच में मुझे चौथी स्पिरिट रिंग को सफलतापूर्वक एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकती हैं, जबकि मैं एक स्पिरिट एंसेस्टर हूं? ये सुनकर जी वुमिंग ने कंफ्यूज शुई बिंगर को देखा और आगे समझाया, लाल डंठल और पत्तियों के ये कुछ टुकड़े आपकी फीनिक्स पावर को बहुत ज्यादा शुद्ध कर देंगे, जिससे आपकी आइस फीनिक्स मार्शल सोल सच में एक टॉप टियर स्पिरिट के लेवल तक पहुंच जाएगी। और मेरे हाथ में ये दूसरा इमोर्टल प्लांट ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास कहलाता है। यह आपकी स्पिरिट को एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट दिला सकता है। अगर इन दो इमोर्टल प्लांट्स को एक साथ खाया जाए तो आइस फीनिक्स मार्शल सोल के फिर से इवॉल्व होने की बहुत संभावना है। मेरी आइस फीनिक्स मार्शल सोल अभी भी इवॉल्व हो सकती है। और अल्टीमेट आइस असल में क्या है? शुई बिंगर ने जी वुमिंग को बड़ी उलझन से देखते हुए एक के बाद एक दो सवाल पूछे। स्पिरिट एवोल्यूशन बस मेरा अंदाजा है। जहां तक अल्टीमेट आइस की बात है, आप इसे आइस एट्रीब्यूट का एक्सट्रीम समझ सकते हैं, जिसमें फ्रीज होने और सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक करने की एबिलिटी होती है। शुई बिंगर इन दो अमर पौधों को खाएगा या नहीं, और क्या उसकी आइस फीनिक्स मार्शल सोल विकसित हो सकती है, इस बारे में वह सिर्फ 50% ही पक्का था। ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास पानी या बर्फ वाले स्पिरिट मास्टर्स के लिए सबसे सही है। इसे खाना न सिर्फ नॉन टॉक्सिक है, बल्कि यह उसी गुण वाले स्पिरिट मास्टर्स के शरीर को भी काफी हद तक ठीक कर देगा। कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर से तोड़े गए तनों और पत्तियों में फीनिक्स पावर होती है और हल्की आपकी खूबी भी होती है। ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास के ठंडे जहर से बचने के लिए पहले तनों और पत्तियों को खाने से बचाव बेहतर तरीके से हो सकता है। डुगु यान और ये लिंगलिंग ने जब देखा कि शुई बिंगर ने बहुत देर से कोई काम नहीं किया है, तो उन्होंने तुरंत जी वुमिंग के हाथ से अमर पौधे छीन लिए, उन्हें शुई बिंगर के हाथों में दे दिया और उसे मनाने लगे। बिंगर, लिंगलिंग और मैंने बहुत पहले ही अमर पौधे खा लिए हैं। नहीं तो मेरी ज़ेड फॉस्फो सर्पेंट मार्शल सोल इतनी आसानी से इंडोमिन पॉइजन ड्रैगन मार्शल सोल में कैसे बदल सकती थी? बिंगर, मेरे हाथ में 9 हॉट बेगोनिया को देखो, क्या यह मेरी पहले वाली स्पिरिट से अलग नहीं है? इस समय दोनों लड़कियां शुई बिंगर से भी ज्यादा उत्सुक थीं। उन्हें उम्मीद थी कि वह जी वुमिंग के दिए अमर पौधों को जल्दी से सोख लेगी। जब तक शुई बिंगर की स्पिरिट फिर से विकसित होती है, उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की शक्ति निश्चित रूप से पहले से ज्यादा हो जाएगी, जो जी वुमिंग को पीटने के उनके बाद के प्लान के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये लिंगलिंग के हाथ में लाल तने और पत्तियां और प्यार में डूबा हुआ लंबे समय तक जीने वाला फूल देखकर शुई बिंगर अपनी दोनों बहनों की चिंता के लिए और भी शुक्रगुजार हो गई। ठीक है, बहन के नाते और ताकि मैं और मजबूत बन सकूं, मुझे उन्हें खाना होगा। शुई बिंगर ने अपना मन बना लिया। जैसे ही उसने अमर पौधे उठाए, उन्हें खाने की तैयारी की, जी वुमिंग ने उसे याद दिलाने के लिए कहा, पहले उन कुछ लाल तनों और पत्तियों को खाओ और फिर ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास खाओ। क्रम को बदला नहीं जा सकता। धन्यवाद बड़े भाई जी। इस समय शुई बिंगर ने आखिरकार जी वुमिंग से बात की। ऐसा लग रहा था कि उनके रिश्ते में काफी सुधार आ गया था। आपका स्वागत है, बस उन्हें यहीं एब्जॉर्ब कर लें। मैं आप पर नजर भी रख सकता हूं कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सुनकर डुगु यान और ये लिंगलिंग ने जी वुमिंग को गुस्से से घूरा। क्या वह ये नहीं कह रहा था कि वह शुई बिंगर के साथ करीबी रिश्ता चाहता है? वे ऐसा कैसे होने दे सकते थे? तुम बस बैठो और इंतजार करो। लिंगलिंग और मैं कमरे के अंदर उसकी रखवाली करेंगे। अगर बिंगर को कोई परेशानी हुई तो तुम्हें कॉल करने में देर नहीं होगी। याद रखना, तुम बिल्कुल भी झांक नहीं सकते। हम तुम पर लगातार नजर रखेंगे। जी वुमिंग ने तीनों लड़कियों को कमरे में वापस आते देखा। वह हैरान रह गया। वह जी वुमिंग सच में इस बात को लेकर परेशान था कि शुई बिंगर को इमोर्टल प्लांट्स को सोखते समय किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उसका कोई और गंदा या भद्दा इरादा नहीं था। कमरे में वापस आकर शुई बिंगर ने जी वुमिंग के निर्देशों का पालन किया और सबसे पहले कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर के तने और पत्ते खाए। तने और पत्तों के 6 टुकड़े एक के बाद एक उसके पेट में चले गए और एक बहुत ही अजीब सी जलन हुई। उसे बहुत बुरा लगा। वुमिंग, बिंगर का पूरा शरीर लाल हो गया है और वह बहुत असहज महसूस कर रही है। ऐसा क्यों है? डुगु यान ने बेचैनी से कमरे के बाहर की ओर चिल्लाया। जीगू ने एक पल सोचा और जवाब दिया, ये कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर के तनों और पत्तियों में मौजूद आग का गुण है जो उसके शरीर के अंदर बर्फ के गुण का विरोध करता है। ये फीनिक्स पावर के शुद्धिकरण का भी संकेत है। बिंगर को धीरे-धीरे ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास खाने को कहें। इससे फीनिक्स पावर के रिफाइन होने के दौरान उसका दर्द कम हो जाएगा। बिना मुश्किल महसूस किए कोई इंद्रधनुष कैसे देख सकता है? हालांकि कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर एक आग वाला पौधा है जिसमें फीनिक्स पावर है। जी वुमिंग ने शुई बिंगर को पूरा पौधा खाने के लिए नहीं कहा, जो कि आग वाले पौधे के मुकाबले एक चीज है। उसकी स्पिरिट असल में आइस फीनिक्स है। अगर उसकी फीनिक्स ब्लड लाइन को थोड़ा बेहतर बनाया जाए तो आइस फीनिक्स मार्शल सोल की पावर और मजबूत हो जाएगी, जिससे वह ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास से मिली पावर का बेहतर तरीके से सामना कर पाएगी। बिंगर, धीरे-धीरे इस ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास को खाओ। हालांकि शुई बिंगर अभी ध्यान की हालत में थी, फिर भी वह बाहर की हलचल महसूस कर सकती थी। उसने डुगु यान की दी हुई ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास को अपने मुंह में लिया और धीरे-धीरे छोटे-छोटे निवाले में निगल लिया। जैसे ही ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास उसके पेट के निचले हिस्से में घुसी, उसके बहुत ठंडे औषधीय गुण तेजी से फैल गए और कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर के तनों और पत्तियों से पैदा होने वाली आग को पूरी तरह से ढक लिया और उसे तब तक दबाना शुरू किया जब तक वह गायब नहीं हो गई। बाकी मेडिसिनल पावर उसकी सोल पावर के साथ बढ़ रही थी, तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल रही थी और एक-एक करके एब्जॉर्ब हो रही थी। इस समय कमरे के अंदर पालथी मारकर बैठी शुई बिंगर के चारों ओर लगातार सफेद और बहुत ठंडी धुंध फैल रही थी। ठंडी धुंध में लिपटी हुई उसके पूरे शरीर पर नीले और सफेद बर्फ के क्रिस्टल जम गए। लिंगलिंग, कुछ बुरा नहीं होने वाला है ना? ठंड से कांपते हुए डुगु यान ने चिंतित होकर पूछा। ये लिंगलिंग ने जवाब दिया। यान, सिस्टर बिंगर के चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखो। इससे साबित होता है कि वह अभी बिल्कुल ठीक है। तभी कमरे में बहुत ज्यादा ठंड तेजी से फैलने लगी। जी वुमिंग को खतरे का अंदाजा हुआ। उसने तुरंत जमे हुए दरवाजे को तोड़ दिया। कमरे के अंदर की ठंडी हवा तेज आंधी की तरह पूरे डॉर्मेट्री की तरफ फैल गई। जी वुमिंग ने तुरंत डुगु यान और ये लिंगलिंग को पकड़ लिया, जो बर्फ की मूर्तियों में बदलने वाले थे, और जल्दी से एम्परस लेइंग डोमेन को एक्टिवेट कर दिया। आसमान हिला देने वाला खून के रंग का मारने का इरादा वाला बैरियर उन तीनों को घेर लिया, जो ठंडी हवा के जमने से होने वाले नुकसान को रोक रहा था। तुम दोनों औरतों, तुम्हारी चिंता ने तुम्हारे फैसले पर असर डाला है। अब तुम्हें सजा मिल रही है। जी वुमिंग ने डुगु यान और ये लिंगलिंग को देखा, जो अभी भी काम रहे थे और उन्हें चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या उन्होंने सच में सोचा था कि अल्टीमेट स्पिरिट का इवोल्यूशन प्रोसेस पहले जैसा ही होगा? ये घटना आइस फीनिक्स मार्शल सोल के इवोल्यूशन की बस शुरुआत थी। आइस फीनिक्स के इवोल्यूशन से होने वाले दूरगामी असर को कम करने के लिए वह तुरंत वहां से चला गया और शुई बिंगर के चारों ओर लगातार 4 फोर्थ ग्रेड सोल टूल शील्ड फॉर्मेशन लगाई, जिससे ज्यादातर ठंडी हवा फॉर्मेशन के अंदर ही रही। फिर पूरी डॉर्मेट्री का टेंपरेचर धीरे-धीरे ठीक होने लगा। बड़े भाई जी, सिस्टर बिंगर की हालत कब तक रहेगी? जी वुमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये लिंगलिंग को क्या जवाब दें। अब वे सिर्फ बिंगर की किस्मत पर ही भरोसा कर सकते थे। थोड़ी देर बाद शुई बिंगर के पीछे आइस फीनिक्स अपने आप प्रकट हो गया। गर्म से फीनिक्स की चीख के बाद बूम, आइस फीनिक्स मार्शल सोल पूरी तरह से फट गई और बर्फ के क्रिस्टल की धाराओं में बदल गई, जो शुई बिंगर के चारों ओर बिखर गई। 146 जुबान चुआंग आइस फीनिक्स आत्मा के टूटने का दृश्य देखकर डुगु यान और ये लिंगलिंग दोनों के चेहरे पर हैरानी और डर के भाव दिखे। बिंगर की स्पिरिट ऐसे ही टूट गई। वुमिंग, उसे वह इमोर्टल प्लांट देना पूरी तरह से उल्टा असर करने वाला था। स्पिरिट मास्टर के तौर पर उसका आगे का करियर खत्म हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? बिंगर की आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी है। क्या आपसे वह एक बेकार इंसान नहीं बन जाएगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिंगर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। वुमिंग, तुम्हारे पास उसे बचाने का कोई तरीका होना चाहिए। दोनों महिलाओं को इतनी परेशान हालत में देखकर वह बैठे हुए शुई बिंगर की ओर अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सका और उन्हें मौजूदा स्थिति को अच्छी तरह से देखने का इशारा किया। चिंता मत करो, बिंगर अब ठीक है। वह अपने स्पिरिट एवोल्यूशन के आखिरी स्टेप से गुजर रही है। वह शुरू से ही शुई बिंगर के बदलावों पर ध्यान दे रहा था, इसलिए उसे जाहिर है कि स्पिरिट टूटने की गहरी समझ थी, जिसकी चिंता दोनों औरतें कर रही थीं। शुई बिंगर के पीछे एक सक्शन फोर्स थी जो उसके चारों ओर बिखरे हुए सभी स्पिरिट आइस क्रिस्टल को सोखकर मिला रही थी और उसका शरीर भी नीली सफेद बर्फ से ढका हुआ था। इस समय शुई बिंगर एक बर्फ की मूर्ति की तरह थी, जो बर्फ के एक बड़े ठोस ब्लॉक के अंदर जमी हुई थी। बर्फ के पार कोई भी साफ देख सकता था कि उसके पीछे की बहुत खास एनर्जी धीरे-धीरे ठोस हो रही थी और फैल रही थी। एक बहुत तेज फीनिक्स की चीख सुनाई दी और बर्फ का टुकड़ा जो जमा रहा था। शुई बिंगर फट गया। इसके कारण 4 सोल टूल डिफेंस फॉर्मेशन टूट गए। शुई बिंगर के पीछे से एक शुद्ध नीला शानदार फीनिक्स पक्षी दिखाई दिया, जिसके कई सुनहरे पंख थे। उसके पवित्र और शानदार हाव भाव ने डुगु यान को भी समर्पण और डर का एहसास कराया। ये किस तरह की फीनिक्स टाइप स्पिरिट है? एक पल के लिए डुगु यान और ये लिंगलिंग ने शुई बिंगर के पीछे वाली स्पिरिट को हैरानी से देखा। जी वुमिंग, जो एक तरफ खड़ा था, उसे भी ठीक से पता नहीं था कि यह इवॉल्व्ड आइस फीनिक्स स्पिरिट कितनी ताकतवर है और उसने धीरे से कहा, इस आइस फीनिक्स स्पिरिट ने अपने इवोल्यूशन के बाद टॉप टियर स्पिरिट्स की कैटेगरी को जरूर पीछे छोड़ दिया है। ये कितना स्ट्रांग है, इसका जवाब हमें बिंगर के जागने के बाद ही मिलेगा। तीनों लोगों की उम्मीदों के बीच शुई बिंगर ने अपनी आंखें खोली। अपने शरीर में बदलाव महसूस करते हुए बहुत उत्साह से डुगु यान की ओर दौड़ी और दोनों महिलाओं को बारी-बारी से गले लगाकर अपना आभार व्यक्त किया। बिंगर, क्या तुम्हारी स्पिरिट के विकसित होने के बाद कोई बदलाव आया है? हमें इसके बारे में बताओ। डुगु यान की पूछताछ का सामना करते हुए शुई बिंगर ने कुछ भी नहीं छिपाया और खुशी से कहा, यान लिंगलिंग, मेरी स्पिरिट बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। मेरी पहली 3 स्पिरिट एबिलिटीज की पावर भी काफी बढ़ गई है।
फिर उसने जी वुमेन की तरफ देखा और आगे बताया, इसके अलावा मेरी स्पिरिट में न सिर्फ एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट है, जिसका जिक्र बिग ब्रदर जी ने पहले किया था, बल्कि एक एक्स्ट्रा वाटर एट्रीब्यूट भी मिला है। बर्फ और पानी के दोहरे गुण वे एकदम सही मेल हैं। एक बार जब आप 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग को सोख लेते हैं, तो आपकी सोल पावर सीधे रैंक 48 या 49 तक बढ़ जाती है। जी वुमेन को शुई बिंगर की अभी की सोल पावर ग्रोथ का भी मोटा-मोटा अंदाजा था और उन्होंने भविष्यवाणी की कि सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वह स्पिरिट किंग बन जाएगी। इस समय अपनी खुशी के बीच डुगुयान को अचानक एक गंभीर बात याद आ गई। उसने जी वुमेन को गंभीरता से देखा और कहा, ऐसा क्यों है कि बिंगर अपनी स्पिरिट इवॉल्व होने के बाद 10,000 साल की स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब कर सकती है, जबकि लिंगलिंग और मैंने भी इमोर्टल प्लांट्स खाए, लेकिन हमारी चौथी स्पिरिट रिंग अभी भी 1000 साल की स्पिरिट रिंग है। इस पर जी वुमेन अजीब तरह से मुस्कुराए। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने वेल ब्लू नहीं खाया, जबकि वह अपनी आत्मा के जागने के बाद से साल भर वेल ब्लू लेती रही है। जैसे ही ये शब्द निकले, शुई बिंगर इतनी शर्मिंदा हुई कि वह लगभग गायब हो जाना चाहती थी। डुगुयान और येलिंगलिंग को भी वेल ब्लू के असर के बारे में सोचकर बहुत शर्म आ रही थी, खासकर अभी की बंद डॉर्मेट्री में उलझन भरा माहौल अपने चरम पर पहुंच गया था। बड़े भाई जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे इंसान होंगे। मैं एक अच्छा इंसान हूं। वेल ब्लू सच में एक स्पिरिट मास्टर को उनके लेवल से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स को एब्सॉर्ब करने की काबिलियत देता है, लेकिन इसे दूसरे सहायक तरीकों के साथ मिलाना होगा। इमोर्टल प्लांट्स लेने से स्पिरिट रिंग्स की उनकी लिमिट भी काफी बढ़ सकती है। सिर्फ कई कंडीशंस के कॉम्बिनेशन से ही एक स्पिरिट मास्टर 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के तौर पर एब्सॉर्ब कर सकता है। शुई बिंगर के लिए अपनी चौथी स्पिरिट रिंग के तौर पर 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब करना सच में थोड़ा दिखावटी था, लेकिन उसकी अभी की स्पिरिट और फिजिकल ताकत के आधार पर अगर वह ऐसा नहीं करती तो ये थोड़ा बेकार होता। इस समय शुई बिंगर ने जी वुमेन को देखा, जो उसका बहुत ख्याल रखती थी, और उसकी दो करीबी बहनों को। उसने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद बड़े भाई जी। चौथी स्पिरिट रिंग के तौर पर 10,000 साल की स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब करना बहुत चौंकाने वाला है। शुई परिवार और अपने रिश्तेदारों के लिए अगर मैं 6,000 साल की स्पिरिट रिंग भी एब्सॉर्ब कर लूं तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। स्पिरिट रिंग मामले में उसके अपने विचार थे, उसके पीछे उसका परिवार और उसके सबसे करीबी रिश्तेदार थे। डुगुयान, जिसके पीछे एक टाइटल डोलो है, या येलिंगलिंग, जिसे पूरे हेवन डो इंपीरियल फैमिली का सपोर्ट है, के उलट मेरा परिवार बस एक मामूली स्पिरिट एम्परर फैमिली है। अगर परिवार इसलिए खत्म हो गया क्योंकि किसी ने उसके पास 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग होने का लालच किया, तो वह शुई बिंगर पापी होगी। इसके अलावा अगर मुझे लिमिट से ज्यादा एब्सॉर्ब करना है, तो क्या 9,900 साल की रिंग और 10,000 साल की स्पिरिट रिंग के बीच पावर में सच में बहुत ज्यादा फर्क है। इसके अलावा 10,000 साल का स्पिरिट बीस्ट फीनिक्स बर्ड अभी भी क्लैन में आईसील के अंदर है। ये देखकर जी वुमिंग ने इस मामले पर और ज्यादा बात नहीं की। साइड में डुगुयान और येलिंगलिंग ने उत्सुकता से पूछा, बिंगर, अब जब तुम्हारी स्पिरिट और भी बढ़िया चीज बन गई है, तो तुम्हें इसका नाम बदल देना चाहिए। इसे प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स कहने के बारे में क्या ख्याल है? प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स, ये बहुत अच्छा नाम है, मुझे ये बहुत पसंद है। शुई बिंगर को इस बात की परवाह नहीं थी कि स्पिरिट का नाम क्या है, लेकिन चूंकि उसकी बहनों ने ये नाम चुना था, इसलिए वह इस नाम को स्वीकार करने में खुश थी। वुमिंग, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और है? क्यों नहीं? डुगुयान ने जी वुमिंग की पीठ को डॉर्मेट्री के दरवाजे की तरफ धकेल दिया। क्योंकि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, तो जल्दी से जाओ और चले जाओ। हम बहनों को अभी भी बहुत कुछ बात करनी है। मैंने अभी बिंगर की स्पिरिट को इवॉल्व करने में मदद की है और तुम मुझे बाहर निकालना चाहती हो, छोटी बहन। यह नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे पहले यहाँ कम से कम थोड़ी नींद तो ले लेनी चाहिए। ये सुनकर डुगुयान, जो जी वुमिंग को बाहर धकेल रही थी, और भी शर्मा गई और उसका धक्का देने का जोर बढ़ गया। तुम क्या बात कर रहे हो? सोने की। लिंगलिंग के साथ जिस डॉर्मेट्री में मैं रहता हूँ उसमें सोने की। लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जी वुमिंग को डॉर्मेट्री के दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया। चले जाओ, डुगुयान शर्माते हुए चिल्लाया और फिर एक धमाके के साथ डॉर्मेट्री का दरवाजा जोर से बंद हो गया। जी वुमिंग बहुत बेबस महसूस करते हुए वहां से चला गया। 3 दिन बाद हेवन डू एकेडमी का स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। कई खूबसूरत फीमेल स्टूडेंट्स आने वाले सोल ड्यूलिंग कंपटीशन का इंतजार करते हुए स्टैंड्स में जल्दी ही अपनी सीट ले चुकी थी। जी वुमिंग ने हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम को सबसे पहले स्पिरिट ड्यूलिंग एरिना में लीड किया। कंपटीशन देख रही कई फीमेल स्टूडेंट्स जी वुमिंग के आने पर हैरानी से चिल्लाने लगी। 147 टीम में लड़ने का जोश। नहीं, ये 2 के खिलाफ 2 है। क्या ये सुंदर सफेद बालों वाला युवक हेवन डू अकादमी का उपकप्तान जी वुमिंग है? वह कुछ साल पहले से ही एक स्पिरिट एंसेस्टर था। क्या उसकी साधना अब तक स्पिरिट किंग लेवल तक नहीं पहुंच गई है? हेवन डू एकेडमी में अचानक 2 स्पिरिट किंग्स आ गए हैं। क्या बिंगर और बाकी लोग यह एक्सचेंज मैच जीत सकते हैं? वहां मौजूद कई खूबसूरत छात्राएं जी वुमिंग के लुक और उसकी रहस्यमयी ताकतवर ताकत से हैरान थी, लेकिन उन्हें अपनी ही एकेडमी की टीम के छात्रों पर शक था। इस समय हेवन वाटर एकेडमी के 7 सदस्य भी सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म के बीच में चले गए। टीम के बीच में खड़े होकर शुई बिंगर ने जी वुमिंग को देखा, जो हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम में सबसे आगे थे, और उन्हें हिचकिचाहट महसूस हुई। लेकिन डुगुयान से नजरें मिलाने के बाद उसके होंठों के कोनों पर फिर से एक मतलब वाली मुस्कान आ गई। भले ही उसने मुझे कल रात एक इमोर्टल प्लांट दिया और मेरी स्पिरिट को इवॉल्व होने दिया, लेकिन आज उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसे किसने कहा कि इतने समय तक मुझसे कांटेक्ट न करे? ये बिग ब्रदर जी को मेरी स्पिरिट के इवोल्यूशन की असली ताकत दिखाने का भी एक अच्छा मौका है। एक पल में एक चीख के साथ गहरा फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स शुई बिंगर के पीछे से निकला, जिससे गुआंशी से भी ज्यादा तेज ठंडक निकली। इस सीन ने वहां मौजूद सभी फीमेल स्टूडेंट्स को बहुत इमोशनल कर दिया और वे बहुत शॉक रह गईं। सिस्टर बिंगर की आइस फीनिक्स मार्शल सोल ऐसी कब हो गई? सुनहरे पंखों वाली आइस फीनिक्स मार्शल सोल और भी शानदार लगती है। इस बीच ऑडियंस में मौजूद ली जियान्यू और हेवन वाटर एकेडमी के कई टीचर भी शुई बिंगर की स्पिरिट में अचानक आए बदलाव से बहुत हैरान थे। शियान्यू, शुई बिंगर की आत्मा विकसित हो गई है। क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। शायद ये फीनिक्स चिक को पहले एब्सॉर्ब करने की वजह से हुआ एक डिलेड इवोल्यूशन है, जो बिंगर के साथ बहुत कंपैटिबल था। टीचरों ने एक दूसरे को देखा और सहमति में चुपचाप से हिलाया। आत्मा का आगे का विकास सिर्फ इसी तरह समझा जा सकता था। ली जियान्यू को भी थोड़ा शक था। अगर आइस फीनिक्स मार्शल सोल फीनिक्स बर्ड को दूसरी स्पिरिट रिंग के तौर पर एब्सॉर्ब करने के बाद इवॉल्व होती भी, तो इतनी देर नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर उसने ध्यान से सोचा, फीनिक्स बर्ड को एब्सॉर्ब करने से पहले बिंगर की फीनिक्स मार्शल सोल में काफी कमियां थी। फीनिक्स बर्ड को एब्सॉर्ब करके उसका एसेंस फिर से भरने के बाद और तीसरी स्पिरिट रिंग के आइस क्रिस्टल बर्ड सोल बीस्ट होने के बाद स्पिरिट का अब बदलना बिल्कुल सही था। इस समय टीम के कैप्टन और कोर के तौर पर शुई बिंगर सबसे पहले बोलने वाले थे। शुई बिंगर, मार्शल सोल, प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स लेवल 40 3 रिंग सोल एंसेस्टर। स्नो डांस, मार्शल सोल, डेलिकेट डांस, स्नो फोजिंग लेवल 41 4 रिंग सोल एंसेस्टर। यू हैनो, मार्शल सोल, कोरल बाराकुडा लेवल 41 4 रिंग सोल एंसेस्टर। सातों स्टूडेंट्स ने एक एक करके अपनी स्पिरिट्स दिखाई और जी वुमिंग और हेवन डू रॉयल एकेडमी के बाकी 6 स्टूडेंट्स को बड़ी सावधानी से देखा। डुगुयान और दूसरों ने भी बारी-बारी से अपनी अपनी स्पिरिट्स और स्पिरिट रिंग की बनावट बताई, जिससे हेवन वाटर एकेडमी की कई छात्राएं हैरानी से चिल्ला उठी। स्वर्ग डू रॉयल अकादमी के लिए डुगुयान जैसा स्पिरिट किंग होना एक बात है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 और स्पिरिट पूर्वज होंगे। 2 आत्मा पूर्वज, 2 आत्मा राजा, साथ ही 3 आत्मा बुजुर्ग जो कमजोर नहीं है। इस बार हमारी स्वर्ग जल अकादमी की जीत की संभावना बहुत कम है। अगर सिस्टर बिंगर और सिस्टर ज़ूबू की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल पहले स्पिरिट किंग लेवल से नीचे के 5 स्टूडेंट्स को हरा देती हैं, तो हमारी हेवन वाटर एकेडमी के पास अभी भी जीतने का मौका है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाती हैं, तो हम पक्का हार जाएंगे। इस बीच जी वुमिंग ने अपनी स्पिरिट रिंग्स दिखाए बिना सिर्फ अपना ब्लड थंडर बैटल स्पीयर बुलाया। तभी दोनों टीमें, जो शुरू में एक दूसरे के गले पर थीं और किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार थीं, अचानक जी वुमिंग के पीछे से आई एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। टीम बैटल बिंगर और दूसरों के साथ गलत है। पिछली बार हमारी हेवन डू रॉयल एकेडमी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की वजह से हार गई थी। इस बार हमारे एक्सचेंज का मेन मकसद तुम्हारे आइस स्नो ड्रिफ्टिंग को हराना है। इसलिए फेनिक्स के लिए लिंगलिंग तुम्हें और बिग ब्रदर वुमिंग को बिंगर और स्नो डांस के मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को चैलेंज करना चाहिए। ये प्रपोजल कैसा रहेगा? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहन यान, हम सब आपकी बात सुनेंगे। जी वुमिंग को छोड़कर बाकी चारों सहमत हो गए। झिझक रहे यांग योंग ने भी ये देखकर ऐसा ही किया कि जू जुकिंग भी सहमत हो गए हैं। उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उन्हें अलायंस लीडर जी वुमिंग का सामना करने में शर्म आ रही थी, जो उनके प्रति बहुत दयालु थे। आप लोग, क्या यह एक टीम बैटल नहीं होना चाहिए था? ये 2 on 2 सोल ड्यूल में क्यों बदल गया? अगर मैं लड़ता हूं, तो ये बिंगर और दूसरों के साथ भी गलत होगा। ये सुनकर डुगुयान ने जी वुमिंग की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और कमांडिंग टोन में बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी उनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल से हार चुके हैं। एक स्पिरिट किंग के तौर पर अपनी ताकत से क्या तुम उनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को भी नहीं हरा सकते? अगर तुम्हें चोट भी लग जाए, तो क्या यान तुम्हारे पीछे नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं तुम सबके बिछाए जाल में फंस गया हूं।
फिर मैं मैदान में उतरूंगा। लिंग लिंग, तुम्हें मुझे समय पर ठीक करना होगा। उसने पहले ही 2 लड़कियों नहीं 3 लड़कियों की योजनाओं का अनुमान लगा लिया था और वर्तमान 2 पर 2 आत्मा भी जी वुमेन की उम्मीदों के भीतर था। साथ ही वह ये भी अनुभव करना चाहता था कि एक स्पिरिट एंसेस्टर द्वारा सिर्फ एक स्पिरिट एल्डर और दूसरे लो लेवल स्पिरिट एंसेस्टर की ताकत से किया गया मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कितना शक्तिशाली हो सकता है। डुगुयान के अचानक 2 on 2 सोल ड्यूल के प्रस्ताव को देखते हुए वहां मौजूद हेवन वाटर अकेडमी के कई छात्र बहुत उत्साहित थे। आखिरकार वे हेवन वाटर अकेडमी से थे और जाहिर है कि वे अपनी अकेडमी को हेवन डू रॉयल अकेडमी से हारते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे जोर से चिल्लाए। 2 पर 2 आत्मा द्वंद्व, 2 पर 2 आत्मा द्वंद्व। ये देखकर कि स्टूडेंट्स 2 on 2 सोल ड्यूल का इंतजार कर रहे थे और उनके इमोशंस पीक पर पहुंच गए थे। हेवन वाटर अकेडमी के कई टीचर्स थोड़ी बातचीत के बाद इस बात पर मान गए। हेवन वाटर अकेडमी और हेवन डू रॉयल अकेडमी के दूसरे स्टूडेंट्स एक के बाद एक स्टेज छोड़कर चले गए और सिर्फ 4 ही सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े रह गए। लिंग लिंग, हर समय मेरे पीछे रहना। इससे पहले कि जी वुमिंग अपने निर्देश पूरे कर पाते, शुई बिंगर ने अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी आई सील उनकी ओर फेंक दी। पूरा सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म एक पल में पूरी तरह जम गया। इससे पहले कि जी वुमिंग कुछ रिएक्ट कर पाते, वह और ये लिंग लिंग पूरी तरह से बर्फ के बड़े-बड़े ब्लॉक में फंस गए और कुछ देर के लिए कंट्रोल में आ गए। स्नो डांस, जब तक वह फंसा हुआ है, चलो पहले उस चाल का इस्तेमाल करें और उसे कम से कम समय में पूरी तरह हरा दें। ठीक है, स्नो डांस ने शुई बिंगर के फैसले पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया। स्पिरिट किंग से निपटने के लिए उसे सफलतापूर्वक कंट्रोल करने के बाद उन्हें उसे एक बार में हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। नहीं तो अगर वे जी वुमिंग के रिएक्शन का इंतजार करते तो नतीजे बिल्कुल अलग होते। दोनों लड़कियां अचानक हवा में उछली, पीठ सटाकर और उनके चारों हाथ जुड़े हुए थे। पूरे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर उड़ते बर्फ के टुकड़े और भी तेज हो गए और टेंपरेचर और भी गिर गया क्योंकि जमा देने वाली ठंड तेजी से सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म के सामने फैल गई। इससे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद ज्यादातर स्टूडेंट्स ठंड से बुरी तरह कांपने लगे और वे सब प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी ऑडियंस सीटों की तरफ भागे। 148 सोल मास्टर कंपटीशन शुरू होने वाला है और तानसेन चिंतित दिख रहा है। इस बीच जब शुई बिंगर और उनकी टीममेट ने पूरे सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर स्थिति को कंट्रोल में किया तो उनके पैरों के नीचे धीरे-धीरे प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स की एक एनर्जी बॉडी बन गई। बड़े भाई जी, मुझे माफ करना, लेकिन इस 2 on 2 सोल ड्यूल की जीत सिर्फ हमारी हेवन वाटर अकेडमी की हो सकती है। इस समय जी वुमिंग, जो अभी ठंड की रोक से आजाद हुआ था, ने पाया कि अल्टीमेट आइस से बने इस बर्फीले माहौल में उसकी सोल पावर तेजी से खत्म हो रही है। इसके अलावा ये लिंग लिंग अभी भी उसके पीछे जमी हुई थी। अगर उसने आइस स्नो ड्रिफ्टिंग फ्यूजन स्किल के इस एडवांस्ड वर्जन को तुरंत ठीक नहीं किया तो लिंग लिंग को चोट लग सकती थी। क्योंकि ऐसा ही था, इसलिए उसे जो असल में आइस स्नो ड्रिफ्टिंग की पावर का अनुभव करना चाहता था, अब पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। हवा और बारिश की रात 1000 मील की दूरी पर बहुत ज्यादा गहराई। जैसे ही गहरा फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स जी वुमिंग से टकराने वाला था और हवा में मौजूद शुई बिंगर चिंता में डूबा हुआ था, अचानक एक खून जैसा भाला नीचे उतरते हुए गहरे फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स की ओर निकला। आसपास की हवा में शक्तिशाली भाले की नोक से चीर-फाड़ हो रही थी। इस समय शुई बिंगर, उसकी टीममेट और दर्शकों में मौजूद सभी लोगों को अचानक घुटन महसूस हुई। टकराना जैसे ही प्रोफाउंड आइस फ्रॉस्ट फीनिक्स ब्लड थंडर बैटल स्फीयर के संपर्क में आया, उसका सिर एक धमाके के साथ फट गया। इसके बाद उसका शरीर, पंख और पूंछ भी कई एनर्जी आइस क्रिस्टल में बदल गए और जमीन पर बिखर गए। जैसे ही थर्ड सेल्फ क्रिएटेड स्पिरिट स्किल की पावर खत्म हुई, शुई बिंगर और स्नो डांस को नुकसान हुआ क्योंकि प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स टूट गया, जिससे उनकी सोल पावर तुरंत खत्म हो गई। एक पल में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल खत्म हो गई और शुई बिंगर और स्नो डांस एक ही समय में आसमान से गिर पड़े। इस मौके का फायदा उठाते हुए जी वुमिंग ने अपने पैर हल्के से हिलाए और छलांग लगाई। अपने बाएं और दाएं हाथों से दोनों लड़कियों की कमर को लपेटा और जमीन पर आराम से उतरे। बिंगर, स्नो डांस, क्या तुम दोनों ठीक हो? बिंगर इसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे इस बात से बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि आइस स्नो ड्रिफ्टिंग इतनी आसानी से टूट गई थी। असल में तुमने ये कैसे किया? भले ही तुम्हारी अटैक पावर ज्यादा हो, लेकिन खुद को कोई नुकसान पहुंचाए बिना हमारे सबसे मजबूत अटैक को तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। शुई बिंगर को जो शक हुआ, वही शक वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में भी भर गया। उन्होंने सिर्फ जी वुमिंग की चाल की जबरदस्त स्पीड और आसपास की हवा में अचानक आए बदलाव को देखा था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक फेंके गए भाले का इतना शक्तिशाली हमला कैसे हो सकता है। क्या जी वुमिंग की ताकत सच में सिर्फ एक स्पिरिट किंग जितनी थी? लेकिन ऑडियंस में मौजूद टीचर्स को एक गहरी बात समझ में आई। जब उन्होंने जी वुमिंग को देखा तो उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। बच्चे ने पहले जो खास स्फीयर टेक्निक इस्तेमाल की थी, वह पक्का एक सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल है। अगर यह सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल नहीं होता तो हम स्पिरिट रिंग एबिलिटी रिलीज होने पर स्पिरिट रिंग के एनर्जी उतार-चढ़ाव को महसूस कर पाते, लेकिन उसमें ऐसा कोई उतार-चढ़ाव नहीं था। शुरू से आखिर तक जी वुमिंग का कभी भी स्पिरिट रिंग एबिलिटी रिलीज करने का इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का इस्तेमाल किया। लेकिन ये सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल थोड़ी ज्यादा ही हावी है, असल में हमें घुटन महसूस कराती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल की सबसे बड़ी कमी इसका लीनियर अटैक है। एक बार जब बिंगर और बाकी लोग रिएक्ट करते हैं तो इससे बचना काफी आसान होना चाहिए। कई टीचरों के अंदाजे से आसपास की फीमेल स्टूडेंट्स भी सब समझ गईं। जी वुमिंग को देखते हुए उनके एक्सप्रेशन में पहले की तारीफ के अलावा अब सिर्फ कट्टर जलन की भावना थी। यह एक सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल है। एक लेवल 50 स्पिरिट किंग जो एक बहुत शक्तिशाली सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल में भी माहिर है, भले ही स्किल में काफी कमियां हो, फिर भी यह साबित करता है कि उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। और कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में जब तक वह वहां है, उसे सिर्फ सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का इस्तेमाल करना होगा और लगभग कोई भी स्टूडेंट उसे हरा नहीं पाएगा। कई स्टूडेंट्स की बातों का सामना करते हुए उनके विरोधी के तौर पर शुई बिंगर सब कुछ समझ गए। उन्होंने सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म के नीचे डुगुयान और ये लिंग लिंग को थोड़ी निराशा से देखा। इस समय डुगुयान भी घबरा गया था और जी वुमिंग के अचानक किए गए सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल से हैरान था। उन्होंने पहले जो प्लान बनाया था वह पूरी तरह से फेल हो गया था। जी वुमिंग के खिलाफ उसके और शुई बिंगर के किए गए मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। हालांकि वे सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल की वजह से जी वुमिंग को सजा नहीं दे सके, लेकिन डुगुयान, ये लिंग लिंग और शुई बिंगर अब जी वुमिंग के दिखाए टैलेंट की वजह से और भी खुश थे। खासकर डुगुयान, जी वुमिंग ने जो सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल अचानक इस्तेमाल किया था, उसे देखकर उसे और भी यकीन हो गया कि उसके दिल में और भी कई राज दबे होंगे। वुमिंग, तुम्हारे पास और क्या राज हैं? जल्दी करो और मुझे सब कुछ बता दो। डुगुयान जितना ज्यादा जी वुमिंग को देखती, उसे उतना ही लगता कि जिस आदमी को उसने चुना है, वही खजाना है, जिसके पास हमेशा अनगिनत राज होते हैं जिन्हें कभी पूरी तरह से उजागर नहीं किया जा सकता। चाहे वह वेल जेल हो या सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल, ये सभी जी वुमिंग के चीजें छिपाने के टैलेंट को दिखाते थे। डुगुयान का सामना करते हुए जो समय कुछ गुस्से में लग रहा था, उसका एक्सप्रेशन धीरे-धीरे गंभीर हो गया। ये सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल बिंगर और दूसरों के साथ-साथ तुम्हारी हिम्मत की वजह से है, छोटी बहन। अभी मुझे सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का ये थोड़ा बहुत काम समझ आया। हम तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और फिर कंफ्यूजन में जी वुमिंग को घूरने लगी। क्या उसकी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल अभी समझ में आई थी? क्या वह उन्हें फिर से धोखा दे रहा है? ये देखकर कि वे अभी भी हैरान दिख रहे थे, जी वुमिंग ने तुरंत कहा, ठीक है, इसमें कोई हंगामा करने वाली बात नहीं है। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए कि मैंने सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल सीख ली है? आधे साल में ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट टूर्नामेंट में चैंपियनशिप जीतने का हमारा चांस बहुत बेहतर होगा। तीनों लड़कियों ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। किसे पता था कि उसके पास दूसरा, तीसरा या चौथा सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल भी होगा। इसके बाद हेवन डू रॉयल अकादमी ने हेवन वाटर अकादमी के छात्रों के साथ कुछ टेक्निकल बातचीत और वन-ऑन-वन स्पैरिंग सेशन किए। हेवन वाटर अकादमी में लगभग आधे महीने रहने के बाद जी वुमिंग अपने 6 टीममेट्स को हेवन डू सिटी वापस ले गए। उनके जाने से पहले शुई बिंगर ने खुद उन्हें तियांशुई सिटी के गेट तक छोड़ा। इस बीच जैसे-जैसे ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट का शेड्यूल पास आया, पूरे कॉन्टिनेंट की सभी हाई लेवल सोल मास्टर अकादमी के स्टूडेंट्स और भी ज्यादा जोश में आ गए और अपने सोल पावर लेवल को बढ़ाने के लिए उत्सुक हो गए। यही बात टैंगसेन और ब्लू टाइडेंट अकादमी के दूसरे लोगों के लिए भी सच थी। लेकिन टैंगसेन को अब लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत उसकी इच्छाओं से कम हो रही है। वह घास पर पालती मारकर बैठ गया। नहीं, ये नामुमकिन है। लगभग 1 साल हो गया है और मेरी सोल पावर अभी सिर्फ लेवल 34 तक ही पहुंची है, जबकि बॉस दाई पहले ही लेवल 40 पार कर चुका है। एक बार जब सोल मास्टर टूर्नामेंट शुरू होगा तो मेरे अभी के सोल पावर लेवल के साथ मेरे सभी विरोधियों को हराना मुश्किल होगा। क्या मुझे क्लियर स्काई हैमर में स्पिरिट रिंग्स डालना शुरू कर देना चाहिए? जब तक मैं इसमें स्पिरिट रिंग्स डालता रहूंगा, मेरी सोल पावर कुछ ही समय में स्पिरिट एंसेस्टर के लेवल तक बढ़ सकती है। फिर मेरे पास कंपटीशन में सभी अचानक आने वाली सिचुएशन को संभालने की ताकत होगी। 149 शियाओबू उन्हें औषधीय जड़ी बूटियां देता है और 7 शैतानों की ताकत बढ़ जाती है। इस समय जब यू शियाओगांग ने मा होंगजुन और दूसरों के डेली ट्रेनिंग प्लान को अरेंज किया तो उसने तानसांग का परेशान चेहरा देखा और पूछा, छोटे सैन, क्या हुआ?
क्या तुम्हारी सोल पावर कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है? तानसान को इस सवाल पर कोई शक नहीं था, बल्कि उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, टीचर, ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में अब 5 महीने से भी कम समय बचा है और हमारे श्रेक 7 डेविल्स में से सिर्फ बॉस डाई ही स्पिरिट एंसेस्टर की ताकत तक पहुंचा है, जबकि बाकी 6 डेविल्स के पास सिर्फ स्पिरिट एल्डर की ताकत है। ऐसा कहा जाता है कि ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली स्पिरिट मास्टर टीमों में कम से कम 3 स्पिरिट एंसेस्टर हैं। हमारे श्रेक 7 डेविल्स की ताकत के साथ मुझे डर है कि हम सोल मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट पूरे कॉन्टिनेंट में हर 5 साल में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। इसके अलावा ये सोल मास्टर टूर्नामेंट स्पिरिट हॉल होस्ट करता है, जो इसे पिछले सभी सोल मास्टर टूर्नामेंट में सबसे शानदार बनाता है। उसे यानी टैंगसैन को हिस्सा लेना होगा और अच्छी रैंकिंग हासिल करनी होगी, तभी वह अपने टीचर की पिछली बेइज्जती को धो सकता है। साथ ही उसे पक्का यकीन था कि उसके पिता कहीं न कहीं से उसका मैच जरूर देख रहे होंगे। ये सोल मास्टर टूर्नामेंट सिर्फ जीत की इजाजत देता है, हार की नहीं। हारने वाला टैंगसैन का शिष्य बनने के लायक नहीं है। वुफैन, तुम लोग मॉन्स्टर हो। मोबाइल तुम में सबसे बड़ा है, लेकिन वह सिर्फ 17 साल का है। इसके अलावा तुम चाहो और टाइलॉन सभी में स्पिरिट एल्डर की ताकत है और वे चुपचाप मिलकर काम करते हैं। अगर सामने वाला ज्यादा ताकतवर भी हो तो भी तुम जीतने के लिए अपनी खूबियों का इस्तेमाल कर सकते हो। यू शियाओगांग तानसान के पास गया, उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया और फिर बोला, लिटिल सैन, बिना सोचे समझे ताकत बढ़ाने से स्पिरिट मास्टर के शरीर को बहुत नुकसान होगा। इसलिए तुम्हें खुद को छोटा समझने, खुद को कम आंकने या अपने पार्टनर को कम आंकने की जरूरत नहीं है। सोल मास्टर टूर्नामेंट में स्पिरिट फाइट कभी भी किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती। इसके लिए पार्टनर्स को ताकतवर दुश्मनों को हराने के लिए एक दिल से मिलकर काम करने की जरूरत होती है। तानसान ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन फिर भी तैयार नहीं था। टीचर, मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास अभी भी थोड़ी कमजोर है, इसलिए मैं अपने क्लियर स्काई हैमर में स्पिरिट रिंग से जोड़ना चाहता हूं। भले ही यह सिर्फ एक ही हो, इससे न सिर्फ मेरी सोल पावर बढ़ेगी, बल्कि मैं पूरी सिचुएशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल भी कर पाऊंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें अभी याद है कि मैंने और तुम्हारे पिता ने पहले क्या कहा था? ये सुनकर तानसान ने थोड़ा सा हिलाया और यू शियाओगांग ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने आपको पहले डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन ट्विन स्पिरिट्स के लिए कल्टीवेशन का तरीका यह है कि पहली स्पिरिट की कल्टीवेशन पूरी करने से पहले आपको दूसरी स्पिरिट में कोई नई स्पिरिट रिंग नहीं डालनी चाहिए। नहीं तो स्पिरिट कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा, जिससे शरीर फट जाएगा और मर जाएगा। 100 साल में जुड़वा आत्माओं वाले 3 से ज्यादा स्पिरिट मास्टर नहीं हुए हैं। एक स्पिरिट मास्टर जिसका आइडिया भी आपके जैसा ही था, जब उसने अपनी दूसरी स्पिरिट में दूसरी स्पिरिट रिंग जोड़ी तो उसका शरीर फट गया और वह मर गया। ये राज सुनकर तानसान को अचानक दिलचस्पी हुई और उसने जल्दी से पूछा, तो फिर दूसरे ट्विन मार्शल सोल प्रोसेसर का क्या? वह कैसी है? दूसरे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सफलता मिली। वह स्पिरिट हॉल की वर्तमान सुप्रीम पोंटिफ बीबी डोंग है। बीबी डोंग का नाम सुनते ही यू शियाओगांग के दिल में एक अजीब सा अफसोस हुआ। उसने अपनी पहली स्पिरिट को टाइटल डुओ लेवल तक कल्ट करने के बाद ही अपनी दूसरी स्पिरिट में स्पिरिट रिंग से जोड़ी। और तुम्हारे पिता और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम टाइटल डुओ बनने के बाद क्लियर स्काई हैमर में स्पिरिट रिंग से जोड़ो और कॉन्टिनेंट पर सिर्फ 2 ट्विन स्पिरिट मास्टर्स में से एक बनो, जिनके पास अभी 10,000 साल या 100,000 साल के स्पिरिट रिंग्स हों। टैंगसान ने यू शियाओगांग की बातों पर पूरा यकीन कर लिया। उसकी आंखें बहुत मजबूत थीं क्योंकि उसने अभी के लिए क्लियर स्काई हैमर में स्पिरिट रिंग से जोड़ने का आइडिया पूरी तरह से छोड़ दिया था और खुद को रोजाना की ट्रेनिंग में लगा दिया था। दोपहर 12 बजे तक जब लंबी दूरी की दौड़ के प्रोजेक्ट का पहला स्टेज पूरा हो गया और सभी लोग दोपहर के ब्रेक के लिए अपने कमरों में लौटने की तैयारी कर रहे थे, शियाओबू ने माहोंगजुन, ऑस्कर, ताई लॉन्ग और बाकी 5 लोगों को अपने श्रेक 7 डेविल्स के मीटिंग रूम में बुलाया। शियाओबू, तुम्हारे पास ऐसा क्या सीक्रेट है कि तुम बोलने से पहले हम सबको यहाँ इकट्ठा करने पर रहे हो? भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबको हैरान देखकर शियाओबू ने जल्दी से 9 लकड़ी के बक्से निकाले और एक-एक करके उनके ढक्कन खोले। एक तेज दवा वाली खुशबू फैली, जिससे सभी को ताजगी महसूस हुई। ये दवा वाली जड़ी बूटियां हैं जो मेरे माता-पिता ने मुझे दी हैं। ये हमारे पार्टनर के काम आएंगी। छोटी सैन, तुम हमें से दवा के बारे में सबसे अच्छी जानती हो, इसलिए तुम्हें ही इन दवा वाली जड़ी बूटियों का इंतजाम करना चाहिए। ज़ियाओबू ने 9 दवा वाली जड़ी बूटियां तानसान को दी, फिर उसका हाव-भाव बेचैन हो गया और उसकी आंखें इधर-उधर घूमने लगीं और दवा वाली जड़ी बूटियों की शुरुआत के बारे में जानकारी छिपाने के लिए शर्मीले चेहरे का इस्तेमाल किया। जब तानसान ने इन औषधीय जड़ी बूटियों को देखा तो उसकी आंखों में कभी न खत्म होने वाली रोशनी चमक उठी और वह बहुत हैरान होकर बोला, ये थर्ड ग्रेड जिनसिंग ट्विन लोड्स और यहाँ तक कि एक स्नो सिल्कवर्म है जो औषधीय जड़ी बूटियों में सबसे बेहतरीन है। तीसरे भाई, इन औषधीय जड़ी बूटियों का हमारे लिए क्या उपयोग है? माहोंगजुन ने तानसान को देखा, जो पहली बार ऐसी अजीब लापरवाही दिखा रहा था और बहुत उत्सुकता से पूछा। ये दवा वाली जड़ी बूटियां हमारी कम सोल पावर की कमी को पूरी तरह से पूरा कर सकती हैं। जब तक हमारे पास ये हैं, फैटी, आपकी सोल पावर कम से कम 2 से 3 लेवल तक बढ़ सकती है। इनका मैरो क्लींजिंग का असर भी होता है और ये भविष्य में साधना की रफ्तार को बढ़ाएंगी। ये सचमुच एक महान खजाना है। शियाओबू, ये चीजें तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हें दी हैं, तुम्हें इन्हें अपने पास रखना चाहिए। हालांकि टैंगसान सच में ये दवा वाली जड़ी बूटियां चाहती थी, लेकिन ये खेती के रिसोर्स थे जो शियाओबू के माता-पिता ने उसे दिए थे। अगर सोल मास्टर टूर्नामेंट की वजह से उसके रिसोर्स खत्म हो गए तो ये कुछ हद तक गलत होगा। हाँ, शियाओबू, तीसरा भाई सही कह रहा है। मेरे सेट में ऐसी बहुत सारी मेडिसिनल जड़ी बूटियां हैं, मैं अपने पिता से कुछ भेजने के लिए कह सकता हूं। निंगरोंगरोंग ने शियाओबू का हाथ पकड़ा और उसे दिलासा दिया। हालांकि उनके 7 ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल की औषधीय जड़ी बूटियां उतनी कीमती नहीं थी जितनी शियाओबू लाई थी, फिर भी उनमें से कई ऐसी थी जिन्हें सोल पावर बढ़ाने के लिए खाया जा सकता था। मैंने उन्हें पहले ही दे दिया है, तो मैं उन्हें वापस कैसे ले सकता हूं? लिटिल सैन, जब तुम इन दवा वाली जड़ी बूटियों के नाम जानते हो तो उन्हें हमारे पार्टनर्स को दे दो। जब हमारी सोल पावर बढ़ेगी तभी हम सोल मास्टर टूर्नामेंट में चमक पाएंगे। ज़ियाओबू के गाल थोड़े फूल गए जब उसने अपने पार्टनर की मेहरबानी को मना कर दिया। ये देखकर टैंगसान ने उसे और नहीं रोका। दवा वाली जड़ी बूटियों की खासियत के आधार पर उसने उनमें से 5 जड़ी बूटियां एक करके निंगरोंगरोंग और दूसरों को बांट दी। क्योंकि दाई मोबाइल स्पिरिट हंटिंग के लिए बाहर गया था, इसलिए एक और जड़ी बूटी उसके लिए रिजर्व थी। तानसान बाकी तीनों को वापस शियाओबू के पास ले आया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, शियाओबू पहले बोल पड़ा, भाई, ये 3 दवा वाली जड़ी बूटियां मेरे लिए ज्यादा काम की नहीं है। तुम हमारे श्रेक 7 डेविल्स का कोर हो, तुम्हारा इन्हें लेना हमारी टीम के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। शियाओबू, तुम्हें पाकर बहुत अच्छा लगा। इस समय तानसान ज़ियाओबू के बिना स्वार्थ के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन कसम खाई कि उसे स्पिरिट एंसेस्टर बनना है, एक शक्तिशाली स्पिरिट रिंग जोड़नी है और सोल मास्टर टूर्नामेंट में सभी विरोधियों को हराना है। वह ज़ियाओबू की दयालुता को कभी बेकार नहीं जाने देगा। भाई, तानसान की बातों से ज़ियाओबू का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे बहुत शर्म महसूस हुई। औषधीय जड़ी बूटियां मिलने के बाद सभी लोग एक-एक करके पालती मारकर बैठ गए और जड़ी बूटियों का सेवन करके उनकी औषधीय शक्ति को सोखने लगे। उनकी आत्मा की शक्ति भी तेजी से बढ़ रही थी। जल्द ही 5 महीने बीत गए और पूरा हेवन डू सिटी और भी ज्यादा रौनक वाला हो गया। हेवन डू कॉम्पिटिशन जोन की सभी स्पिरिट मास्टर टीमें हेवन डू सिटी में आ गई थी। हेवन डू शहर के बीच में मौजूद हेवन डू प्लाजा में हेवन डू साम्राज्य के ज्यादातर स्पिरिट मास्टर एलिट इकट्ठा हुए थे। सम्राट जू ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, उनके बाईं ओर प्लेटिनम बिशप सालास और दाईं ओर निंगफैंगज एक कीमती छड़ी पकड़े हुए थे। 150 क्या? तानसान की हमेशा रहने वाली चौथी अंगूठी। अनाउंसर फ्लाइंग डिस्क पर सवार होकर लगातार हेवन डू प्लाजा के ऊपर चक्कर लगा रहा था, जोर से बोल रहा था, आइए हेवन डू डिवीजन की अलग-अलग अकादमियों की रिप्रेजेंटेटिव टीमों का स्टेज पर स्वागत करें। आइए हेवन डू रॉयल अकादमी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जी गुमिंग की लीडरशिप में हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम के सदस्य सबसे पहले हेवन डू प्लाजा में घुसे। एक पल में कई आम लोगों की नजरें जी गुमिंग और उनकी 7 लोगों की टीम पर टिक गईं। हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम एक सीधे टीम है जो सीधे फाइनल में पहुंच सकती है। वे दूसरी एकेडमी के साथ क्वालीफायर में क्यों हिस्सा ले रहे हैं? भाई, तुम्हें थोड़ी कम जानकारी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी की हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम की पूरी ताकत कितनी है? 2 स्पिरिट किंग्स और 5 स्पिरिट एंसेस्टर्स। इतनी मजबूत टीम को सीड करने की जरूरत नहीं है। मेरी राय में इस साल के सोल मास्टर टूर्नामेंट का चैंपियन हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम ही होनी चाहिए। अब जी गुमिंग की मदद से शिमो, स्टोन मिल और जू किंग, जो आधे साल पहले भी स्पिरिट एल्डर थे, सभी को स्पिरिट एंसेस्टर के तौर पर प्रमोट कर दिया गया है। स्टोन मिल के दोनों भाइयों की सोल पावर शुरू में कम नहीं थी। 2 रहस्यमय पानी की गोलियों के असर से वे एक के बाद एक स्पिरिट एल्डर रैंक पार कर गए। ज़ुज़ुकी की बात करें, जिसका सोल पावर लेवल पूरी टीम में सबसे कम था, एक रहस्यमय वाटर पिल और वाटर इमोर्टल ज़ेड मसल बोन से बनी वाटर इमोर्टल पिल खाने के बाद उसकी सोल पावर लेवल 34 से बढ़कर लेवल 43 हो गई, जिससे वह टीम की 5वीं रैंक वाली मेंबर बन गई। हेवन डू रॉयल फर्स्ट और सेकंड टीम्स के एक के बाद एक एंट्री के बाद 5 ग्रेट एलिमेंटल एकेडमी टीम्स आई। इन 5 ग्रेट एलिमेंटल एकेडमी टीम्स में एलिफेंट आर्मर एकेडमी को छोड़कर बाकी 4 ग्रेट एलिमेंटल एकेडमी, जो पहले से बनी हुई पावर हाउस थी, उनके मेंबर्स की ओवरऑल ताकत कम नहीं थी। उनकी टीमों में कम से कम 4 या उससे ज्यादा स्पिरिट एंसेस्टर थे। लेकिन जैसे ही अनाउंसर ने एकेडमी के एंट्रेंस का इंट्रोडक्शन दिया, हरे रंग से ढकी और एडवर्टाइजमेंट से सनी एक टीम जोकरों की तरह ग्रैंड फिनाले में आई।
जो भी आने जाने वाला तानसान और दूसरों को पास से देखता तो उसकी नजरें नफरत और मजाक से भर जाती। ये किस अकादमी की रिप्रेजेंटेटिव टीम है? वे सब ग्रीन है। अगर मुझे ठीक से पता नहीं होता तो मुझे लगता कि वे कुछ माली हैं जो बस नंबर बना रहे हैं। कितना बुरा है, अकेडमी और स्टूडेंट्स दोनों को ही अपने एस्थेटिक से प्रॉब्लम है। ऑडियंस को श्रेक का मजाक उड़ाते हुए सुनकर दाई मुबाई बहुत गुस्सा हो गया। अगर वह ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले रहा होता तो वह सबसे पहले जाकर उन लोगों को पीटना पसंद करता। तीसरे भाई, ऊपर देखो, मेन सीट पर हेवन डू एम्पायर के एम्परर ज़ुये बैठे हैं। बाईं ओर स्पिरिट हॉल के प्लेटिनम बिशप सालास हैं और दाईं ओर मेरे पिता हैं, जिनसे आप पहले ही मिल चुके हैं। निंगरोंगरों ने उत्साह से तियानडाओ डिवीजन के 3 सबसे महान लोगों और असल में पूरे हेवन डू कॉम्पिटिशन जोन का परिचय तानसान और दूसरों से कराया। जैसे ही टैंगसान ने बड़ी स्क्रीन पर सालास को देखा, उसकी भौहें तंग गईं और मुट्ठियां भींच गईं। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। मेरी मां की मौत और मेरे पिता और मेरा ऐसा हाल होना सब स्पिरिट हॉल की वजह से है। अगर वे नहीं होते तो हमारा परिवार बेफिक्र जिंदगी जी सकता था। हेवन डू प्लाजा के ऊपर बैठे सम्राट ज़ुये ने नीचे जीवुमिंग के नेतृत्व वाली हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम पर पूरा ध्यान दिया और निंग फैंगजी से कहा, सैक मास्टर निंग, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी टीम है जिसे आप पसंद करते हैं? महामहिम, हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम के अलावा मैं एक और टीम को भी पसंद करता हूं। अभी के लिए मुझे इसे सीक्रेट रखने की इजाजत दें। ओह, सम्राट ज़ुये ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही हेवन डू डिवीजन की सभी हिस्सा लेने वाली टीमें अंदर आई, अनाउंसर ने जोर से चिल्लाया, आइए हम हेवन डू एम्पायर के महाराज ज़ुये को सोल मास्टर टूर्नामेंट की ओपनिंग स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही अनाउंसर ने बोलना खत्म किया, सम्राट ज़ुये ने माइक्रोफोन लिया, सबके सामने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए और जोर से अनाउंस किया कि सोल मास्टर टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू हो गया है। दोपहर में अलग-अलग टीमों ने लॉटरी निकालनी शुरू की और कंपटीशन का शेड्यूल जारी किया गया। जी वुमिंग की लीडरशिप वाली हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम ने एक अनजान और कमजोर टीम निकाली। मैच शुरू होने से पहले ही जी वुमिंग का सामना करने वाली कमजोर टीम ने अपना फॉरफिट अनाउंस कर दिया। इस तरह हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम ने आसानी से क्वालीफाई में जीत हासिल कर ली। इस बीच टैंगसेन ने सीधे लॉटरी में हेवन डू रॉयल एकेडमी को चुना। निंगरोंगरों, माहोंगजुन और बाकी सभी इस बात से बहुत घबरा गए थे। प्लीज इसे हेवन डू रॉयल फर्स्ट टीम न बनने दें, प्लीज ऐसा न करें। अचानक सालास ने 2 सोने के किनारे वाले टोकन जमीन पर फेंक दिए। माहोंगजुन और दूसरों ने उन्हें साफ-साफ देखा तो उनके घबराए हुए और डरे हुए दिलों को आखिरकार राहत मिली। खुशकिस्मती से ये सिर्फ हेवन डू रॉयल सेकंड टीम है। जैसे-जैसे समय बीता, दोपहर हो गई। पहले 4 सोल ड्यूलिंग कॉम्पिटिशन एक के बाद एक खत्म हो गए और 5वां मैच श्रेक एकेडमी टीम और हेवन डू रॉयल सेकंड टीम के बीच था। इस लड़ाई में सातों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। जहां तक हेवन डू रॉयल सेकंड टीम की बात है, वे 1 या 2 साल पहले श्रेक एकेडमी से हार गए थे और अब वे फिर से उनका सामना कर रहे थे। बॉस डाई, मेरी स्पिरिट एबिलिटी के साथ बाद में कोऑर्डिनेट करना। चलो 1 मिनट के अंदर लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, श्रेक जरूर जीतेगा। श्रेक टीम 7 और हेवन डू रॉयल सेकंड टीम लगभग एक ही समय पर सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। टैंगसेन, है ना, हम पहले लापरवाह थे जिसकी वजह से तुम्हारी जैसी कमजोर एकेडमी टीम जीत गई। लेकिन इस बार हम तुम्हें पक्का पूरी तरह हरा देंगे और तुम्हारे सोल मास्टर टूर्नामेंट के सपने को जल्दी खत्म कर देंगे। बह, हम इस बारे में देखेंगे। माहोंगजुन हेवन डू रॉयल सेकंड टीम के रहस्यमय कॉन्फिडेंस से काफी निराश थे। ऑल कॉन्टिनेंट हाई लेवल एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट क्वालीफायर का 5वां मैच श्रेक एकेडमी बनाम हेवन डू रॉयल सेकंड टीम अब शुरू हो रहा है। जैसे ही अनाउंसर ने बोलना खत्म किया, दाई मोबाइल जो टीम में सबसे आगे थे ने गंभीरता से कहा, भाइयों अपनी आत्माओं को मुक्त करो। श्रेक टीम के सातों सदस्यों ने अपने अपने स्पिरिट रिंग दिखाए जो सभी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के थे। लेकिन टैंगसेन जो टीम के बीच में था, उसके पैरों के नीचे से धीरे-धीरे एक हल्की काली चौथी स्पिरिट रिंग निकली। ये देखकर सभी एक के बाद एक खड़े हो गए और सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर तानसान को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग। इस समय ज़ुये भी बहुत हैरान था। उसके लिए तानसान की 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग बस आम थी, क्योंकि न सिर्फ वह इस लेवल पर पहुंच गया था, बल्कि जी वुमिंग की चौथी स्पिरिट रिंग भी 10,000 साल की स्पिरिट रिंग थी। इस बीच ऑडियंस में मौजूद जी वुमिंग के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। आइस एंड फायर, यिन यांग वेल और 3 अमर जड़ी बूटियों के एनहांसमेंट के बिना टैंगसान को 10,000 साल की चौथी स्पिरिट रिंग कैसे मिली? असल में टैंगसेन की चौथी स्पिरिट रिंग ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में एक केव डेमन स्पाइडर से आई थी। अगर ब्लू सिल्वर किंग की मदद न होती तो अपनी अभी की फिजिकल क्वालिटी के साथ उसके लिए एक केव डेमन स्पाइडर स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब करना नामुमकिन होता, जिसे अभी 10,000 साल हुए थे। जब हेवन डू रॉयल सेकंड टीम हैरान थी, तब टैंगसेन ने मौके का फायदा उठाया। उसके पैरों के नीचे की काली स्पिरिट रिंग उसके हाथों के कंट्रोल में घूमने लगी। चौथी स्पिरिट एबिलिटी, ब्लू सिल्वर प्रिजन। जमीन से अनगिनत नीली लाल ब्लू सिल्वर ग्रास बेलें उगाई और एक साथ 3 मीटर ऊंचे ब्लू सिल्वर ग्रास पिंजरे बन गए, जिसमें हेवन डू रॉयल सेकंड टीम को कैद कर लिया गया, जो अभी रिएक्ट करने में कामयाब हुई थी। 151, मैं समझाता हूं। जो रीडर्स अब तक इस कहानी को फॉलो कर रहे थे, उनसे मैं माफी चाहता हूं। आज मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं 1 दिन की छुट्टी ले रहा हूं और कल से अपडेट्स फिर से शुरू करूंगा। मैं इस समय का इस्तेमाल आने वाले प्लॉट के लिए अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने में भी करूंगा। मैं पिछले कुछ दिनों से बिना किसी मकसद के लिख रहा हूं और मुझे लगता है कि कहानी थोड़ी ज्यादा पानी जैसी हो गई है। किताब के आंकड़े दिन ब दिन गिरते देखकर मेरा दिल भारी हो रहा है। ऐसा ज्यादातर इसलिए है क्योंकि शुरुआती कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, जिससे सोल मास्टर टूर्नामेंट का बीच का हिस्सा थोड़ा बोरिंग हो गया। इसके अलावा मैंने शुरू में ही प्रोटैगनिस्ट को बहुत ज्यादा चीट दे दिए, इसलिए सोल मास्टर टूर्नामेंट में देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। यह असल में बस एक जबरदस्त जीत और जबरदस्त जीत की एक सीरीज है। हालांकि सोल मास्टर टूर्नामेंट के बाद की कहानी पहले से ही ज्यादातर प्लान हो चुकी है और बाद के स्टेज में ये बहुत रोमांचक होगी। लेकिन फिर भी इस किताब के शुरुआती हिस्सों में टॉक्सिक पॉइंट्स की वजह से रीडर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें कोई मदद नहीं है, उन शुरुआती टॉक्सिक पॉइंट्स को ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जो रीडर्स अभी भी इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, मैं सोल मास्टर टूर्नामेंट को जल्द से जल्द खत्म करूंगा और आगे की कहानी शुरू करूंगा। अगर आप पढ़ना जारी रख सके तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो भी कोई बात नहीं, यह मेरी राइटिंग की एक प्रॉब्लम है।